कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया है। शायद उनके भी नेटवर्क में इशू चल रहा है। कितना प्रेशर ऑनलाइन में हो गया है, नेटवर्क ही फेल हो जाते हैं। हेलो, कैन यू हियर मी मैडम? जी आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू मैडम, सॉरी देयर वाज सम प्रॉब्लम एक्चुअली। नो प्रॉब्लम सर, हमारे यहाँ पर भी कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, हफ्ता 10 दिन हो गया इंटरनेट है ही नहीं। So I'm connected through my phone और इसका भी नहीं पता लगता कब बीच में यहाँ रूरल हमारे इंटीरियर में इसका भी नेट चला जाता है। So we are trying। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी प्रतिभागियों की ओर से भी आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने समय निकाला और आज हमारे साथ जुड़े हैं आप। और सर अगर आपकी अनुमति हो तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे फॉर्मली अपने इस सेशन को। बिल्कुल मैडम जी। तो आज क्योंकि हमारा पहला दिन है और हमारे पास तकरीबन 40 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो विभिन्न कॉलेजेस से और विश्वविद्यालयों से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, जो कि एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में, क्योंकि वो डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, कॉमर्स से, साइंस से, मैथमेटिक्स से और लिटरेचर से, तो काफी डाइवर्स ग्रुप है ये। और ऐसा हेट्रोजेनस जब ग्रुप होता है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर स्पेसिफिकली आप समझ ही पाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है सटीक तरीके से एक प्रोग्राम को करवाना, बट स्टिल वी आर ट्राइंग एंड होप वी विल जस्टिफाई विद दिस प्रोग्राम। और आज हमारे इस पहले सत्र में हमारे बीच में आज हमारे ही बड़े ही सम्माननीय डॉक्टर सतीश कुमार जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में, और बहुत सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है इंदौर में, त्रिची में, शिलोंग में, और आईआईटी जो है जोधपुर में, इनमें बहुत सारी जगह पे आप जाते रहते हैं फॉर द एकेडमिक रिसर्च पर्पसेस के लिए। और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप अंदर एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी जगह पे बहुत सारी पब्लिकेशंस आपके नाम पे हैं और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। आज के उनके एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मदन जी को कि वो इनके बारे में पूरे विस्तृत जानकारी सबके सामने रखें। और आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे सोर्स पर्सन ऑनरेबल डॉक्टर सतीश कुमार जी का और सभी पार्टिसिपेंट्स का जो अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हमारे साथ जुड़े हैं। और बार बार पुनः आप लोग जुड़े हैं हमारे इस मानव संसाधन विकास केंद्र के साथ, तो वी आर रियली डिलाइटेड एंड it's always a pleasure meeting all of you again, and we welcome you again to our HRDC, to our university on the virtual platform। और आप सब लोगों का पुनः हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। ओवर टू यू मदन जी। ठीक, नमस्ते मैम, नमस्ते। सबसे पहले मैं डॉक्टर सतीश कुमार जी को नमस्कार करता हूं, और उससे पहले मैं HRDC और पूरी टीम और शेफाली मैम को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम हमें हर बार रिफ्रेशर कोर्स में या शॉर्ट टर्म कोर्स में, ओरिएंटेशन कोर्स में अच्छे रिसोर्स पर्सन जो है, इवन अदर यूनिवर्सिटी में भी ऐसे हमें नहीं मिलते, तो हमें यहाँ पर सर मिलते हैं, बड़े अच्छे से सारी कंसेप्ट क्लियर होती है। इसके लिए मैं शेफाली मैम का धन्यवाद करता हूँ। और मैम यहाँ पे पार्टिसिपेंट की सीट यदि 25 है
तो वो डबल हो जाता है। पोस्ट ऑफिस में डबल 8 साल में होता है, लेकिन यहाँ पर 50 पार्टिसिपेंट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैम ये कि आप अच्छे रिसोर्स पर्सन आते हैं, आपका बिहेव है पूरा HRDC डिपार्टमेंट पूरा सारा बहुत अच्छे से सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, लेक्चर वगैरह सारी चीजें, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। इसलिए मैम शेफाली मैम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर सतीश कुमार जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर, बहुत ही रिनाउंड हम कहेंगे कि ऐसे रिसोर्स पर्सन। सुबह सुबह हम ये कहेंगे कि जो हमारी बोनी बट्टा है वो इस STC की बोनी सर आपसे हो रही है, और बहुत अच्छा हम सब गेन करेंगे, क्योंकि आपके पास जो सर हमारा जो मैम ने बायोडाटा डाला है वो बहुत ही सर बहुत बढ़िया है। और आपका सर एटलीस्ट 18 इयर्स टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस है सर आपका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में। और हम ये कहेंगे कि 80 से ज्यादा इनवाइटेड लेक्चर्स आपने रेपुटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑल ओवर इंडिया में सर सभी को सुनने को मिले हैं। और जो आपका रिसर्च वर्क है सर, ये मेनली है कि वेरियस रेफर्ड इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश हुआ है, और ये हम सब देख भी सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि 160 जो रिसर्च पब्लिकेशंस है सर, वो इन इज क्रेडिट विद जर्नल्स इन FT50, ये अपने आप में एक बहुत एक रिकॉर्ड है सर। और इसके साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट को मैं बताना चाहूंगा कि जो सर की लिस्ट है वो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी मैम ने डाल दी है, लेकिन फिर भी सर एक एसोसिएट एडिटर है जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, ये भी मायने रखता है। और इसके साथ साथ सर जो अपने नेशनल इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, जो अलग अलग जगह सिंगापुर, इंदौर, IIT खड़गपुर, कलकत्ता और चेन्नई और भी बहुत सारी जगह पर सर, और जिसका जो आपका जो हम ये कहेंगे कि जो गूगल जो साइटेशन है गूगल स्कॉलर पे सर 4,900 है सर, 4900, ये अपने आप में एक बहुत मायने रखता है सर। तो जो बाकी जो बायोडाटा में है जो मैंने कहा वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, और वो सारा का सारा जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पर हैं वो बाद में वो जो मैंने कहा वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने पार्टिसिपेंट सभी साथी जुड़े हुए हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। और मैम हमारे यहाँ नेट आज की डेट तक ठीक है, तो हमारा कैमरा वगैरह भी ऑन रहेगा, सारा सब कुछ रहेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो शिकायत हम आपको आज से 10 साल पहले देते थे, आप मौका नहीं देंगे मैम। तो अगेन वेलकम सतीश जी, और थैंक यू शेफाली मैम HRDC पूरी टीम का कि जो इतना बड़ा अच्छा STC ऑर्गेनाइज किया। और मैम मेरा रिकॉर्ड बना रहा कि सबसे पहले फर्स्ट डे बोनी मैं ही करता हूँ रिसोर्स पर्सन की उसकी, इसलिए धन्यवाद मैम। अगेन वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। और हम स्वागत करते हैं हमारे आज के बहुत ही सम्माननीय आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी का। जी, ओवर टू यू सतीश सर। Thank you. Thank you, Dr. Shefali Bharat ji, for introducing me and in fact overselling myself, in this group. I hope day first speaker and मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, हिंदी में अगर मैं कहूँगा तो मेरे को ये भी पता चला है कि हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है, तो मैं अपनी टॉक को उसी तरह से थोड़ा टेलर करूँगा। बट क्योंकि मैं मैनेजमेंट और फाइनेंस का स्कॉलर हूँ, तो आपको झलक मिलेगी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में और उन जगह पे मैं ज़्यादातर उसकी बात करूँगा। बट जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा, आई होप दैट इज़ equally relevant for all discipline, whether it is history, whether it is psychology, whether it is mathematics, or even if you are a commerce scholar also. So first of all, let me formally thank HRDC BPS Mahila University Sonepat for having me for this session. I thank the Vice Chancellor Professor Sudesh Chikara, who used to be my teacher 23 years back. Okay, I'm a product of Kurukshetra University. So, and then I went to IIT Roorkee for my doctoral program, and then I went to Australian University for teaching and training. I worked there for almost 2 years,
and then I came back to India, and since last 11 years I am there in Jaipur. I'm an IT Jaipur, which is also known as NIT, National Institute of Technology. Okay, and इसके अलावा I'm also associated with the adjunct professor at same place where I was working earlier, Swinburne University of Technology. So I hope कि आज का जो अपना सेशन रहेगा उसमें हमें थोड़ा चीजें जानने को मिलेंगी. जिस विषय पे मैं बात करना चाहूंगा वो है लिटरेचर रिव्यू, जो कि फर्स्ट स्टेप है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, और आगे रिसर्च के जो सभी स्टेप्स हैं वो इसी के ऊपर रहेंगे, मेनली इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. सो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. एक बार जब मेरी स्क्रीन अप है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. I hope you can see my slides. Please indicate. Any one of us can indicate. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. So let me do one thing. Let me join with my mobile also so that I can see that it's visible to what is visible to all of us. Okay. Okay. Yeah. I think audio is correct. सब ठीक है. Yes, sir. बिल्कुल. Okay. Absolutely. So भरत जी ने मेरा परिचय कराया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. बाकी सब चीजें तो है ही हैं. हम लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं. I teach in many Indian Institute of Management, like Madam was telling, इंदौर, त्रिची, शिलोंग. मैं रेगुलरली वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी हूँ. But this is not a teaching pedagogy workshop. This is a research workshop. So this should interest to you. As Bharat ji also mentioned that my Google Scholar citation is now close to 5,000. So एक जो शोध छात्र होता है या विद्यार्थी रहता है, मैं विद्यार्थी कहूँगा अपने आप को, क्योंकि आप एज ए टीचर भी हमेशा विद्यार्थी ही रहते हो और आप स्कॉलर मोड में ही रहते हो, तभी आप लर्न करते हो. दैट ये मेरा एक बहुत स्ट्रांगली जो है ना, बहुत स्ट्रांगली मानना है. तो एक शोध छात्र के लिए, स्कॉलर के लिए जो सबसे हर्ष का विषय होता है कि वो ये होता है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ क्या उसे लोग पढ़ रहे हैं तो क्या साइट कर रहे हैं, और उसके लिए एक स्कोर कार्ड होता है. जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट अपना फीडबैक देते हैं क्लास में, दे रेट यू ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5 or 1 to 10. आई एम नॉट श्योर व्हाट स्केल योर यूनिवर्सिटी or institute or college follow, but like in our NIT system we have a scale of 1 to 10. IIMs में पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ 1 से 5 का स्केल है, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट पैरामीटर पे रेट करते हैं. तो you are closer to the 5, so you feel like you have taught well, आपको अच्छा लगता है. सिमिलरली रिसर्च में भी इसी तरह का ये स्कोर कार्ड है जो आपके सामने है, जो गूगल स्कॉलर भरत जी ने बताया. ये लगातार आपको बताता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप कैसा कर रहे हैं. ठीक है ना. So what type of research you are doing, and what type of things you are you are actually disseminating. Okay. So that is the main thing जो हमें ध्यान में रखना है कि एक स्कॉलर के लिए ये, क्योंकि ये बदलता रहता है, डायनेमिक है. ओके. और मोस्टली ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है. कभी नीचे आता है, कुछ करेक्शंस होती हैं. तो अदरवाइज ये जो बार हैं, the more they rise, more you feel happy. So it looks a very satisfying thing, and that's why we do research. यही मेन उद्देश्य होता है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, ताकि लोग उसको साइट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको रेफर कर रहे हैं, and that's how you become something called expert. Okay, अपने आप में एक एक्सपर्ट बन जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आप. Okay, वैसे तो कहने में ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है. जिन कोथर के साथ मैं काम करता हूँ, I work with कोथर जिनका 70,000 गूगल साइटेशन भी है. There are people 35,000, 40,000, 10,000 and so. But as we say, baby steps make you bigger steps. Same is here also. So in your research journey, you keep on moving forward. So some people can draw some inspiration that why I'm doing research. One, motivation. There can be many motivation. बट एक जो सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है किसी के लिए, बड़ा या छोटा हटा देता हूँ मैं इसमें से,
कि हम लोग रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि दैट पीपल आर रीडिंग इट, पीपल इज साइटिंग इट एंड यू बिकम ए रिनाउंड फिगर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Like if you talk this area, bibliometric and literature review. Okay, so bibliometric mein in India, I am proud to say that I am #1 scholar. Okay, and this is not me saying. This is Web of Science, which is a database. और Scopus वो बोल रहा है कि सबसे प्रोडक्टिव रिसर्चर इंडिया में अगर है तो ये है सतीश कुमार जी. तो इसी तरह आप एक पर्टिकुलर एरिया में बन जाते हैं. सो मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करूंगा जो भी इस रिसर्च प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, कि अब सबका गूगल स्कॉलर कार्ड होना चाहिए. अगर आपका नहीं है तो प्लीज क्रिएट योरसेल्फ, ये फ्री है. और जैसे ही आपका पेपर आए आप वहां डालिए, ठीक है. जैसे ही पेपर डाल देंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर दिखना शुरू हो जाए, ठीक है. लाइक फर्स्ट पेपर इज ऑफ माय PhD, okay, which was 10 or 11 year back, so it is on the top. But if you see 2021 paper is second #1, third paper is again from my thesis, fourth is also from my scholar, it's from my co-worker, co-author work only. So let's come to the point now. हम आज किसके बारे में बात करने लगे हैं? मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा. एक बात करूंगा लिटरेचर रिव्यू के बारे में, क्या है, क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ठीक है. दूसरा मैं बात करूंगा हाउ टू डू इट. ओके, सो ये दो हमारे विषय हैं जिनके ऊपर हम अगले 3 घंटे में टच करेंगे विद ए ब्रेक, जो भी आप एडवाइस करेंगे. तो अगर हम रिसर्च को समझें तो रिसर्च जो है वो दो तरह की है. एक तो है अप्लाइड रिसर्च, दूसरी है स्कॉलरली रिसर्च. तो हम सब लोग इसमें नंबर 2 में आते हैं, ठीक है. नंबर 1 भी करते हैं हम लोग. लाइक इन माई एरिया आई डू लॉट ऑफ कंसल्टेंसी, ठीक है. मैं कंपनी के लिए कंसल्टेंसी करता हूँ. तो वो जो रिसर्च होती है वो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है. Okay, applied research is also called like consultancy और इन हाउस. जब आप एक जगह पे जाके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठाते हैं, okay, आप उसमें नीड एनालाइज करते हैं, फिर परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं और फिर आप सोल्यूशन देते हैं. नाउ ये जो रिसर्च होती है ये सोल्यूशन ड्रिवन होती है, अप्लाइड, इसलिए इसका नाम अप्लाइड रिसर्च, ठीक है. हर कोई भी रिसर्च अप्लाइड हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा. लेट अस से अब हमारे यहाँ पर अभी जो स्कीम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा. सो दिस इज ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज द मिशन वेयर गवर्नमेंट इज वर्किंग. ओके, एंड यू आर ए स्कॉलर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी के स्कॉलर, आप ये देखते हो कि जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, क्या आर दे इफेक्टिवली डिलीवरिंग द ऑब्जेक्टिव और नॉट, जो उद्देश्य के लिए बनी है. क्योंकि मनरेगा का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे हम जानते हैं सब लोग कि पॉवर्टी को दूर करना है, लोगों को रोजगार देना. तो क्या ये अपने उद्देश्य में पूरा हो भी रही है कि नहीं? तो कई बार आप इस तरह की प्रॉब्लम को उठाते हैं जो कि स्कॉलर, अब आप स्कॉलर तो पब्लिक पॉलिसी के, बट आप आपने जो अपनी थ्योरी में या अपनी रिसर्च में सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाके लेते हैं. तो आप गवर्नमेंट ऑफ लेट्स से इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से आप एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट ये बोलती है, फॉर एग्जांपल हम जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, लेट्स से सोनीपत. ओके, सो दिस यूनिवर्सिटी इज इन सोनीपत. सो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन को जाके बोलते हैं कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी योजनाएं जो बनाई गई हैं वो आम आदमी तक या जिनके लिए वो बनाई गई थी वो एक्चुअली उनका जो पर्पस था वो उसको सॉल्व भी कर रही है नहीं, अचीव भी कर रही है नहीं. तो उस तरह की जब आप रिसर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. ओके, सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको आप दूर करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है वैक्सीन. ओके, सो आपने देखा होगा कि जब वैक्सीन आया था तो लोगों में बहुत ज्यादा लोगों में विरोध था कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, बहुत सारी अफवाहें थी. सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड वैक्सीन हेजिटेंसी. लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी थी. कुछ लोग कहते थे नहीं ये तो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है. तो क्यों नहीं लगवाना चाह रहे लोग वैक्सीन और क्या रीजन है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या है? और आप गवर्नमेंट के साथ मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हेल्प करते हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था वैक्सीन में वो था स्टोरेज का, कि उनको एक टेम्परेचर चाहिए और उनको इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर में उनका सप्लाई चेन, इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन. इन फाइनेंस और मार्केट मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं सप्लाई चेन रिसर्च. तो सप्लाई चेन कैसे करनी? तो आप गवर्नमेंट के साथ मिलके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके
जब इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम को लेते हैं तो ये वाली जो रिसर्च होती है दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। ये तो एक हो गया बहुत ही अच्छा काम कि आप अपनी जो रिसर्च कर रहे हो उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते हैं, ठीक है, यू ओनली क्रिएट न्यू नॉलेज। इस न्यू नॉलेज को यूज करके आप ये अप्लाइड रिसर्च करते हैं, आप जाते हो फील्ड में एंड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो अप्लाइड रिसर्च है वो 3 तरह की होती है आगे, एक तो होती है कंसेप्चुअल, दूसरी होती है इंपिरिकल और तीसरी होती है रिव्यू, ठीक है। अब जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो इस नंबर 3 के बारे में, ठीक, कि रिव्यू भी एक तरीका है रिसर्च करने का। इट क्रिएट्स न्यू नॉलेज, इट हेल्प्स टू क्रिएट न्यू नॉलेज एक्चुअली, अगर मैं इसको कहूं तो। कंसेप्चुअल रिसर्च थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं अभी सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ डाइवर्स ग्रुप है। जब आप सिर्फ किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने नाम दिया मनरेगा, क्या है मनरेगा, इसमें क्या कंसेप्ट है, व्हाट इंक्लूड मनरेगा। कोई फ्रेमवर्क पे काम करना चाह रहे हो, कुछ मॉडल्स पे काम करना चाह रहे हो, न्यू टैक्सोनॉमी, वैक्सीन, सप्लाई चेन, कोई थ्योरीज पे काम करना चाह रहे हो आप, तो वो जो होती है, वो जो रिसर्च होती है कंसेप्चुअल। इसमें आप कुछ भी टेस्ट नहीं करते, यू डोंट गो टू द फील्ड एंड यू डू नॉट कलेक्ट द डेटा। तो ये जो रिसर्च होती है ये बेसिकली आपकी रिव्यूइंग द लिटरेचर या आपका अपना ओपिनियन, आपके अपनी फील्ड ग्राउंड वर्क करके, या नए बहुत सारे मेथड अवेलेबल है रिसर्च मेथड में। जैसे ये रिफ्रेशर कोर्स आगे जाएगा, आई एम श्योर समबडी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स। दूसरी जो रिसर्च है वो हम करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च, जिसमें आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है यू डिस्कवर एंड एस्टेब्लिश। यहाँ पे आप डेवलप करते हो, यहाँ पे आप उसको टेस्ट करते हो, ओके। यू ट्राई टू एस्टेब्लिश द कंसेप्ट, यू ट्राई टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंसेप्ट। छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी फर्स्ट क्लियर माय स्लाइड, लेट मी रब समथिंग। छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं और उससे मैं समझाऊंगा, जिससे कि हम सब लोगों को, जो हम अटेंड कर रहे हैं, हम सब लोग एक ही पेज पे हो, यानी कि हम सब लोग एक ही चीज को समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस और परफॉर्मेंस, तनाव और आपका जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस को, मुझे क्षमा करें आप लोग कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी के ज्यादा प्रयोग कई बार शब्दों का नहीं कर पाऊंगा, बट आई बिलीव जो कम्युनिकेशन है, आई थिंक इट शुड बी ओके विद ऑल ऑफ अस। इन बिटवीन आई विल बी यूजिंग हिंदी और इंग्लिश, दोनों को लगातार यूज करें। स्ट्रेस और परफॉर्मेंस, लेट्स से आप साइकोलॉजी के स्कॉलर हैं, और या मैनेजमेंट में भी, या सभी, कोई इसको कोई भी कर सकता है, सोशियोलॉजी वाला भी कर सकता है, सभी तरह के रिसर्च है, मेडिकल साइंस वाले भी करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में कोई लेना देना। अब थ्योरी तो ये कहती है, आपने लिटरेचर पढ़ा, आपने देखा, उसने कहा थ्योरी स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, मतलब नेगेटिव है। मोर द स्ट्रेस लेसर विल बी परफॉर्मेंस, लेसर द स्ट्रेस मोर विल बी द परफॉर्मेंस, बेटर विल बी द परफॉर्मेंस। बट कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, लाइक एग्जाम। तनाव लेते हो तो आप पढ़ते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, ठीक है। सो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इनको आप रिलेशनशिप बोलते हो, ठीक है। अब आप लेट्स से आप एक नए स्कॉलर हो, आप डॉक्टरल डिग्री कर रहे हो, या आप डॉक्टरल डिग्री कर चुके हो, आप डॉक्टरल स्टूडेंट गाइड कर रहे हो, अज्यूमिंगली कि हम सब लोग यहाँ पर डॉक्टरल डिग्री करके आए हैं, ठीक है। इस रिफ्रेशर कोर्स में आप आगे डॉक्टरल डिजर्टेशन गाइड कर, तो आपका स्कॉलर आके उठा के ये वाली प्रॉब्लम उठाता है कि सर स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, मैं एजुकेशन में इसको स्टडी करना चाहता हूँ कि क्या ज्यादा स्ट्रेस लेने से स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है बेटर होती है, या कैसा हो रिलेशनशिप। ये एक सिंगल रिलेशनशिप आप स्टडी करना चाहते हैं। इस तरह की जो रिसर्च होती है दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू ब्रिंग आउट न्यू कंसेप्ट और यू ट्राई टू एस्टैब्लिश सम न्यू रिलेशनशिप। हो सकता है आपकी रिसर्च बाद में कहे कि कोई रिलेशनशिप नहीं है स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में, देयर इज अनदर थिंग जो इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, और वो सारे फैक्टर हैं जिसके कारण इफेक्ट होती है, बट नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। और हम सब लोग, चाहे हम किसी भी फील्ड के हों, हिस्ट्री से लेके, ठीक है, मैथमेटिक्स से लेके, मैनेजमेंट से लेके, कॉमर्स से लेके, साइकोलॉजी से लेके, सोशियोलॉजी से लेके, व्हाटएवर डिसिप्लिन जो सोशल साइंस के हैं, सारे डिसिप्लिन को अगर मैं मिला दूं, हम कहीं ना कहीं एम्पिरिकल रिसर्च करते ही हैं, वेयर वी ट्राई टू एस्टेब्लिश सम
रिलेशनशिप बाय गैदरिंग डेटा। अब डेटा कहाँ से आ सकता है? प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, ठीक है। जो साइकोलॉजी के स्कॉलर है वो ना प्राइमरी, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड जस्ट दे डू इट। सिमिलरली हेल्थ केयर वाले लोग वो भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। या प्योर मेडिकल साइंस जहां पर आप डेटा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वैक्सीन बनने से पहले ट्रायल हुए, लोगों को लगाई गई वैक्सीन, वो जो ट्रायल्स थे उनका डेटा इकट्ठा किया और फिर आपने देखा कि वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छा प्रभावशाली है, ठीक है, इन दिस कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन। फिर आपने कोवैक्सीन या कोविन या जो भी कोविशील्ड उसको आपने लॉन्च किया। दैट्स हाउ एनी साइंस प्रोग्रेस। अब थर्ड रिसर्च पे आते हैं। आई होप सेकंड एंड फर्स्ट इज क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन, ठीक है। प्लीज स्टॉप मी वेयर एवर यू हैव क्वेश्चन। इट्स नॉट लाइक वी विल बी डूइंग क्वेश्चन एट द एंड। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अभी अर्जेंट जरूरत है कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे, सो प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी, ठीक है। तो आई एम श्योर यू हैव द राइट टू म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन आस्क द क्वेश्चन, or you can write in the chat box also, and somebody from organizer side can help me in interrupting and telling that there is a message from some participant. Like third research जो होती है वो है रिव्यू। रिव्यू क्या होती है? रिव्यू में आप कोई प्राइमरी डेटा नहीं इकट्ठी करते, आप क्या करते हो, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिश्ड जो पेपर हैं, थीसिस हैं, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको रिव्यू करते हो, ठीक है। सो एज यू से प्रेजेंट नॉलेज, अनकवर द गैप, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लोग समझते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो सिर्फ यही होता है कि क्या किया है, क्या किया है ये इंपॉर्टेंट है, बट क्या गैप है ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाला है, प्रोवाइडिंग नॉलेज एडवांसिंग बेस फॉरवर्ड। तो अगर मैं बोलूं लिटरेचर रिव्यू क्या है, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करना किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। आप साहित्य के अगर शोध करता है, ठीक है, साहित्य पढ़ाते हैं, तो लेट्स से आप किसी पुराने फिलोसफिकल और अपने किसी हिस्ट्री के मेन राइटर को उठाते हो, उसका योगदान देखते हो, और फिर क्या आज के कंटेक्स्ट में उसका क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट इज द थ्री थिंग्स विच यू नीड टू डू व्हेन यू आर डूइंग रिव्यू। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट नॉलेज, गैप क्या है आज की नॉलेज में, ठीक है, जो प्रेजेंट नॉलेज होगी वो होगी पास्ट के बेस पे कि पीछे क्या हुआ, एंड देन प्रोवाइडिंग एडवांसिंग कि किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं फील्ड को। तो ये है रिसर्च और ये है रिसर्च के पर्पजेस। हर रिसर्च का कोई ना कोई पर्पज होता है, जैसे कि आपका अप्लाइड का है वैसे ही आपका कंसेप्चुअल का है, एम्पिरिकल का है और रिव्यू का। ना ये सब स्टेप्स हमको पता है, ठीक है। वाई मैंने ये स्लाइड इसलिए लगाई है आप सभी के लिए कि हम लोगों को पता हो हम आज बात किस पे कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, रिव्यूइंग द लिटरेचर के ऊपर, जो कि पहला स्टेप होता है किसी भी रिसर्च का, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम भी कई बार यहीं से निकलती है। आपने रिव्यू किया लिटरेचर का और आपके पास प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम दो तरीके से आ सकती है, या तो आपके पास ऑब्जर्वेशन से आए, ठीक है, या आप रिव्यू करें लिटरेचर। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस ड्राइव, हम सब लोग ड्राइव करते हैं और अपने घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कम्यूटिंग करते हैं, तो आप देखते हो कि लोगों का बिहेवियर रोड के ऊपर क्या है, ठीक है, रैश ड्राइविंग करते हैं। तो आप एक स्कॉलर हो साइकोलॉजी के और आपके दिमाग में आया कि मुझे ये रिसर्च प्रॉब्लम पढ़नी चाहिए, व्हाई पीपल डू रैश ड्राइव, क्या है, प्रेशर है, टाइम से पहुंचने का है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनको ड्राइविंग सेंस ही नहीं आती, ट्रेनिंग ही नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये भी शोध का विषय है, ठीक है ना। सो आई एम श्योर देयर इज ए रिसर्च अवेलेबल ऑन दिस आल्सो। अगर आप थोड़ा जाके रिव्यू करेंगे लिटरेचर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल मैं तो इस तरह से देखता हूँ रिसर्च को, और आई डोंट नो हाउ यू पीपल लुक। तो मैं रेड लाइट, मैं डेली अपने घर से ऑफिस तक जाता हूँ कम्यूट करके, सो ऑफिस से घर के रास्ते में 5 रेड लाइट्स आती, ठीक है। सो देयर आर 5 रेड लाइट्स, और 5 रेड लाइट्स पे आपको कई बार ग्रीन मिलेगा, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेड मिलेगा। तो एंड ईच ऑफ द रेड लाइट इज ऑफ जस्ट 60 सेकेंड। मैक्सिमम जो रेड लाइट मैं फॉलो करता हूँ, जिस रूट से जाता हूँ वहां पर जो रेड लाइट है वो 60 सेकेंड की है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन से कैसे रिसर्च होती है,
ठीक है, रिसर्च तो आप लोग सब जानते हैं कैसे करते हैं, बट आइडिया कहाँ से है? तो मैं जाता हूँ और जैसे ही हम सब लोग जैसे कि आप सब लोग अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम भी रेड लाइट आती है तो रुक गए, ठीक है, रुक गए तो वेट किया। बट आप जब रुके हुए होते हो और इधर से ट्रैफिक बंद है, चारों तरफ से कोई नहीं आ रहा, तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी साइड में खड़े, दे जस्ट रश, दे डोंट बॉदर अबाउट द रेड लाइट, वो निकल लेते हैं एकदम से। और स्पेशली जब पुलिस वाला नहीं है वहां पे, दे ऑल अंडरस्टैंड दैट कि कोई देख नहीं रहा है, चलो नो कैमरा, ठीक है, सो लेट्स नॉट स्टॉप हियर, चलिए चलते हैं। तो यू डोंट स्टॉप, यू डोंट स्टॉप, यू जस्ट गो अवे। तो क्वेश्चन आता है दिमाग में एज ए स्कॉलर, आप क्योंकि आप स्कॉलर हो तो आपके दिमाग में सब चीजें आएंगी कि व्हाट मोटिवेट पीपल टू ब्रेक द रूल, बिकॉज यू आर जंपिंग द रेड लाइट, इट्स ब्रेकिंग द रूल। तो क्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो बंदा लेट हो, स्ट्रेस हो, उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, बिकॉज देयर कैन बी सडन इंटरप्शन इन ट्रैफिक एंड 60 सेकंड, यू लुक एट दैट टाइम लेंथ। समटाइम तो पीपल जब रेड लाइट होने में, रेड टू ग्रीन होने में 10 सेकंड होते हैं तब भी जंप कर रहे होते हैं। आई मीन दे कांट इवन वेट फॉर, क्या है रीजन, क्या है, व्हाई पीपल आर सो इम्पेशेंट। तो मैं साइकोलॉजी का रिसर्चर हूँ, ओके, एंड आई स्टडी बिहेवियरल रिसर्चर बोलते हैं, मैं बिहेवियर स्टडी करता हूँ लोगों को। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम में जाएंगे, तो ये हो गया कि आपके ऑब्जर्वेशन से रिसर्च प्रॉब्लम है। सिमिलरली आजकल हमें पता है स्मार्ट सिटी, सब जगह बात चल रही है स्मार्ट सिटी, ठीक है, तो आप जाते हो स्मार्ट सिटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ डू वी ट्रेन पीपल कि आपको वेस्ट कैसे मैनेज करना है, चाहे वो घर का कूड़ा हो या कोई और सॉलिड वेस्ट हो या ऑफिस का या फैक्ट्री का। तो स्मार्ट सिटी आप तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक ये नहीं कर पाएंगे। लेट मी टेल यू वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो मैं और एक मेरे कोलीग हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से, और एक मेरे कोलीग हैं सिविल डिपार्टमेंट से, ठीक है, और एक मेरे कोलीग है एनर्जी डिपार्टमेंट से। हम 4 लोग मिलके एक कंसल्टेंसी कर रहे हैं स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए, जयपुर एज ए स्मार्ट सिटी। तो वहां पर हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही पढ़ रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर आप तो फाइनेंस के विद्यार्थी हो, आप क्या कर रहे हो इस रिसर्च प्रॉब्लम में? मैडम ने जब शुरू किया था तो इंटरडिसिप्लिनरी की बात की थी, और मैं आप सबको प्रेरित करूंगा ये सब करने के लिए कि जस्ट डोंट लुक, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं तो हिस्ट्री ही करूंगा, इधर उधर भी देखिए। आजकल जो फील्ड है वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब वो साइलोस चले गए हैं कि ये मेरा कंपार्टमेंट है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका। अब ये जो बाउंड्रीज हैं ये खत्म हो गई हैं, ठीक है, और आपको सबको भी वो बाउंड्री तोड़नी चाहिए, क्योंकि बाउंड्री माइंड की है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप हिस्ट्री के स्कॉलर हैं और आपको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान नहीं होना चाहिए, होगा तभी तो करते हो आप, दैट्स व्हाई रिसर्च इज कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 4 लोग मिलके जो कि डिफरेंट फील्ड के हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज है, वी ऑल आर डूइंग अ प्रोजेक्ट। अब मेरा रोल क्या है? मेरा रोल यही है, बिहेवियरल इश्यूज देखना, बिकॉज मेरा एक एरिया जिसपे मैं काम करता हूँ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो मैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को वहां यूज कर रहा हूं कि हाउ डू वी कैन ट्रेन पीपल, नज पीपल, मोटिवेट पीपल कि हाउ टू डू वेस्ट मैनेजमेंट सो दैट वी कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ स्मार्ट सिटी। अब ये कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है हमारा 3 साल का है, तो वी आर डूइंग इट इन अ फेज मैनर। तो यहां से भी रिसर्च आती है। बाकी जो स्टेप है इसमें लिस्टेड है, ये सब हम सबको पता है कि डेट फॉर्मुलेट करते हो, हाइपोथेसिस बोलते हो या प्रोपोजिशंस बोलते हो, ठीक है। कंसेप्चुअल स्टडी में आप उसको प्रोपोजिशन बोलते हो। फिर आप रिसर्च डिजाइन देखते हो, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स है, डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, एंड यू राइट द रिपोर्ट या थीसिस या पेपर, व्हाटएवर यू आर डूइंग। चाहे आप कंसल्टिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये सब कंसल्टिंग करोगे तो भी मोर और लेस यही स्टेप रहने हैं, मोर और लेस, ठीक है। उनका नाम बदल जाएगा, उनकी पैकेजिंग बदल जाएगी, बट दे विल रिमेन सेम। तो आज हम जो बात करने लगे हैं डे 1 ऑफ दिस रिफ्रेशर कोर्स में, वो बात करने लगे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेशन में आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिटरेचर रिव्यू, बिगिनिंग है आपका, और हमें सबको पता है, हिंदी में कहावत भी है कि आपका जो पहला कदम होता है अगर आपने वो सही रखा है तो बाकी के आपके स्टेप्स जो है फॉलो करेंगे सही से। जैसे हम बोलते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी, तो लिटरेचर रिव्यू भी इसी तरह से है।
किसी का माइक किसी का माइक अनम्यूट है, सो प्लीज म्यूट. लेट मी चेक हु इज इट. ओके, आई थिंक पीपल आर डन. सो बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. शुरुआत बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए, और रिसर्च में भी जो सबसे बड़ा स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो यही है कि हम सबसे पहले पहला स्टेप लें. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है. बहुत सारी गलतियां करते हैं हम लोग, जो मैंने देखा है, एंड व्हाई आई एम सेइंग सो. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी करते होंगे, हो सकता है आप लोग बिल्कुल नहीं करते, बट आई हैव डन मोर देन 120 प्लस वर्कशॉप एज ऑफ नाउ. ओके, और नेशनली इंटरनेशनली न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह किया है. बट बहुत सारे लोग यहीं पे ही गलती करते हैं. आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस एंड आई हैव कंक्लूडेड एंड पीपल कम बैक कि यहीं पे ही गलती, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज फाउंडेशनल. क्योंकि कोई कोर्स नहीं है, आप लोगों ने सबने जिन्होंने पीएचडी किया है वो लोग सब अप्रिशिएट करेंगे, और जो मैं कह रहा हूं उसको वाउच करेंगे कि किसी भी फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम में अनलाइक दिस, ये वाले प्रोग्राम बने इसीलिए हैं. आई थिंक एचआरडी का कंसेप्ट, एचआरडीसी का कंसेप्ट भी इसीलिए, रिफ्रेशर, नई नई चीजें आती रहती हैं, और कई बार जो आपने मिस कर दिया अपनी फॉर्मल एजुकेशन में, आप उसको दोबारा यहाँ कैच करते हो आके. नो डाउट ये एक रिक्वायरमेंट है कि एज ए फैकल्टी आपको करना है, बट उससे ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट कि आपको ये, इसका फायदा है आपको ये करने का. एंड दिस इज द बेनिफिट यू डू व्हेन यू नो डू दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो किसी ने सही कहा है, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये कार्ल सेगन की है. कार्ल सेगन जो है वो ज्योतिषी की तरह थे अमेरिका में. सो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे लोगों को, लाइक वी डू इन इंडिया आल्सो, लॉट ऑफ पीपल. तो उन्होंने सही कहा, लिटरेचर रिव्यू बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप किसी के प्रेजेंट को समझना चाहते हैं, सो यू हैव टू नो द पास्ट. अगर मैं समझना चाहता हूं कि सतीश क्या है आज, यू नो, समबडी वांट टू अंडरस्टैंड, तो पास्ट में जाना पड़ेगा आपको जानने के लिए, क्या पढ़ा, क्या एजुकेशन थी, कहां से ट्रेनिंग हुई. How if somebody is saying in this group कि सतीश is successful researcher, तो you know there is a story. So same is literature. Literature review के लिए भी जरूरी यही है कि आप पहले पास्ट में जाएंगे, ये जानने के लिए कि what is the current state of knowledge. Current state of knowledge. आज क्या है स्टेटस. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस के स्कॉलर हैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ, और ये सब आप लोग अपने अपने एरिया में लगा सकते हैं. हमारे एरिया में कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मुझे बता सकता है कोई फाइनेंस और कॉमर्स का, अगर यहाँ पे फैकल्टी है, कि पहली बार कब आया था? एनीवन? विच ईयर द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की? चलिए 1955. ओके, 1955 में आया सबसे पहले, और आज हम बैठे हैं 2022 में. ओके, सो 45 प्लस 22, 45 प्लस 22, सो 67 ईयर बाद भी हम इसी विषय पे रिसर्च कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पे. कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कितना डेट उठाएगी कंपनी, कितना इक्विटी उठाएगी. तो कोई भी विषय है, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आज क्या स्टेटस है, आई नीड टू फर्स्ट लुक एट व्हाट हैपेंड बिटवीन दिस एंड दिस पीरियड. इसीलिए लिटरेचर रिव्यू सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको करना चाहिए. टू नो द प्रेजेंट यू नीड टू नो द पास्ट. ये एक थोड़ा सा फनी इमेज है जो आपके सामने अभी किसी ने सही कहा है. लिटरेचर रिव्यू इज लाइक स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ ए जायंट. अभी इस तस्वीर में जिराफ जो है वो जायंट है, तो ये जायंट के ऊपर खड़ा है और ये देख रहा है कि क्या हो चुका है. ये नहीं देख रहा क्या हो चुका है, बट ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन, बियॉन्ड द विजन. ये सबसे इंपॉर्टेंट. इससे आगे जाएंगे आप, जो ये नहीं कर पाए जिराफ, वो आप ये करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, सो दिस इज यू एंड दिस इज द एग्जिस्टिंग स्कॉलर. सो दिस इज हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर रिव्यू. और कई बार आपके पास शो छात्र आते होंगे और आप लोगों ने भी प्रॉब्लम, और अगर आप अभी रिसर्च कर रहे हो, आप में से कुछ हो सकता है ऐसे हो जो रिसर्च कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि फैकल्टी विदाउट पीएचडी आल्सो कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. तो
उन्होंने महसूस किया होगा कि कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या करें आगे, तो आगे जाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा एक स्टेप. सो दैट इज what is called previous scholar, giants are your previous scholar. देखना पड़ेगा उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया है, और क्या हम कर सकते हैं. क्या हम कर सकते हैं वो है विजन, फ्यूचरिस्टिक. अगर मैं इसको फॉर्मली, लास्ट स्लाइड को फॉर्मली पॉइंट्स में डिवाइड करूं तो ये 7 फायदे हैं वाई लिटरेचर रिव्यू इन साइंटिफिक रिसर्च. अब मैं साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे. आप में से कुछ हो सकते हैं बोले कि मैं तो साइंटिफिक रिसर्चर ही नहीं हूं. नो, वी ऑल आर साइंटिफिक रिसर्चर. इसीलिए तो हमें सोशल साइंटिस्ट बोला है. ठीक है, साइंटिफिक होती है जो किसी प्रिंसिपल्स पे जहां रूल हो. तो हमारी रिसर्च में भी रूल है, ऐसा तो नहीं है बिना रूल के चलती है सोशल साइंस. सोशल साइंस में भी रूल है, थ्रेशोल्ड है, स्टैटिस्टिक्स है, कोडिंग स्कीम्स है, उसी तरह जैसे कि कोर साइंस में, मेडिकल साइंस में. बाय द वे, जो साइंस का ओरिजिन है वो मेडिकल साइंस से है, और रिसर्च का ओरिजिन भी वहीं से है, मेडिकल साइंस. ठीक है, सो मेडिकल साइंस में सबसे पहले आया, उसके बाद बाकी डिसिप्लिन में धीरे धीरे जाके जाना शुरू हुआ. रिसर्च के बारे में अब बात करने लगे. कई जगह वो बिल्कुल फॉर्मल है, कई जगह थोड़ा सा कम फॉर्मल है, बट फॉर्मल इज देयर. फॉर्मल होता है रूल, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल है. तो ये सब फायदे हैं. ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपको पता चल जाता है कि क्या है एक्चुअली नॉलेज, व्हाट इज द मीनिंग. फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर आपने सुना होगा, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी. आजकल इनके बारे में बात हो रही है. जो मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, इस वाले स्कॉलर है, साइकोलॉजी वाले, वो इसके बारे में बात करें. अब जैसे अभी हमने कोविड देखा, अभी सब लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल. वर्चुअल में क्या बात होगी, रिकवरी की बात कर रहे हैं, हाउ टू रिकवर द इकोनॉमी, साइकोलॉजी का रोल, हिस्ट्री का रोल. तो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं पहले के जो क्राइसिस हुए थे उसमें से कैसे बाहर आए थे. तो यू आर गोइंग बैक टू अगेन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. फिर आपको पता चल जाएगा कि गैप कितना है. ठीक है, और इन गैप को कैसे कर सकते हैं और आप वैल्यू कैसे. एंड फाइनली आपको पूरा नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में. सो इफ यू वांट टू अटेन फुल अंडरस्टैंडिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी एरिया, तो लिटरेचर रिव्यू से आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, ये तो बात थी साइंस की. अब ये देखिए, ये है एक एडिटर एक जर्नल के. इस जर्नल का नाम है JPIM, जर्नल ऑफ प्रोडक्ट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट. अब ये टॉप क्लास जर्नल है, A स्टार है, 4 स्टार जर्नल है. ठीक है, A स्टार का मतलब है हमारे एरिया में मैनेजमेंट में, अगर आप जो मैनेजमेंट वाले स्कॉलर है, A स्टार मतलब टॉप क्लास, 4 स्टार मतलब टॉप क्लास. सो दीज आर टॉप स्कॉलर. अब इनके एडिटर ने भी कहा है, जैसे जैसे कोई रिसर्च फील्ड बढ़ता है, एज रिसर्च फील्ड ग्रो, जैसे जैसे शोध का कोई भी एरिया विस्तारित होता है, उसमें आपको एक समय आता है जब आपको रुकना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कहाँ जा रहा है फील्ड, वेयर इज द फील्ड गोइंग, के एंड कहाँ जाएगा ये फ्यूचर में, कहाँ जाना चाहिए. सो वेयर इट इज प्रेजेंट एंड वेयर इट शुड गो इज फ्यूचर. तो इसीलिए भी लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है. इसीलिए जर्नल, जितने भी जर्नल्स हैं, ठीक है, जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं, वो सब अल्लाह लिटरेचर रिव्यू पेपर भी पब्लिश करते हैं, स्टैंड अलोन लिटरेचर रिव्यू पेपर. आप इंपीरिकल पेपर लिखेंगे, कंसेप्चुअल पेपर लिखेंगे, वहां पे भी लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन तो होता ही है. मेथोडोलॉजी में भी आप लिटरेचर रिव्यू से सपोर्ट करते हो, एनालिसिस में भी लिटरेचर रिव्यू से सपोर्ट करते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वही स्टडी किया कि स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप आया आपका, तो आप कहोगे कि कुमार एट ऑल 2022 ने जो स्टडी किया था, हमारी स्टडी के रिजल्ट भी वैसे ही है. तो यू आर अगेन डूइंग लिटरेचर रिव्यू व्हेन यू आर सपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स इन एम्पिरिकल रिसर्च और इन ए कंसेप्चुअल रिसर्च. जो मैंने 3 तरह की रिसर्च शुरू में बताई, तो हर जगह आप लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट करते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है, किसी भी सबसे जरूरी स्टेप है. थोड़ा सा और बढ़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं हम लोग, लिटरेचर रिव्यू का फायदा क्या है. इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि लिटरेचर रिव्यू से आपको कंप्रीहेंसिव नॉलेज मिलती है. कंप्रीहेंसिव होता है कंप्लीट, आधी अधूरी नहीं कि आधा बता दिया. तो अगर मैं लिख रहा हूं कि लिटरेचर रिव्यू ऑन मनरेगा और ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस और सस्टेनेबल कंजम्पशन के और ऑन सर्कुलर इकोनॉमी,
तो मैं उसके कंसेप्ट्स की बात करूंगा, थीम की बात करूंगा, थ्योरीज की बात करूंगा, कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं, कौन कौन से मेथड हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिग्रेशन सबसे ज्यादा यूज हुआ है, फैक्टर एनालिसिस यूज हुआ है, एंड यू बेसिकली सिंथेसाइज होता है समराइजिंग, बट नॉट ओनली समराइजिंग और सिंथेसाइजिंग सिनोनिमस नहीं है। समराइजिंग और सिंथेसाइजिंग में अंग्रेजी में भी फर्क है और यहां भी फर्क है। सिंथेसाइजिंग होता है क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग एंड देन समराइजिंग। एंड क्यों करते हैं ये सब आप? लास्ट लाइन, टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। अगर आपका फाउंडेशन ऑफ नॉलेज सही नहीं होगा तो आप जिस भी विषय में शोध कर रहे हो, जिस भी विषय में रिसर्च कर रहे हो, वो आपकी इनकम्प्लीट रहेगी। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी। अब बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू है क्या, इसकी बात तो कर ली, बट क्या नहीं है ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, क्या है लिटरेचर रिव्यू और क्या नहीं है। क्या है कि बात तो मैंने कर ली, ये वाला पैरा जो मैंने आपसे इलेबोरेट कर लिया नंबर 1। अब मैं बात करता हूं क्या नहीं है। ठीक है, ये पूरी स्लाइड आपको बता रही है कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। ये क्या करता है? कंसोलिडेट करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। इससे क्या होता है? सपोर्ट एंड फैसिलिटेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज फॉर ए स्पेसिफिक स्टडी और स्पेसिफिक फील्ड। अब लिटरेचर रिव्यू जेनरिक नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। अब मैं अगर बोल रहा हूं सस्टेनेबिलिटी इन फाइनेंस, तो ये स्पेसिफिक है सस्टेनेबिलिटी इन फाइनेंस। सस्टेनेबिलिटी जेनरिक मीनिंग अलग है, बट सस्टेनेबिलिटी के तो जेनरिक मीनिंग तो है कि आप सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि आपकी इस वाली जनरेशन भी और फ्यूचर की जनरेशन को भी आप दे सकें। बट फाइनेंस में जब ये कंसेप्ट जाएगा सस्टेनेबिलिटी का, तो मतलब जो है उसका बदल जाएगा। इसको आप बोलते हैं कंटेक्स्ट। एज द कंटेक्स्ट चेंज द कंसेप्ट आल्सो चेंज, कंसेप्ट भी बदल जाएगा। तो जब लिटरेचर भी होता है वो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए होता है और स्पेसिफिक स्टडी के लिए होता है, पर्टिकुलर स्टडी के लिए। अलग अलग स्टडी में अलग अलग तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू को दिखाते हैं, पर लिटरेचर रिव्यू ओवरऑल कंसोलिडेट करेगा आपकी नॉलेज को। क्या नहीं है ये नहीं है। लास्ट लाइन, लिटरेचर रिव्यू से नॉलेज क्रिएट नहीं होती, न्यू नॉलेज। लिटरेचर रिव्यू फैसिलिटेट करता है नॉलेज क्रिएट करने में। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, व्हाट इट इज, इट्स सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, बट इट इटसेल्फ डजंट क्रिएट एनी न्यू नॉलेज। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने लिटरेचर रिव्यू पेपर लिख दिया तो मैंने न्यू नॉलेज क्रिएट कर दी। नो, यू हैव सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज। के हाउ? क्योंकि आपकी न्यू नॉलेज तो तभी होगी जब आप कंसेप्चुअल या एम्पिरिकल वर्क करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू जनरेट द न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज क्रिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभी क्या स्टेटस है। अभी क्या स्टेटस है उसका आपको पता चलेगा लिटरेचर रिव्यू से। सो अगर मैं बोलूं लिटरेचर रिव्यू, चाहे वो आप कंसेप्चुअल स्टडी में हो या इंडिपेंडेंट एलआर पेपर हो, लिटरेचर रिव्यू पेपर हो, दोनों में क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं होता, सपोर्ट एंड डेवलपमेंट है। इससे आपको यह पता चल जाता है कि फील्ड कहां है, कहां जा रहा है और आगे कहां जाएगा। इससे आप उठा के गैप निकाल के उन रिसर्च क्वेश्चन को वापस यहां लेके आते हैं इंपीरिकल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च में और फिर से सॉल्व करते हैं। उससे आपका न्यू नॉलेज क्रिएट होता है। सो कई बार ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्कॉलर्स के बीच में कि लिटरेचर रिव्यू क्या है और क्या नहीं है। तो बहुत क्लियर है, इसी के लिए हमने, मैं और मेरे 2 ऑथर ने एक पेपर लिखा हुआ है जिसको मैं हो सकता, अगर आप चाहेंगे तो शिफाली मैडम चाहेंगे तो इस सेशन के बाद आई विल शेयर विद हर एंड शी कैन शेयर विद यू। हमने एक पेपर लिखा हुआ है जो कि इसी के ऊपर है, एडवांसिंग नॉलेज थ्रू लिटरेचर रिव्यू, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन। And this paper was published 3 months back. Okay, and in 3 months' time, it has been downloaded more than 3,000 times, which shows the popularity of this paper. 3,000 से ज्यादा बार ये पेपर डाउनलोड हो चुका है, खाली 3 महीने हुए इसको। ये गाइडलाइन पेपर है, गाइड पेपर है। Okay, लिटरेचर रिव्यूज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें मैं बहुत लिखता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन।
अभी तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज, एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन यहां तक? Okay, anybody please, if you have any question can ask by raising hand, by writing in chat box or whatever, muting yourself, unmuting yourself. चलिए आगे बढ़ते हैं. Assumingly कि there is no question, so I am talking to intelligent group of intellectuals here, so I assume that this is something which you might have done in the past also. अब बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू कितनी तरह का होता है. There are plenty of papers available जिन्होंने बताया कि रिव्यू कई तरह का हो सकता है, बट जिस क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रहा हूं. एक होता है डोमेन, एक पूरे डोमेन का आपने रिव्यू किया. लाइक ये पेपर देखिए, टाइटल ऑफ द पेपर इज रोल ऑफ प्राइवेसी इन मार्केटिंग. ये कंस्ट्रक्ट उठाया, ये था कंस्ट्रक्ट, या इसको बोलते हैं कंसेप्ट. ठीक है, इस कंसेप्ट को उठा के और अप्लाई किया मार्केटिंग में, फील्ड में. ये डोमेन हो गया. ठीक है, एक कंसेप्ट जो कि अपने फील्ड का भी हो सकता है और अपने फील्ड का नहीं भी हो सकता, उसको उठा के आपने दूसरे फील्ड में स्टडी किया या सेम फील्ड में स्टडी किया, वो होता है डोमेन बेस्ड रिव्यू. फील्ड बेस्ड रिव्यू भी बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर फील्ड का देते हैं. दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक, अब इसमें क्या, ग्रीन को सप्लाई चेन में यूज किया है, तो ये हो गया डोमेन बेस्ड रिव्यू. डोमेन बेस्ड, इसमें आप क्या करते हो, पूरे के पूरे कंसेप्ट क्या है ग्रीन सप्लाई चेन, लाइक ये देखिए, मेथोडोलॉजी, अप्रोच, मैथमेटिकल टूल, टेक्निक्स, क्या क्या यूज हुआ है पूरे के पूरे फील्ड में. GRCM यहाँ पर है, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर है लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के लिए. श्रीवास्तव 2007, श्रीवास्तव इसके प्रोफेसर एट IIM लखनऊ. दिस पेपर हैज बीन डाउनलोडेड, cited, सिंगल पेपर हैज बीन cited over 5000 टाइम. अकेला पेपर, एक बड़ा ही पावरफुल पेपर है ये समझने के लिए कि कोई डोमेन बेस्ड रिव्यू कैसे लिखा जाए. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ रिव्यू व्हिच आर अवेलेबल इन दैट. तो दूसरा जो रिव्यू है क्लासिफिकेशन, वो है थ्योरी बेस्ड. हर फील्ड में थ्योरीज होती हैं. ठीक है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, कॉमर्स हो. आई एम नॉट श्योर अबाउट हिस्ट्री, क्योंकि आई एम नॉट ए हिस्ट्री स्कॉलर, की हिस्ट्री में भी कुछ थ्योरीज होती हैं, बट वहां पर कुछ ना कुछ मॉडल जरूर होते होंगे, तो उनको लेके आप रिव्यू कर सकते हो. दैट रिव्यू इज कॉल्ड थ्योरी बेस्ड रिव्यू. अब ये जो है, ये एक फील्ड तक नहीं रहेगा, ये फील्ड से बाहर भी जा सकता है और एक फील्ड तक भी रह सकता है. जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, अब ये जो कंसेप्ट है ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, इन्होंने उठा के मार्केटिंग में लगा दिया इस पेपर में. 1997 में दिस पेपर वाज पब्लिश्ड and they have applied transaction cost economics research in marketing field. Similarly, ये theory है एक resource based theory. ठीक है, this is a very popular theory used in many field, management, commerce, economics. economics से आई है, बट उठा के मार्केटिंग में अप्लाई कर दिया आपने और देख लिया कितना काम हुआ. इसी तरह सोशल कैपिटल थ्योरी, ठीक है, जो कि जनरल मैनेजमेंट और ओबी से आई है, साइकोलॉजी से आई है, उसको आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में लगा दिया. ठीक, थ्योरी को उठा के एक पर्टिकुलर फील्ड में लगा दिया. दैट इज कॉल्ड थ्योरी बेस्ड रिव्यू. सेकंड रिव्यू ये होता है. एंड ऑल दीज आर वेरी पावरफुल पेपर जो मैं आपके सामने, ये टॉप जर्नल्स है. जेम्स, IJPR, जेम्स इज जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ मार्केटिंग साइंस. ये फाइनेंशियल टाइम 50 के भरत जी मेरा CV पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि आई हैव पब्लिश्ड इन FT50. FT50 इज इलीट जर्नल, 50 का एक इलीट ग्रुप है, टॉप जर्नल का ग्रुप, जो 50 टॉप में आता है, टॉप 50 ऑफ द वर्ल्ड. सबसे रिगरस रिसर्च पब्लिश होती है. सो ये सब एग्जांपल वहीं से लिया. थर्ड जो है वो है मेथड बेस्ड रिव्यू. पहला था डोमेन बेस्ड, दूसरा था थ्योरी बेस्ड, और तीसरा जो रिव्यू है वो होता है मेथड बेस्ड रिव्यू. इसमें आप क्या करते हो, एक मेथड पकड़ते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स वाले जो अपने स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, दे नो देयर इज अ मेथड कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग. ऑपरेशन में यूज होता है,
फाइनेंस में भी यूज होता है, मैनेजमेंट साइंस में भी यूज होता है, उसको उठा के आप पूरा रिव्यू कर दो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का कैसे मेथड को उठाते हैं। लाइक देखिए एग्जांपल, इवेंट स्टडी मेथोडोलॉजी इन मार्केटिंग। अब ये इवेंट स्टडी जो है फाइनेंस से आई है, मेथड फाइनेंस से आया है, इन्होंने अप्लाई किया मार्केटिंग में और उसका पूरा रिव्यू कर दिया कि हाउ इवेंट बेस्ड मेथड हैज बीन यूज्ड इन मार्केटिंग। So this is example of event study methodology or what is called method based review. Similarly, discriminant validity testing, अब ये मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, इसका मार्केटिंग में एप्लीकेशन कर दिया। इसी तरह क्वालिटेटिव मेथड इन आईबी फील्ड, इसको उठा के आपने रिव्यू कर दिया। दैट इज अगेन टॉप जर्नल, जिप्स, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी, FT50, A*, 4-star journal. And finally look at this new method, structured equation modeling उठाया और कहाँ यूज किया? हॉस्पिटैलिटी रिसर्च में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में पूरा का पूरा रिव्यू पेपर है ये। These all paper, Ali is my co-author who is working in University of South Florida. So he has written this paper in 2018 and within 3 years this paper has more than 600 citations. Okay, so that is sometimes the benefit of writing something which is unique, कि वो बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा, बहुत जल्दी साइट करेंगे लोग। तो दिस टाइप ऑफ रिव्यू इज कॉल्ड मेथड बेस्ड रिव्यू। व्हाट यू कैन डू, मैंने 3 तरह के अभी आपको मेथड बताए। पहला बताया था थ्योरी बेस्ड, सॉरी फ्रेमवर्क बेस्ड और फील्ड बेस्ड, जिसको आपने डोमेन बोला, डोमेन। दूसरा था थ्योरी और तीसरा है आपका मेथड। लोग क्या करते हैं, डोमेन प्लस थ्योरी यूज कर लेते हैं। डोमेन उठाते हैं मार्केटिंग, थ्योरी उठाते हैं किसी दूसरे फील्ड की, एंड दे यूज दिस। सो व्हाट यू कैन डू कॉम्बिनेशन आल्सो, 1 + 3, 2 + 3, 1 + 2 + 3 आल्सो। ठीक है, सो लाइक FSQCA इन हॉस्पिटैलिटी यूजिंग X थ्योरी, दैट कैन आल्सो बी देयर। ओके, सो plenty of options are available, but there is a paper and the name of this paper, can you see at the down slide, नीचे सब स्लाइड के बिल्कुल रेफरेंस दिख रहा है आपको, पाल्मिटेयर 2018। ये जो आपको अगर साइटेशन नजर आ रही है इसमें, जो मैंने रेड किया अभी सर्कल पे, रीड दिस एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है, ये पूरा पेपर नहीं है, बट दिस इज ए एडिटोरियल, वेरी गुड एडिटोरियल रिटर्न। और इन्होंने इसमें है भी, ये फ्रीली डाउनलोडेड एडिटोरियल है कि रिव्यू आर्टिकल, पर्पज, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। अगर आप रिव्यू के फॉन्ड हो, और वैसे भी अगर आप रिव्यू आर्टिकल नहीं भी लिखते हो, आप रिसर्च करते हो, तो आपको रिव्यू पढ़ने के लिए कि क्या होता है रिव्यू, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पेपर which I come across in the literature, which you can refer. What they have done, they have listed these 6 benefits of what is called literature review paper. How literature review contribute? Literature review, contribute this way. Okay, so they say इससे एक तो डेफिनेशनल एम्बिग्विटी मिट जाती है। डेफिनेशनल एम्बिग्विटी होता है, एक ऑथर ने कुछ डेफिनेशन दी है, दूसरे ने कुछ, तीसरे ने कुछ और चौथे ने कुछ। जब आप रिव्यू करते हो तो आप सारी डेफिनेशनों को इकट्ठा करते हो और उनको क्रिटिकली सिंथेसाइज करते हो। लाइक मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस में जाएगा तो अलग मतलब है, सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग में जाएगा तो अलग मतलब है, सस्टेनेबिलिटी बिहेवियर में जाएगा तो अलग मतलब। तो व्हाट इट इज ऑल अबाउट इन व्हेन, कि क्या क्या कंसेप्ट है इन डिफरेंट एरिया। हाँ, मास कम्युनिकेशन में भी कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी आई कांट रीड इट। So good morning. So this is Dr. Chitra Tanvar. So I would like to see some examples from review paper from the field of mass communication, if that is possible. Because so you want me to show you? If you can give a few examples, because I was a little confused about the rating of the journals. First thing that you were mentioning, because I have not come across any journals mentioning A* or A+ in social sciences. So mass communication, it comes under yeah. So I'm stopping my screen sharing as of now. What I'm doing is I'm opening another window. So there is I don't know in mass communication what type of ranking you follow. You follow probably Scopus list. Yes sir. Okay. So yeah, Scopus में देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपके. So this so mass communication है, and like अभी मैं बताता हूँ, I don't know how do you perceive it,
but MAS, a journal of interactive marketing, and I believe that journal is from your field. Not exactly marketing है, but वहाँ पे भी mass com का publication होता है. That journal fall into A star or A category, which I was telling. But leave that journal. Let me share my. Your screen is not visible. Yeah, I'm sharing it. Okay. I hope you can see now. Yes, it is visible. Okay, so follow this. So this is one website called SCMago.jr. Okay, SciMago.jr. ये Scopus का ही एक product है. Okay, this is a laboratory by Scopus only. अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको Scopus का logo भी दिख रहा है यहाँ पर. Powered by Scopus. Okay, so this is a laboratory maintained by Scopus only. तो यहाँ पर एक journal ranking है. इसको आप क्लिक कीजिए. तो it gives you ranking. Okay, जो मैं रैंकिंग बात कर रहा था A स्टार और वो बिजनेस मैनेजमेंट में चलती है वो. जी सर. सो यहाँ पे अगर आप जाओगे, ह्यूमैनिटीज में अगर आप जाओगे, ठीक है, सो आई डोंट नो वेदर मास कॉम विल बी cited here or not, but I'm not sure where it will fall. ब्रॉड फील्ड क्या आता है मास कॉम में? So it can be media majorly. तो मीडिया की बात अगर हम कर रहे हैं, सो मे बी लिटरेचर. Okay, so यहाँ पे आपको because I can't exactly see the ranking of your area, especially, but you can find the ranking here. So ये आप देख रहे हो Q1, Q2, ये Q1 है. इसी तरह आपके फील्ड के भी Q1, Q2 होंगे. So जो Q1 होंगे ना वो A स्टार की तरह होंगे. Okay. जो मैं अभी A स्टार बोल रहा था. So Q1 होता है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ बेसिकली टॉप 25%. टॉप 25% से लेके लोअर 25% तक चलता है. Q4 में लोअर, सो Q1 आएगा, Q2 आएगा, उसके बाद Q4 आएगा. ठीक है, जैसे यार Q1 चल रहा है अपना, क्योंकि 950 जर्नल है इसमें, तो फिर Q2 आएगा आपका, Q1 स्टिल Q1, सो Q2 भी आएंगे. थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे हम तो. See, Q2 are here. Okay, so इसी तरह Q3, Q4 जाएंगे. Q1 is what I was referring, A star. Okay, so similarly, आपके फील्ड में भी, can you name any journal of your area? Sir, there's this Journal of Media and Communication from University of Tamil Nadu. So is that what is the ranking of that journal in Scopus? Are you aware? So I'm not sure. Journal of Media and Communication, JMC. Is this what you are referring? Now look at this journal, academic journal. Yeah, this is what you are saying, I think. So I'm not sure what is the ranking of this journal. Just if you want to quickly check the ranking of this journal, for example, I can see these are the journal which can be listed in the good category actually, like Journal of Communication. I'm not sure whether you are aware about this journal, but yes, it's this is what I'm referring top. Let me just verify in front of you. Go to SCIMAGO. Let's go to SCIMAGO and just check the ranking of this journal, and you will get the feel of what I was referring. Journal of Communication. Okay, so here it is. Right. Okay, and you will find the ranking of this journal here. Down. See, Q1. Okay. Can you see? Yes, sir. Yeah. So this is how you identify top 25% of your area. Okay, and even by looking at where it is Oxford academic and looking at the impact factor, which is another measure of the quality of the journal. Okay, this tells you, and you see this is 6 out of 94 in communication. Okay, so I'm referring to them. So you can go to the journal and you can find out whether they look at what type of review article they publishes. Okay, so that's how you can identify A star of your area, which I'm referring here as, in business management, we run that ranking.
in your area, probably there is no ABDC. We have ABDC in our area in business management. So this works for everyone. Even the history scholar who is sitting here, okay, as I showed you, history was a subfield there. Right. Okay. So even if you go here, like in social science, arts and humanities, and you see here history was there, you see history. So those who are from history, they can see that these are the top journal. So I'm referring to them when I'm saying a star or A or top journal of your area. I hope it is clear. Thank you, sir. Thank you. Okay. So don't go by a list which is not known. Whenever you want to become a renowned scholar in your area, okay, you need to look up what is international standard. Okay. Having said that, I'm not criticizing any of the ranking which is domestic ranking, whether it is UGC ranking or anything. Okay, you may feel free to follow UGC KR list or anything. But if you will follow this list which I'm showing you now, okay, Q1, and you continue to focus on Q1 of your area, I'm sure they all are part of UGC KR itself. ये तो होंगे ही वहां पर आपकी UGC की लिस्ट में, क्योंकि these are top journal actually. So top journal, and this is the way you will be getting your recognition in international arena. Okay, this is one of the way. This is not the only way I'm telling you. Okay, so let me stop sharing this and get back to my PPT again. Any other question, by the way, this point of time? Okay. So we were here. These contribution you can look in this paper. Let's now talk about how to make your literature review paper unique. I am particularly aware about how people in our country are trained. Okay, and when I'm saying in our country people are trained, I am also part of that. I was also trained like this. We were trained like doing a review narratively. Okay, write paragraph after paragraph. So and so said that. This was the data. This was the sample. This was the finding. Okay, this is called narrative review. Okay, if you are writing a narrative review, very, very difficult to publish. Okay, what you need to do is you need to make your literature review paper unique. Okay, and these are some steps, these are some tips, these are some guidelines which I'm offering you. They may be relevant for your area, or they may not be relevant from your area. As I said, I am a scholar from finance and management, so most of my example will be from there, but nevertheless they can be borrowed also. Okay, for example, AI and machine learning was never my area, but I teach courses in AI and machine learning now. I teach fintech. So when I did my MBA 23 years ago, okay, 1999, I'm talking about 2000, there was nothing called fintech, okay, big data, industry 4.0, circular economy. You need to see that how you can make your paper, literature review paper unique by going beyond your area. Don't limit yourself with your area. For example, the professor who was just asking the question on mass communication. So mass communication in the age of virtual communication. Okay, so in the age of metaverse, we are using a term called metaverse now. And I'm sure some of you know what is metaverse. Metaverse is where you are with virtual reality, artificial intelligence and all that. There are communication virtually being done, where you can see what is happening actually being without going to reality. Virtual reality, we call it VR. So how you can integrate the latest concept in your research, that is the beauty of how you can make your LR paper unique. This is one thing. This is called knowledge velocity. Second thing is breadth. This is very, very important. This is what madam was talking. People are interdisciplinary. For example, you must be wondering, I am a scholar of finance, but I do a lot of research here also. Psychology. Okay, like one of our work is related to what are the psychological factors of women retirement planning. Psychological factor. So we borrowed the literature from psychology
We borrowed the literature from finance, we married them together. Okay, so that is how you are looking for a greater value, or what I referred here is breadth. Look at the breadth of your topic. Don't restrict your topic to finance only. So retirement planning is about financial planning. Don't talk only financial point of view. Talk from other discipline point of view. That way you can make your literature review paper unique, and that way you will be able to spot on the gap. For example, vaccine problem, as I was telling you. Okay, so behavioral researcher, psychology people, or those who do research in case of, I'm not talking about clinical psychology, I'm talking about applied psychology. Okay, so there people have done a lot of work during COVID time, how behavior modification can be done to those people, those who are saying, no, vaccine is dangerous to the health and all that. So vaccine hesitancy. So you can do a survey, you can talk to people, you can talk to a variety, you can look at the literature of vaccine plus, psychology. That way you can make your literature paper or your research stream more stronger. By the way, this doesn't only apply to LR paper, this applies equally to all type of paper, whatever we are writing. Now, this is how, when you see how literature review is called an added value. Okay, some people always question, is literature review is same as your empirical paper? Yes, I can say if you rightly pick up the topic, if you rightly structure your literature review, you can make your literature review more valuable, or what we call is added value. How literature review add value? Okay, this way. Now, no empirical paper is complete unless and until you talk about others, what others were talking about it, what past scholars were talking about it. I gave you the example of stress and performance. Okay, like X communication method is good for company profitability, or Y communication method is good for company profitability, mass communication problem. Should we go for public relationship or should we go for advertising? Okay, that kind of issue you cannot substantiate unless and until you talk about it. So main output you try to show here. Similarly, methodology. You can get the grip of the method of your research stream by reviewing the literature. When you do literature review, you get to know what are the different methods people have used: regression, simple descriptive, structured equation modeling, mathematical modeling. Okay, qualitative methods more used, quantitative methods more used, and that you will able to get to know only when you do literature review carefully. Theories. Okay, so theories you will be able to get when you go back to literature. What are the different theories? Like one of my research areas is corporate governance. Now, corporate governance itself is not neither finance, neither management. It's psychology also. Okay, it's general management also. So what are the theories in this field? Theories in this field are from economics also, from psychology also, from other field, operations also. Okay, and lot of theories from psychology disciplines have been borrowed here. So when I will do literature review, I will be able to spot on those theories, and I will find out what are the strength and weakness, what are the impact of those theories on the result, and what are the potential future research questions. Finally, which is a most powerful thing in a literature review paper, is you get to know something called conceptual model. Conceptual model is nothing. Conceptual model is the tying up of different concepts together and presenting it how research should flow. Okay, for example, one example of conceptual model is this: stress lead to performance, and I'm saying there is a role of habits. Okay, so I say this doesn't directly impact. First, stress habits to impact to habits, and through habits, the performance is affected. So when I'm saying, when I'm making this type of network, this type of model, I'm presenting something called conceptual model. How this model has arrived? This model has not arrived just by,
tying this direction one side and this direction. Maybe I'm saying even performance is affected by stress. अगर मेरा performance अच्छा नहीं है तो मेरे stress के ऊपर effect पड़ेगा. तो why this way only? This way also. Both way. So this both way only you will be able to know when you will read the literature carefully. When you go back to your literature review. So literature review is very, very critical, and through literature review, you will be able to know whether there is a bidirectional relationship or there is a multi-directional relationship or unidirectional relationship. That only you will be able to know when you go to literature, and you will be able to present it in a form of, as I said, figures or in form of a model as I have showed you here. Moving forward, there is a study, okay, and I'm sure you can see my screen, and at the end of screen, can you see this reference, McCratcher? And this is the title of the paper. Can you see the title of the paper is Why Referee Reject Paper? Why Reviewer Reject Paper? Somebody has written a paper on this only. Why Referee Reject Paper? McCratcher et al. 2007 has written a very interesting piece, which I used most of this type of program or lecture. They have identified why any paper is get rejected. Now what they did, they analyzed the review report, they talked to editor, they talked to reviewer, okay, and they asked them what are the major reason of rejection, and they put a rank order. Rank order means this is first, this is second, and this is last. Okay, can you see methodology? Because your methodology is not appropriate, 74% of the manuscript got rejected. Significance, why paper is written? So what? So what? You have done a study on India. Why India is so special? You are failing to explain that. Why this study should have been done in Indian context. Okay, and these are empirical paper I'm talking here. Okay, in empirical paper get rejected because of these reasons. And look at this number 4. 51% paper got rejected because literature review section of the paper, only literature review section of the paper is not right. What is this 51%? They further digged out. They further bifurcated and they give these reasons. If you will add all of them, this will be 50.9. Last slide. So these are the literature review reasons for failure of, or a reason for rejection. Read them. Failure to place the study in a broader context. Very narrow literature you are talking. When you are writing a paper on Indian context, so you don't talk about what is global literature. You only talk about India, India, and India only. And then you send your paper to a global journal, global audience. Your paper will have very less utility. And it will be a biased paper. Why? Because you are talking only one side of the story. You are not talking about second side of the story. What is the global evidences are talking about? What is the global literature is talking about? You need to critically bring that into picture. And so on and so forth. What I want to tell you, all of you, through this slide is that we can avoid this if we make our literature review carefully. Literature review paper carefully, or literature review section of the empirical paper carefully. We can save this 51% rejection. Even you see, repetitive, you are repetitively saying same thing. Again and again you are saying the same thing. Too short, too long. Do not cite key source. This is the major problem. Okay, you are not citing the important source. Okay, for example, as I was telling, so you are doing capital structure research and you are missing 1955 main research. So make sure that you pay attention closely to literature, this. Okay, so there is no limit. Okay, somebody is asking question, how many review? And that is what I was referring you. You don't play with the number. Okay, so let's say I'm talking about a very important concept. Let me take you example of what I'm giving you since morning. Stress and performance.
Okay, so when I'm talking about past literature, and let's say my context of my research is education among students. So when I will be talking about literature, and this should answer your question, whosoever has asked this question, how many literature review I should cite, how many literature paper I should, review. You should review all the paper. You should review all the paper which are talking about student and education and related to stress and performance. Don't talk stress and performance in general. There could be stress and performance studies in organization context, in political environment, in general public, general lifestyle. Don't talk about them. Only talk about which are related to something called, what is called context. Context here is students. Context here is education. Talk about that. Now, nowhere I have said India only. Nowhere I said UK only. You should touch all important major studies, all important critical studies, latest and oldest both. This should be another recipe. Latest and oldest both. You should check with the latest one also, and you should also check with the latest one. Okay, oldest and latest both should be covered. Otherwise, reviewer will catch you. And do not write paragraph after paragraph that this and this author has said so. Write one line. Okay, you summarize the study result in one line. This is the beauty. This way you can save your space and you will be able to cover the maximum or most of the important studies. As I said, golden rule is oldest and latest should be cited. If latest was 2021, 2022 even cite that. Because reviewer will be expert in that area. Mind it. Your paper will go to that person who has published paper on stress and performance in education. So he or she will catch easily that you have not covered that important study. So I hope this answers your question. Now, and further to what you were asking, and last part is answering your sum to sum. Do not write script. People write scripts. I am a reviewer, editor of plenty of journals, reviewer in plenty of journals, editor of 5 journals, associate editor in 5 journals, of course in business management and finance only. Hey, but still, I can tell that this paper is coming from which part of the world. And that is the difference. That is the difference. Please do not take it otherwise. The professor who was asking me when I asked, can you name one journal? Okay, so our intention always is like, I'm not saying that this was the intention when you spoke about that journal. So you told me some journal from Central University of Tamil Nadu. Okay, make sure you read the literature to the best of the class. Make sure. And by the way, when I'm saying best of the class, I've already told you what is the definition of the best. Go to Q1 of your area. Identify Q1 of your area. Visit that website which I just shared with you. Simago JR. Free website. Find out which are the journal of your area. If you have journal already, check the ranking of that journal. If it is Q4, stop publishing in that. My advice will be this. Stop publishing. Okay. They won't take you. You may have 100 Q4. But if you have 1 or 2 Q1, enough. Those 100 and these 2 are enough. So choose quality versus quantity very carefully. Similar is when you are writing a paper. When you are writing a paper, make sure you read the best paper, the best research of your area. And what I mean is, the best is read the top journal. Read the journal from top university or top publisher. It should be Oxford, it could be Science Direct, it could be Elsevier, Springer, Taylor and Francis, Emerald, Inder Science, or Sage, or any other publisher of your area. Wiley, for example. Read that. Do not compromise with the quality. और जैसा हम लोग जानते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन.
और तन, दोनों ही बातें हैं. So please make sure that as a researcher, our input should be correct. Input is what we are reading. Input is what we are referring. So make sure we refer the best material, best paper, best research paper of that particular area. How do you identify it? I have already told you. And then there is impact factor list, what is called JCR list. Journal Citation Ranking, JCR. Okay, every year in July or June, and this something, there is an agency called Clarivate. They come up with the ranking of the journals. Okay, impact factor of the journal. Make sure that you check that ranking and you check your journal of your area. चाहे आप हिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, साइंस के हैं, ओके, या मैनेजमेंट के हैं, कॉमर्स के हैं. Make sure you check top 5, top 10 of your area. Read the paper from those top 5 and top 10. Okay, you will be able to know how people in the top journals write, and your writing skills will improve. That's my suggestion. Though this is not a course on writing research paper, but these are some tips I would like to share. Second thing is, pick up a topic which is appropriate. Sometimes here people make mistake. When you are doing a literature review paper, standalone literature review paper, okay, make sure you pick up that area which has substantial literature available. Why? Let us say, you saw there, everybody is talking about AI, machine learning. Okay. So make sure you choose the topic very carefully. These are hot topics. You won't get much paper here. So you won't get much literature. You won't be able to find out much gap. And maybe literature review paper is not well accepted. But there are fields where, a lot of papers are coming into this, like AI machine learning in finance and banking. Hundreds of papers have already been published. And if you want to make your paper into top journal, you need to focus on that. So make sure you choose a field which is little settled, where you have certain amount of literature available. 10-year, 20-year. For example, everybody is talking about climate change, okay, energy efficiency, or sustainability. So sustainable marketing, sustainable HR, sustainable operations, sustainable supply chain. People are talking about sustainable behavior. Make sure you choose that topic very, very correctly when you are doing it. So that's what is creating element of that. Last is very important. Do not tell me that, do not tell me the script of the paper. Give me a summary. Summary should be as short as 100 words, 50 words. It could be as short as 10 words also. Sometimes people summarize one paper in 10 words only. Okay, do not tell me that their sample was this, their method was this, they have done a primary survey, they have done a secondary survey. No. Tell me what was the finding. As a literature reviewer, I will definitely tell you, you should be like a lawyer. Lawyer is always detective. Evidence. Critically evaluate that. When you are doing literature review, you should be like that only. Make sure you critically evaluate the literature. Okay, there is a checklist which has appeared in a journal, and I have taken it from that journal only. JPIM, I mentioned you, Journal of Product and Innovation Management. Okay, over there, editor has given a checklist, this checklist. How you can make an ideal review article. Literature review article should be ideal because it is talking about all this. First of all, it include all, not selective. You won't say only 20 paper, 30 paper, you picked on that area and you did a literature review. No, that's not comprehensive. Make sure you do comprehensive, review. Then only people will read your review. Then you should highlight both strength as well as weakness. People have a habit of reporting only one side. Do not do that. A good review article will talk about both.
Even in a literature review section in a empirical paper, we'll talk about both positive research also and negative research also. The studies which are saying stress positive relationship with performance and stress negative relation with performance, both should be quoted. Don't talk only one side of the coin. Talk another side of the coin also if it is available. If all the research is only talking about this, then the question arises, why are you doing this research? Again, when already settled, if I ask you, what is the result of this experiment? H2O. H2O. What is the result of this experiment? Anybody would like to tell me? What will be the outcome? I take, water. So we all know that. But do we ever test every day whether H2O is water or not? So this is something called universal truth now. So make sure when you have heterogeneity, so I'm using a word called heterogeneity, differing opinion, like those people, those who are from history, sociology, or any other discipline, okay, English discipline. So make sure that when there is a heterogeneity, then only research progresses. When there is only one view of the whole research, then research will not progress much. Then there is nothing, no point of doing research in that area. Okay, so make sure that heterogeneity is there, and in that heterogeneity, you talk both the aspect, positive side, negative side, and even somebody saying no effect. That should also be discussed. Then you should highlight unique insight. Okay, so that's the purpose of review article. So review articles are written just to give you a snapshot, one-stop solution. Like we all know we go to mall, supermarket, and we go to supermarket because we find everything out there, all the things in one roof. Same should be like your literature review paper, a review article. When I'm saying review article, I'm talking here literature review paper. You should also cover hot topic. Okay, so capital structure, old topic, but capital structure in 21st century, what people are doing, you should talk latest thing also. In the age of AI machine learning, in the age of when venture capitalist is there, all that should be discussed. Disciplinary background, as I said few minutes back, don't talk only one discipline, talk other disciplinarity. As I was telling, finance literature I'm discussing, I should also discuss the psychology literature also, because it has psychological implication also. So make sure that you are doing that also. And last thing is that, this is very, very important. Figures, tables are giving you concrete and specific call for conceptual and empirical, which means you should give future research direction. If your paper is not giving future research direction or proposition or research question, then nobody will read your literature review paper. I will show you one sample. Let me stop here and let me show you some sample so that what I'm saying is makes sense to you. I'm just sharing this, stopping this screen and sharing another paper with you, which we published recently. Okay, and you will be able to get what I'm saying actually making sense or not. सर आप बीच में जब आपको ठीक लगे आप 10-1 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं. Madam, it's all up to you. I have no problem in continuing also, but yes, for the benefit of participants. अगर हम अभी कर लें तो 10-1 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर कंटिन्यू कर लेंगे. Yes, by that time I will dig out the paper. So let's meet at 11:40. हाँ जी. I'm out here only. Okay, ma'am. हाँ जी. And आप please disconnect कोई मत करिएगा participants. Please be connected. You can only switch off your video modes, and we will meet after 10 minutes.
We can start, madam. Shall we start, sir? Ji. Yeah. We welcome you, sir, again after the short break, and all the participants after this break. And let us resume our session again. Yes. Over to you, Satish, sir. Thank you. So I hope my screen is visible. Okay, so I was talking to you some example of it. So look at this paper which we published in 2020 in one of the journal which is dedicated to review only. So Management Review Quarterly. So we pick up a concept actually in a context. Context was SME and concept was capital structure. So we did a systematic review, a systematic literature review, and we also did something called bibliometric analysis, which is a quantitative way of analyzing it. So I'm not going into detail of that. What I wanted to present you is that, like any other normal paper, you first introduce the concept, then you find out rationale why you are doing this study. Okay, so there was a question like why paper get rejected. So what? So if you write this section, what is rationale of the study, so you will be able to tell why this study is needed, why there is a study on SME and capital structure. So we said that, there are many, like, let me rotate for you. Okay, look at it. It's not like our was the first review paper. There were already review paper. Okay, but this paper was already there. But we criticized this paper in each of these parameters. And we said, what were the problem in this paper? Only 2 research gap. And we have given in the present study 5 research gap. So if you do something like that in your empirical paper also, or even in a LR paper, I'm sure you will not get the question of that, why you are doing this paper and what is the logic of doing, so what question will not be a issue actually, as I was telling to you. Okay, so let me go further down. Any good paper, whether it is empirical or a review paper, always have research question. What is the research question this paper is giving up? So and literature review, it is very important. Why this literature review, is needed? Another so what question. Then methodology, as we do. Okay. Then how do we do that? Search term and all that. I will talk about that. This is something called how we did whole analysis. Okay, and this is our I will share with you shortly when I'll be talking about systematic review. So this is all part of systematic review. You show that how you went to database, how did you retrieve the data, and how did you finally selected your sample. What I was telling you is that doing everything and anything in the paper, at the end, your paper must talk about this section. Okay, this is where I wanted to highlight. If your review paper do not have this section where you are criticizing, impediments are basically what are the weaknesses in the current research and what are the avenues for future research. Okay, so you present this section and this makes paper readable and other paper will cite, other people will cite this paper. So this paper which we published in 2021, I think this has been cited, like I was seeing here, 38 times. So close to 40 people. Let me share another example. I hope you can see my screen. Yeah. So this is another paper. 5 decades of research on capital budgeting. Okay. A systematic review and future research agenda. Okay. So this is on capital budgeting. That was on capital structure. Again, all those things, again, there were review available. We criticized them and we said, what is the different in our review? So what question will be answered here? After doing everything, as I am going at the end of this paper, okay, we defined in this paper, what are the gaps? Okay, what are the gaps? So we make a conceptual framework. One thing is this, and finally, what we did was we gave this what is called future research event. This is the real contribution, or why anybody will be reading your paper and citing your paper. Is this? This is the latest paper we published, in this year only, 2022 only, where we have talked about what is the problem in existing paper and we gave direction for future research. So everyone who will be doing research on capital budgeting
will read this paper. Okay, because this is a one-stop solution for them for when they are presenting this paper. So that's what I was referring when I was telling you in my PPT that what we should be doing when we are talking about this part, what is called future empirical blueprint, and how stream should move forward. Okay. Now, let me come to systematic literature review. Systematic literature review is nothing. It's a literature review method, but approach is systematic. Okay, I will give you again those two paper example again and again, but I will first tell you what is systematic review. But before that, I take you that, I did this search on August 2021 and on these keywords. Okay, and I'm sure all of us know that whenever we search any topic or any area or any theme, we search with keyword in the database. Okay, we put the keyword. Never search with the anything. I will come to that. How do we create keyword and all? I'll come to that also. So look at the growth of systematic review only in business management. Okay, this example is only business management. And if I just take you to the Scopus database, let me stop sharing this and let me take you to the Scopus database live, okay, out here only. Can you see my screen? No. I hope you can see my screen now. Can you see that? Yes, sir. Yeah, so this is Scopus database. So this is a search field. So let me search here, systematic literature review. I'm sure people know what is Scopus. Scopus is a database where you search literature. Okay, it's like a Amazon or Flipkart where you find the product. So whenever I'm doing a research on any area, I wanted to know what type of research already published. So I go to Scopus. I go to Web of Science. I go to EBSCO. I go to ProQuest. Okay, I do not go to Google Scholar. Last is very important. People generally search in Google Scholar. Google Scholar will not give you the specific research. It will give you each and everything, all even garbage also. Pardon me for using this word, but yes, they give you garbage also. Scopus, Web of Science, EBSCO, ProQuest, these are 4 or 5 databases which you must know as a scholar for doing your research. These are tools, like we are a soldier. So soldier carry everything. Soldier know how to operate a gun, rifle. Same is here. We as a scholar must know that what are the database, whether you're a history scholar, whether you're social science, koi bhi, any field from where you are, you need to search in here only. Do not search in any other field. I'm not sure about Hindi scholar, okay, because that's not my area. Sorry if anybody is from that area and looking for that, what are the database for them, I don't know, literally. But most of the social scientists, these are the major databases. Let me search here. Systematic literature. Look at it, number of document, 32,000 document total. But let me only select social science. Can you see social science? 4,923. Limit to. Okay, so this and let me take you to the analyze result. And let me show you the yearly graph. Look at this. Look at the growth of systematic review in the area where we are. And some of you wish to be wondering why it is dipping down, because we all know that 2022 is still going on. Okay, so it's not even half, it's almost half of the year over, and we have 700 documents already published, which have systematic review. So review paper using systematic method is a very, very accepted method in all journals. 2 examples I just showed you in my area. For all area, majorly the social sciences area, their review papers are always acceptable. Let me stop sharing this, okay, and go back to where we were actually.
Okay. So now let's talk about process. Okay. So these are, please pay attention here carefully. You start from here. You have a research question in mind, a research topic in mind, research theme in mind. Okay, we call it research question. Research question was stress and performance. Let's take that very example which we are taking since morning. Okay, what we need to do is we need to create a search plan. Let us say I am a doctoral student or a faculty member wanted to do a research on this area, stress and performance among students. Okay, and I am saying college going students, because students are school going, college going. Okay, which student I am talking? College going or only university going? Because university or college are not same. They are different. Setup is different. Okay, environment is different. So stress level may be different. Resources level is different in college and university. So I need to specify. Let us say I'm not specifying as of now which student I am interested into. I'm saying only student, and I'm saying student, those who are, only which are related to stress only. Okay, so stress and performance. I need to create something called my search plan. Search plan will have two things. One is called source, where to search, and second is keywords. As I said, you never search with topic. You always search with keywords. A topic is nothing. Topic is a combination of keywords. Topic is a combination of keywords. Like in this example, I have two keywords. One is stress and another is performance. Okay, and then accordingly, and is nothing here. And is just a operator I'm using here. Okay, mainly my research theme is stress and performance. That's my area. That's my research question. Okay, and what do? You search source. I was talking about source. I have just told you there are source like Scopus, Web of Science, okay, EBSCO, ProQuest. Okay, and let me tell you more sources actually. These are the sources which you must know as a scholar. As I told you, Scopus, Web of Science, ProQuest, EBSCO, JSTOR, SSRM, OECD library, IEEE you explore if you are working on interdisciplinary area like energy management. Okay, Emerald, PsycInfo if you are a psychology scholar, Wiley. These are the major databases where you search. And these are all paid. Almost all of them are paid. SSRN till date is free, but it has been acquired by Web of Science, or what is called is Elsevier, very recently. So you will see shortly, even the content on SSRN will be paid also. Few days later, SSRN is now taken over by Elsevier. Okay, so you must know your area database. There may be, like if you are a psychology scholar, even PubMed. PubMed is another database. Okay, which is and I'm talking about clinical psychology. Okay, so if you are from that area, that could be one of them. But most of the people sitting here, EBSCO, ProQuest, okay, Scopus, and Web of Science. These are the major databases which you must know. You must have access of it. Okay, I nowhere in my slide you will find Google Scholar. Google Scholar is last choice. Okay, last choice, just to verify your result, what you found here. Do not use upfront, Google Scholar. Then, this is what I was showing you, Scopus interface. This where I searched for you. Okay, I'll take you shortly. This is the interface of Web of Science. I just added a snapshot here. This is the interface of EBSCO. And this is the interface of ProQuest. Okay, so depending upon your university, your college, wherever you are, and to whomsoever university you are affiliated to, they all have subscription of at least one of them. EBSCO, ProQuest, Scopus, or Web of Science. If they do not have, ask them.
ओके, इसलिए आपको मांगना पड़ेगा. इफ नहीं है तो go and ask for it. Okay, because that's very, it's like a soldier without rifle. What you will do in the field? क्या करोगे आप बैटलफील्ड में जाके विदाउट राइफल? Same is here also. You must have knowledge of these database. So let me go back to where we were. Okay. We were here. Now, after we know sources, after we know keyword, I will come back to keyword shortly. You need to find out something called search result, and then you need to synthesize, and that will become your literature review. Okay, that will become your literature for literature. I will demonstrate with you some example also with both the paper which I just showed you, each of the step which I will be doing here. So it will be not only a theory session, it will be like, demonstrating also actually what happened. Okay, so there are 3 stages of literature research, search. So as I have told you, first start with the research question. This is the stage 1. This is stage 2. This is stage 3. And finally, you find what is called literature review. First is search word. This is very important. Okay, you may have database or not, but first thing you need to have is that you must know what are the search word. Okay, sometimes search word are very simple, and sometimes search word you need to make, and you need to spend some time while constructing your search word. For example, look at this example. I wanted to do research on this. This is my research question. Now, this is a statement. Globalization of Chinese company. Okay. Globalization of Chinese company in 21st century. This is the research question or research theme. What I told you, you don't focus on research question, you focus on keyword. 1, 2, 3, 4 keyword are here. Globalization, Chinese companies, and 21st century. Look at the example. What I have done, I have divided all of them. What is the main topic or inquiry? Globalization is the inquiry. So globalization is my area. Angle of research, only firm specific. Globalization could be studied at economic level also, country level also, industry level also. I am only covering firm level or company level. Location focus may be there or may not be there. Okay, so my location focus is there, China. Why China? I will write why I am focusing on China. China is the largest industrial country and all that, blah, blah, blah. And this will I'll make a story that a lot of companies have globalized over the period in last 20 years, last decade. So I wanted to do a research on what are the factors which are related to globalization of Chinese company. And here time is the context. So 21st century is there. So you have, 21st century started from 2001 to onward actually. 2002 onward. Now, what is very important is I need to not only look for the main thing. Okay. Can anybody find out that this is a British spelling? US spelling will say S in place of Z. Okay. So how do I capture that? Synonymous, related term, alternative term, I need to create that. So which means I need to spend a lot of time in creating my searchable keyword. Searchable keyword. How? Like this. I need to create something called search grid. I'm using a technical word now. Search grid. Grid kya hota hai? Grid looks like this. This is a grid. Term 1, term 2, term 3, could be term 4, or it could be only 2 terms. Stress and performance. Okay. Alternative terms. What is the alternative term to term 1? What is the alternative terms to term 2? And can you see some operator here? And, or. So if you are going vertically or horizontally, so you have and or. These are called Boolean operator. Okay. Go to your library. Ask your librarian, how do you search books in catalog? They use this function called Boolean operator. And or there is a third one also called not. Not is excluder. I'm sure all of us sitting here
have read mathematics our school time, and we have done something called set theory. So this works on that principle. So searching is an art and science both. Search is never a random. And that is why when I was describing you steps, I told you search is like planned search. Strategy. You create something called search strategy. Let us go back to our example which we were doing, and let us see the related terms. Now globalization, as I said, S and Z, both version I have to take care. Okay, integration, I need to ask a question. Is integration a synonymous to globalization? Question mark. If I am not clear, who will answer this question? I will go to literature again. I will find out whether integration is same as globalization. If answer is yes, I will include this. If answer is no, I will exclude this. Second term was China. So China could be Chinese, China could be China even. So some people write in paper a study from China, somebody will write a study of Chinese company. Now companies, look at this, very interesting. Company's second name, alternative term is firm. Now this is plural, this is singular. Again, plural, singular. Singular, plural. And there is alternative term. Some people only write CO dot, which is another meaning, same meaning as company. Fourth term was 21st century. 21st century, 2000 onward, or you can also specify the time. All are correct. Now this is where I will be using or, when I will be in between this box. When I will be moving from one box to another, I will use something called and. Why and? Because I want globalization and China and firm and 21st century. So that will make my keyword. Let me show you here. Okay, so go here. So as I told you, and combining or combining similar term. As I was telling you, within a box, you will be going for or. Not is excluder. Okay. Let me take you to a database, and for your practice, let's go there. Okay. Discard. I go to database. I go to Scopus. Hope you can see my Scopus page. Yes or no? Just please confirm. Yes, sir. Yes. So I'm searching here now. So our topic was stress and performance. So stress and. Now remember, except Boolean operator, in any database you search, Web of Science, ProQuest, EBSCO, this Boolean operator are case sensitive. You need to write them in capital only. Stress and performance. Okay, so this is my search. Look at the number of result I got. 2,21,122 documents have stress and performance as in abstract of the paper, in the title of the paper, or in the keyword of the paper. If you go back, where did I search? I search here. Title, abstract, and keyword. This is the most common field. Okay. Now, let us say I want to narrow down this. This is a broad stress and performance in all contexts. I know I am studying only students. Okay. I am only studying student. Stress and performance. Okay. This is one set. And students. Now, student can be plural and singular. Now, what is the solution? I will not write both. I will use something called wildcard. Asterisk, star. What is the meaning of star? Let me zoom it out for you, so that you can see. Star means it will capture S, anything related to students, both. Student will be captured, student will also be captured.
Okay, so that is the meaning of star. So let us now search. Look at the number has reduced drastically from 2,22,000 to 4,682. Now I have all those paper, like this is called search string. जो मैंने अभी highlight किया है, ये मेरा search string बन गया है. Search कर रहा है इसको. Stress and performance and student. Okay. Now let's say I want to be more specific. Only university student or college student and college or, remember, or college or school. Okay, so anything, college student also, or let's say college or university. And student. Okay. See, more narrow down. This is now only college and university student. So all school student जिनका whichever is appearing in title, जो title में appear हो रहा होगा, जिसमें school student होगा, वो गायब हो गया. This is called funnel approach. I'm sure funnel देखा होगा. फनल ऊपर से बहुत चौड़ी होती है और नीचे अच्छे नैरो हो जाती है. घर में यूज करते हैं हम लोग तेल डालने के लिए. ओके, सो सेम थिंग इज हियर. सर्च ब्रॉड से शुरू होकर नैरो डाउन जाती है. नैरो डाउन कैसे होती है? जैसे जैसे आपका रिसर्च क्वेश्चन. अब मेरा रिसर्च क्वेश्चन पहले स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस था. अब मैंने कहा नहीं, मेरा फील्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट होगा और स्टूडेंट में भी सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी. Now this 1900 paper which I have retrieved are only from student. They are student, but they are only college student or university student. Okay, so you see here, जितने भी हमारे वर्ड थे जो हमने सर्च किए हैं वो बोल्ड होके आपको येलो के आ गए हैं. Okay, so they all are here. So I can further filter it. I have a ability कि मुझे सिर्फ चाहिए last 10 year में, तो मैं ईयर का फिल्टर लगा दूंगा. 10 ईयर में 10 से लेके 2010 से लेके, क्योंकि 2008 या 9 में तो एक स्टडी हुआ है पहले. सो आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन 2010 टू 2019 और लेट्स से 2021. तो मैं लिमिटर लगा दूंगा. अब और कम हो जाएगा, 1344 हो गया. दैट इज हाउ यू सर्च इन द डेटाबेस. दिस इज ए बिग आर्ट. Let me take you to the paper I was showing you. Let me show you what we have done and whether we have reported in the same way as I have told you. Now, let's go back to this paper. So there is a section called methodology section. Look at it here. Scopus में search किया, capital budget star. I hope you can see this. A capital budget star. Asterisk का मतलब है budget, budgeting, budgets, everything will be captured. Capital expenditure budget, this is a synonymous term. Or, can you see or here? Or investment appraisal, again a synonymous term. Or a project appraisal, or discounting method, again a synonymous. So this is how I have used multiple criteria, and then we have only taken all this stuff. Okay, so look at it. The final search structured, final search string structured was capital budget or capital or investment appraisal or discounting method. ये तो है पहला पेपर. Let's talk about second paper also, okay, which I was talking to you 5 decade of that. Over there also we must have reported similar thing. This is systematic review. This is not random review. This is not a अपनी मर्जी से जो मर्जी कीवर्ड लिया. Can you see here? Defining search term. पेपर में लिखा है. हाउ डू वी डिफाइन? हमारा एरिया था कैपिटल स्ट्रक्चर और एसएमई. लुक एट इट. आवर फाइनल these were table 2. Let's go to table 2 first. Look at this table 2. So our paper was related to capital structure and SME. तो दो इसमें है, capital structure and SME. SME के different version है, synonymous. SME small firm, small business. SMEs medium firm, small and medium enterprise.
कैपिटल स्ट्रक्चर के कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी, दीज आर ऑल कॉल्ड सिनोनिमस. सो व्हाटएवर इज योर एरिया, आपका जो भी एरिया, जो भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस पे भी आप लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं, यू नीड टू क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ सेट ऑफ सर्च टर्म. Okay, and you report in the paper. Look at this. This is a part of our table of a paper only. This is a published paper. Okay, so let me go back here, and you can see here union function was used. Okay, and can you see and here? So both the function. Here we have used another database instead of Scopus. We have used Web of Science. Let me take you to Web of Science also. Sorry, Web of Science. Web of Science. So Web of Science looks like this. Okay, so it requires institutional address. Since NIT Jaipur have access of this, so I have my account here. Let me see if I can correctly remember the password. These are paid databases. See, so my memory has not gone bad. So this is the database where you search. Same, let's search the same thing here. Stress and perform. So पहले ब्रॉड सर्च करेंगे. See, वहां पे 2 लाख आए थे पहली सर्च में, यहाँ पर 1,44,000 आ गए. ठीक है, और इसको नैरो डाउन करते हैं. सर्च इसने कहा था, क्या किया था, एंड स्टूडेंट कर दिया था, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट, and asterisk लगाया था मैं, if you remember. Search. See, only 855 here. Now the difference between Scopus and Web of Science, थोड़ा सा मैं difference बता देता हूँ. Web of Science covers only those journal which have impact factor, जिनका impact factor होता है. JCR में बता रहा था आपको, Journal Citation Report. But जो आपका Scopus है, उसमें आपकी कवरेज ज्यादा होती है. उसमें पेड, नॉट पेड और क्वालिटी जर्नल का कोई ज्यादा फिल्टरिंग नहीं है. ये सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल को कवर करता है. सो इम्पैक्ट फैक्टर वाले कम है. सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रिजल्ट हियर आर 855 एंड हियर वर 1344. देयर विल बी डुप्लीकेट, दोनों में डुप्लीकेट होंगे. यहाँ जो 1344 है और यहाँ जो 855 है, दोनों में ओवरलैपिंग होगा. वो इधर भी कवर है, इधर भी कवर है. कुछ लोग क्या करते हैं, जो कि सही तरीका भी है, आप यहाँ से भी पेपर लेते हैं, यहाँ से भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं. बाय द वे, डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ. दोज हू डोंट नो, ऑल पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, CSV एक्सपोर्ट कर दीजिए एंड जस्ट एक्सपोर्ट इट. एक बार में 2000 डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो सकता है. इट विल आस्क यू कि सेव कहाँ करना है. आप सेव कर दोगे, आपका पूरा बिब्लियोग्राफिक डिटेल, टॉपिक, टाइटल, ऑथर, जर्नल का नाम, पेज नंबर, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, ऑथर एफिलिएशन, DOI, सब कुछ डिटेल में आपका सेव हो जाएगा. That's what you will be able to achieve with this file. Similarly, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका. आप कहोगे सेलेक्ट ऑल, एक्सपोर्ट कर दो. एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में. एक्सेल में कितने रिकॉर्ड करने हैं, एक बार में 1000 से ज्यादा नहीं कर सकते. हमारे 1000 से कम है तो एक ही बार में हो जाएंगे. क्या क्या डाउनलोड करना है, फुल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दीजिए. सेम जो तरीका वहां देखा हमने, वही तरीका यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी फाइल सेव हो जाएगी. ये पूछेगा आपको क्या सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, फाइल का नाम बता दीजिए. लेट मी ओपन दिस फाइल, जो आप मेरी पहले स्कोपस की थी, आपको दिखा देता हूँ क्विकली, जो आपको हेल्प होगी. दोज हु आर नॉट येट डन any time searching on the Scopus, they can see this. Look at this. मैं बोल रहा था आपको, ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ऑथर आ गया, ऑथर का ID आ गया, टाइटल आ गया, जर्नल का नाम आ गया, ईयर आ गया, वॉल्यूम आ गया,
पेज नंबर, इशू नंबर, DOI आ गया, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, लिंक भी आ गया, डायरेक्टली यहाँ से पेपर पे जा सकते हो आप, ठीक है। एफिलिएशन आ गई ऑथर्स की और एब्स्ट्रैक्ट आ गया, इसको आप पढ़ सकते हो, इसको आप एनालाइज कर सकते हो। आप इसको पढ़ के बता सकते हो कि ये पेपर रेलिवेंट है मेरे लिए रिसर्च के लिए, ये नहीं। तो लिटरेचर भी जब आप करोगे, ऑल विल नॉट बी रेलिवेंट फॉर यू, कुछ रेलिवेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, सो यू विल एक्सक्लूड दैट। यू कैन इवन सी इसमें से कुछ एडिटोरियल होंगे, उनको निकाल दोगे। एडिटोरियल का फिल्टर वैसे उधर ही ऑनलाइन भी लग सकता है, स्कोपस में सर्च करते हुए यू कैन डू दैट। सिमिलर फाइल विल बी ऑफ योर वेब ऑफ साइंस आल्सो। वेब ऑफ साइंस का देख लीजिए फाइल। ओके, सो दिस वे यू कैन सर्च एंड डाउनलोड। ये थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होता है इसका, बट मोर और लेस सेम है। पब्लिकेशन, ऑथर, पब्लिकेशन में ये बता देता है कि ये जर्नल है, बुक है, क्या है। जे का मतलब जर्नल है, बी का मतलब बुक है, और टाइप इंग्लिश लैंग्वेज बताएगा आपको। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसमें। टाइटल, आर्टिकल का टाइटल देखिए, पहला पेपर ही यही है, सोशल मीडिया एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉलेज स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, मीडिएटिंग रोल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग पेपर है पहला ही। सो हमारे जो फ्रेंड प्रोफेसर जो मास कॉम पे काम करते हैं, मे बी उनके लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेलिवेंट सोशल मीडिया एडिक्शन। ओके, नॉट आई एम सेइंग डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कुड बी रेलिवेंट। डॉक्यूमेंट टाइप क्या, आर्टिकल है, और फिर मैंने जो बताया ऑथर के कीवर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट। लुक एट इट, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के यू कैन फाइंड आउट व्हाट दिस पेपर इज ऑल अबाउट। सो दैट वे यू कैन डाउनलोड द फाइल। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास स्कोपस नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो आप एक एक पेपर पढ़ोगे, एक एक पेपर पे जाके आप वापस से उनका निकालोगे। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही बारी में डाउनलोड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए पेपर। कुछ और टिप्स हैं, ठीक है। डॉलर का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने आपको एस्ट्रिक तो बता दिया जब आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। इसके अलावा आप एस्ट्रिक लगा दीजिए डॉलर के जैसा, डॉलर भी लगा दोगे तो भी सेम काम करेगा जो एस्ट्रिक करेगा, ठीक है। लाइक ये आप देखिए, ये वाला देखिए, कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेशंस। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी आप एस्ट्रिक लगा सकते हैं या डॉलर। अभी हमने लगाया था, स्टूडेंट में लगाया था। एक चीज हो रहा है, अगर आपका सर्च एक वर्ड से ज्यादा का है, अभी तो हमारा सर्च जो है वो एक ही वर्ड का था, स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस था, दो अलग अलग वर्ड है। बट से लेट्स से आई एम सर्चिंग ऑन, मेरा जो एरिया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर अब एक वर्ड है, ओके, इट्स टुगेदर, आई नीड इट, इट हैज टू वर्ड बट इट नीड टू अपीयर टुगेदर। तो आपको क्या यूज करना है, लाइक अनदर पॉपुलर एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, बोर्ड डाइवर्सिटी। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, बोर्ड डाइवर्सिटी। फर्म परफॉर्मेंस पे काम कर रहा हूँ, तो फर्म परफॉर्मेंस दो शब्दों से बना है, बट मुझे एक ही, जब एक इकट्ठा चाहिए, आई डोंट वांट इट सेपरेटली, ठीक है। लाइक ये देखिए नीचे एग्जांपल, क्लाइमेट फाइनेंस, दो अलग अलग वर्ड है, बट अगर आप इसको ये नहीं लगाएंगे, डबल कोट नहीं लगाएंगे सर्च करते हुए, तो क्या होगा, क्लाइमेट अलग से सर्च होगा और फाइनेंस अलग से सर्च होगा, कॉर्पोरेट अलग से सर्च होगा, गवर्नेंस अलग से सर्च होगा, कॉलेज अलग से सर्च होगा, स्टूडेंट अलग से सर्च होगा, बोर्ड अलग से सर्च होगा, डाइवर्सिटी अलग से सर्च होगा। इफ यू हैव सम डाउट, लेट मी टेक यू फॉर ए मिनट अगेन बैक टू डेटाबेस और आपको डिफरेंस दिखा देता हूं। ओके, सो लेट्स गो बैक हियर एंड लेट्स डू ए फ्रेश सर्च। ओके, और मेरा जो सर्च एरिया है, लेट्स से वो है क्लाइमेट फाइनेंस। पहले मैं लगा रहा हूं और फिर मैं हटाऊंगा। क्लाइमेट फाइनेंस में सर्च करना चाह रहा हूं। क्लाइमेट फाइनेंस इज ए न्यू टाइप ऑफ फाइनेंस जो अभी लेटेस्ट आया, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। 658 डॉक्यूमेंट आए जिनमें क्लाइमेट फाइनेंस इकट्ठा वर्ड अपीयर हो रहा है। आपको चेक करना है तो आप यहाँ जाइए, एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा जहां पे इकट्ठा वर्ड यूज हो रहा होगा। क्लाइमेट, लुक एट इट, थर्ड पेपर में मिल गया हमें, क्लाइमेट फाइनेंस टुगेदर। अलग अलग नहीं आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं होगा क्लाइमेट फाइनेंस, इसके वर्ड कहीं ना कहीं यूज होगा। लेट मी नाउ रिमूव और आपको डिफरेंस दिखाता हूं, और आपको तब समझ आएगा कि हमें ये डबल कोट्स क्यों लगाना है। सर्च, अब देखना कितना हवाई जात रिसर्च आएगा। 3837 हो गया है, 600 से 3800 बन गया।
अब हुआ क्या है, क्लाइमेट अलग सर्च हुआ है और फिनेंस अलग सर्च हुआ है। क्लाइमेट अलग, फिनेंस अलग, वो नहीं चाहिए मुझे, तो दोनों इकट्ठे वर्ड चाहिए। तो दैट इज व्हाई द यूज ऑफ दिस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्रंकेशन भी बोलते हैं। दिस हाउ यू ट्रंकेट व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन डेटाबेस। लुक, व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन डेटाबेस यू नीड टू नो द हाउ डेटाबेस सर्च। आपको मैथमेटिकली नहीं जाना है उसके पीछे, बट आपको उसकी लैंग्वेज तो समझना पड़ेगा। अगर किसी को आपको चाइनीज में बात करनी है तो आपको पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। फिर तो ओके 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 खत्म हो जाएगा, और उसके यहाँ ओके का मतलब नो होता है, मेरे यहाँ ओके का मतलब यस होता है, तो गैप हो जाएगा कम्युनिकेशन। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए हाउ डू डेटाबेस इंटरैक्ट, सर्च कैसे की जाती है, लिटरेचर कैसे निकालते हैं। हम सब लोग लिटरेचर निकालेंगे। आप लिटरेचर रिव्यू पेपर लिखिए ना लिखिए कभी भी, चाहे आप हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, हिंदी के स्कॉलर हैं, आपको भी लिटरेचर रिट्रीव करना है। कहां से करोगे, कैसे करोगे, यू नो दिस इज द वे यू विल बी डूइंग। एनी क्वेश्चन हियर? ओके, एक चीज और बताना चाहता हूं, वाइल्ड कार्ड। ठीक है, जहां पर आपके लैंग्वेज का कंसर्न है कि लेट्स से मेरे पास दो चीजें है, वुमेन। अब वुमेन की दोनों स्पेलिंग ठीक है जो मैं लिख रहा हूं, MEN भी ठीक है और MAN भी ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इसको यूज करूंगा तो मैं ये मिस कर दूंगा, इसको यूज करूंगा तो ये मिस कर दूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है, मैं जहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम थी ना ए और ए की, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं। क्वेश्चन मार्क लगाते ही दोनों आ जाएंगे। जस्ट क्विकली आपको दिखा देता हूं मैं, स्क्रीन थोड़ा सा रोटेट करके। लेट्स गो बैक। लेट्स से पहले मैं सिर्फ वुमेन सर्च करता हूं, ठीक है ना। लुक, कितने डॉक्यूमेंट आ गए। अब देखना भी क्या होगा, सिर्फ ये वुमेन EN सर्च हुआ था अभी, अब ये वाला करता हूं, ठीक है। लुक एट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हैज चेंज, दे मे चेंज और दे मे नॉट चेंज सम टाइम। कई बार डेटाबेस अपने आप उठा लेता है, ट्रंकेशन लगाता है, बट नहीं भी है तो आपको ट्रंकेशन करना है, वाइल्ड कार्ड दिखाना ही है। You have to use wildcard wherever there is a problem of the different type of words, ठीक है। सो वहां पर आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि आप ये वाला चीज यूज करें कि क्या आपका कंसेप्ट है। ये मैंने आपको अभी अभी ये बताए हैं सारे। क्वेश्चन मार्क, स्टार, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करके तो दिखा दिया मैंने आपको, बट आपको मैंने इसका समझाया नहीं। मतलब पैरेंथेसिस होता है ऑर्डर के लिए, पहले यूनिवर्सिटी सर्च करेगा फिर कॉलेज, ठीक है। अगर मुझे चाहिए पहले कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, फिर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट। एज आपको ध्यान हो, अगर मैंने ऐसे ही किया था और एटीट्यूड और जोड़ दिया मैंने। लेट्स से मैं स्टूडेंट एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहा हूं। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। उनसे पूछना चाह रहा हूं कॉलेज स्टूडेंट से, व्हाट डू यू थिंक, सोशल मीडिया एडिक्शन है या इससे आपको फायदा होता है? तो उसमें आप एटीट्यूड आपको फिर एंड लगा के वापस लगाना पड़ेगा। ये है ऑर्डर, पहले ये होगा सर्च, फिर ये होगा सर्च, स्टूडेंट सर्च होगा, फिर एटीट्यूड सर्च होगा। बट यूनियन फंक्शन है, एंड है, तो इसलिए वो कंबाइंड सर्च होगा। ओके, लेट्स गो फर्दर। एज आई टोल्ड यू, ये मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस में ही सर्च करना है, गूगल में नहीं सर्च करना है। People think that by searching in Google, literature is complete. Bad. Okay. When you will send your paper to top tier journal, A star, A, 4 star, A, B, A, C, Q1, they will reject simply. They won't accept that this argument. और वहां आप ये नहीं बोलोगे कि my university don't have Web of Science or Scopus. No. In today's age, where we are talking about platform economy और sharing economy, आज की डेट में तो आपको सोर्स तो आइडेंटिफाई करना ही है। एंड आई एम श्योर ऑल यूनिवर्सिटी हैव एट लीस्ट वन ऑफ देम। ओके, कोई ना कोई तो होगा, एप्सको होगा, प्रोकास्ट होगा, या आपका स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, दोनों में से कोई भी हो। अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोग डायरेक्टली जो है लिटरेचर रिव्यू ढूंढने के लिए पेपर पे कूद जाते हैं। दैट्स वेरी बैड हैबिट। ओके, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू दोज हु आर परस्यूइंग योर डॉक्टरल program.
जो अपना डॉक्टरल प्रोग्राम अभी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ट्रू है। प्लीज नोट दैट नेवर डायरेक्टली स्टार्ट विद रिसर्च पेपर, ओके, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ओवरव्यू चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, डेफिनेशन चाहिए तो यहां जाइए। कहां मिलेगी हमें सबको पता है, लाइब्रेरी कैटलॉग, आजकल तो ई कैटलॉग बन गए। पैंडेमिक में ये तो अच्छा हो गया दैट एवरीथिंग इज ऑन ई, एज वी आर इंटरेक्टिंग ई। आप लोग सोनीपत में बैठे हैं एंड आई एम सिटिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, सो बट वी आर इंटरेक्टिंग। अगर आपको करंट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए टॉपिक के बारे में तो यहां से मिलेगी, मैगजीन, न्यूज। अगर आपको करंट रिसर्च चाहिए, स्कॉलरली रिसर्च चाहिए, फिर आप यहां जाइए। आपको यही डिफाइन पता नहीं लग रहा कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो कोई भी पेपर जो है सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन नहीं करेगा, वो कंटेक्स्ट में डिफाइन करेगा। बट आप सस्टेनेबिलिटी को दूसरे कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं, सो बेटर टू गो हियर। नंबर 1, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डू नॉट रिलाई ऑन वन डेटाबेस। एंड दिस आल्सो आई हैव टोल्ड यू, गूगल स्कॉलर पे आई एम नॉट अगेंस्ट गूगल स्कॉलर बिकॉज इट इज फ्री, नो, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज गूगल स्कॉलर की प्रॉब्लम बताता हूं आपको क्या है। आपको मैंने अभी दिखाया कि आई कुड हैव डाउनलोडेड ऑल द रिकॉर्ड, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं आपको गूगल स्कॉलर पे लेके जाता हूं, ठीक है, और वही सर्च कर रहा हूं, स्ट्रेस। एक चीज और ध्यान रखिए जो मैं बताना भूल गया हूं, जब भी आप एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे सर्च करने जाएंगे, आपकी सर्च वर्ड, सर्च स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। Your search string should not change if you are jumping from one database to another database. अब यहां पे भी आप वही सर्च करेंगे जो वहां सर्च कर रहे थे, सर्च एंड परफॉर्मेंस, स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस। अब देखिए यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 51,20,000 तो आपके पास साइटेशन है, 51,20,000 तो आपके पास रिजल्ट है, बट कैन यू डाउनलोड एनी ऑफ देम? नो, सब रिकॉर्ड में डाउनलोड नहीं कर सकता। दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। मैं सारे तो अभी नहीं पढ़ सकता, स्कॉलर को तो अपने को रिकॉर्ड डाउनलोड करके बाद में पढ़ना है ना डिटेल, आई कैन नॉट डू दैट। यहां मैं फिल्टरिंग नहीं कर सकता, ईयर की फिल्टरिंग नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे क्वालिटी फिल्टर नहीं कर सकता, एरिया फिल्टरिंग नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे बुलिनियर ऑपरेटर को अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा। All that problem are there. That's why I discarded and I told you this slide. Okay, जो लास्ट मीनिंग है, लास्ट वर्ड है ना, कि गूगल स्कॉलर को आप सिर्फ चेकिंग के लिए यूज कीजिए, नॉट मोर देन दैट। लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आई विल नेवर एडवाइज यू, एंड नो गुड स्कॉलर विल एडवाइज यू कि आप गूगल स्कॉलर से लिटरेचर रिव्यू कीजिए, इवन दो यू से कि नहीं है मेरे पास, गो एंड सर्च। In today's age, there is no doubt. ये मैंने आपको करा दिया। You also must know that what are the leading publication house of your area. अब ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है, ये सारे के सारे बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंस के हैं। सेज पे आपको हिस्ट्री वाले का भी मिलेगा, ऑक्सफोर्ड पे हमने अब देखा था, हमारे जो प्रोफेसर थे मास कॉम के, उनका भी एरिया का था जर्नल, तो सबको इधर ही मिल जाता है, ऑलमोस्ट सब। I'm not saying हिंदी वाले का भी इधर मिलेगा because that I don't know, to be very honest. But most of the social science पे यही जर्नल चलते हैं। इसको आप साइंस डायरेक्ट भी बोलते हो, एल्सेवियर, सेज, नेचर, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल, टेलर एंड फ्रांसिस, पैलग्रे मैकमिलन, एमराल्ड, वाइले ब्लैकवेल, इनफॉर्म्स, इफ यू आर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कॉलर, IEEE। अगर आप इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट में हो, इंजीनियरिंग प्लस कॉमर्स में हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 2 एरिया के हैं, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो 2 एरिया का, स्प्रिंजर, वाइले। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर पब्लिकेशन हाउस एंड दे ओनली पब्लिशेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड रेप्यूटेड पब्लिकेशन हाउस। ये सारे रेप्यूटेड है, ठीक है, और फिर इनमें आपका कोई इशू नहीं रहेगा क्वालिटी वाला। मोस्ट ऑफ देम आर कंट्रोल्ड फॉर क्वालिटी, सब के सब जो आपके स्क्रीन पे हैं। ये रेलिवेंट नहीं रही क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही, जब एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा था
कि मास कॉम के लिए रैंकिंग, तो ये मैंने आपको ये वाला बताया। बट अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में हो तो ये वाली चलती है। एक और रैंकिंग चलती है बिजनेस मैनेजमेंट में, CABS, दिस इज चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल। ये यूके से निकलती है। यहाँ A स्टार होता है, यहाँ 4 स्टार होता है, यहाँ A होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ B की जगह 3 और 2 होते हैं, यहाँ C की जगह 1 होता है। Only one is numeric ranking, another is alphabetic ranking. This come from Australia, this come from UK. और हर कंट्री की अपनी अपनी रैंकिंग है। इंडिया की कोई रैंकिंग नहीं है, इंडिया की एक ही रैंकिंग है जिसको कोई ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं करता, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी मिक्स काइंड ऑफ रैंकिंग। वो रैंकिंग भी नहीं है, लिस्ट है, लाइक UGC केयर लिस्ट एज वी आर टॉकिंग। एंड वी सी ओवर द ईयर दैट लिस्ट इज आल्सो वेरी डायनेमिक, चेंज होती रहती है। बट ये चेंज नहीं होते हैं, आई मीन A स्टार नहीं चेंज होते, ये रहते ही वही है। ये टॉप टोटल इसमें करीब करीब 3000 जर्नल है, तो 3000 में से 5% ही आपके A स्टार होते हैं। Only 150 are A star, all area, I'm not talking about one area। इसमें सब हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के सारे, कॉमर्स के सारे, और जो बाकी कोलीग्स हैं कुछ एरिया के, साइकोलॉजी, मास कॉम, उनके भी मिल जाएंगे आपको कुछ ना कुछ। Now whenever you are doing any systematic literature review, you need to create something like this. This is called summary of your review paper. Instead of showing you this, let me take you to the paper which I was discussing with you. Okay, so this was the paper I was discussing with you, which we recently published. So this is same as I've shown you just now on the screen. This is called how we have extracted data, okay, and how we have analyzed the data. और इन अदर वर्ड, ये दूसरे पेपर में ये है, लेवल 1 डेटाबेस, लेवल 2, लेवल 3 एंड ऑल दैट। इससे पहले व्हाट इज योर फुल मेथोडोलॉजी, इवन दैट यू गिव हियर, लाइक यू गिव हियर स्ट्रक्चर, इंडिकेटर, टूल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेपर? डिस्क्रिप्टिव, बिब्लियोमेट्रिक, कंटेंट एनालिसिस। तीन मेथोडोलॉजी यूज की है, 3 मेथड यूज किए हैं। Sir, can you please zoom it because we are not able to see? Okay, sure. I hope now can you see, please? Yeah, it is better. Okay, so these are, I can share these paper later, no problem. So you have to pictorially present, what you are doing. And research कहती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और एडिटर भी यही बोलते हैं, और एक आइडियल रिव्यू आर्टिकल का लास्ट स्टेप भी यही था। आपकी फिगर्स और टेबल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। As you read it, it is explaining you everything. Like, let me rotate back. Okay, so this is self-explanatory. Nobody will have question. And another problem is that we have very limited space of writing a paper, 8,000, 6,000 word only. Top journal में आपको इससे ज़्यादा space नहीं मिलता, 8,000 word, and they are very strict. Okay, and we Indian are trained, write, लिखते ही जाते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग। That's bad habit of ours. छोटे छोटे पैराग्राफ में हम बात नहीं करते, हम स्क्रिप्ट लिखते जाते हैं rather than summarizing it. Okay, so synthesize करने की जगह we keep on writing. तो उस प्लेस पे पिक्चर्स और इमेजेस बहुत ज्यादा काम करती हैं। फ्लो चार्ट, okay, so this is giving you the whole picture, how data was extracted, why it was included and why excluded, what was the keyword, everything is given here. So you use a lot of pictures. How is the publication trend? Okay, let me go back to my slides back here, which I was showing. Similarly, you give full review. First of all, you define your research question. Okay, so research questions are there. This I have taken from this paper, and this is the best journal, IJMR, International Journal of Management Review. Only review paper are published here. This is a dedicated journal for review paper. Then you say a scope of the study, only ABS, conceptual boundary, keyword, what keyword you have taken. Look at the all keyword are given here. Time frame, everything is picked. You need not to write much story now in the paper. Your writing space will be reduced if you present your analysis or your scheme of methodology like this. Another example. Okay, so
I can give you many more examples. Like 2 more examples I've shown you from my paper. Next step is that whenever you found anything, always keep a record of that. Okay. So if I ask somebody sitting in this group, and let me check your memory, how sharp is your memory? Can anybody tell me in this group exactly 3 weeks before, आज से 3 हफ्ते पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? I'm sure it's a difficult question. Okay, if unless and until somebody got a pattern कि मैं फ्राइडे को यही खाता हूँ, वही पकड़ पाएगा कि मैंने क्या खाया था 3 हफ्ते पहले. If it was Friday. Okay, so today is Wednesday. So maybe Wednesday people say Wednesday को मैं यही खाता हूँ. Only they will be able to answer this question. Pattern. Otherwise, we randomly do things, so our memory is very short. We don't remember. एक हफ्ते पहले का नहीं याद रहता है हमें, 4 दिन पहले का नहीं रहेगा याद. And when you are doing literature search, you are finding literature from different places. So you forget what you are searching, where you are searching, what are your keywords, where you are putting Boolean operator, what was the filter you have used. So what you need is you need to create a track of it. Always keep a track of it. What does that mean? That means you need to keep a record of what you have done, what you have not done, क्या छोड़ा था, क्या लिया था, कौन से ऑपरेटर यूज किए थे, कौन से सिनोनिमस यूज किए थे. All that need to be recorded. Remember, systematic review is systematic in approach. That is the only thing in systematic review you need to remember. Systematically करना है हमको. So systematically यही तरीका है अपना करने का. इसके लिए जरूरी है आप एक सर्च लॉग बनाएं. सर्च लॉग क्या होता है? सर्च लॉग ये बताता है कि आपने क्या सर्च किया, कब सर्च किया, किस डेटाबेस पे सर्च किया, क्या कीवर्ड यूज किए. मैं आपको दिखा रहा हूं ये. Something like that in Excel, Word, PowerPoint you can create. So प्रोजेक्ट का नेम यानी पेपर जो मैं कर रहा हूं, बोर्ड डाइवर्सिटी एंड फॉर्म परफॉर्मेंस. Type of the paper, literature review paper. Who is the owner? Satish Kumar. When is the start date? May 2021. This is something called being systematically in your approach. और ये आपके लिए याद रखना जरूरी है. क्यों जरूरी है इसका एग्जांपल और बताता हूं. आपने जो अभी पेपर देखा, जब हमने सर्च किया, हमने मई में ये सर्च किया डेटा और पेपर लिखना शुरू किया समवेयर इन अगस्त में तो हम भूल जाएंगे हमने क्या सर्च किए थे, कीवर्ड क्या थे, जब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो मेक श्योर व्हेन यू आर सर्चिंग यू क्रिएट दिस लॉग, व्हाट इज कॉल्ड सर्च लॉग. 12 अगस्त को मैंने क्या सर्च किया, टाइम भी डालते हो आप कई बार, ये दिखाने के लिए. आई एम श्योर जिन्होंने साइंस किया है वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है ना. अपने ग्रेजुएशन टाइम में या इवन स्कूल टाइम में साइंस जिनके पास था वो अप्रिशिएट करेंगे इस आइडिया को कि जब हम साइंस लैब में जाते थे तो लैब मैनुअल होता था. उस मैनुअल में स्टेप्स लिखे होते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. सिमिलरली सिस्टमैटिक भी यही है कि आप जब भी स्टेप्स कर रहे हो उनको रिकॉर्ड कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड रिसर्च. आप एविडेंस दिखा रहे हो जो भी रिसर्च कर रहे हो आप, ठीक है. इससे आपको 2 फायदे होंगे. कल को आप पेपर लिखोगे, आपको उधर प्रेजेंट करना है कि क्या कीवर्ड थे, कहां सर्च किए थे और क्या रिजल्ट थे आपके. आई शोड यू, लेट मी अगेन शो यू for the reiteration. Look at it. Even it will be written in the text of this paper कि कब सर्च किया था, ये वहां लिखा होगा ऊपर समरी में. मैं उसमें नहीं जा रहा अभी. So make sure that you create something like this, what is called search log. और क्या आपको मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, और आपको क्या मिला उसमें, आपको कुछ और सर्च करना है. लाइक यहाँ लिखा है मैंने नीड टू लोकेट मोर आर्टिकल ऑन जेंडर डाइवर्सिटी. यहाँ मैंने लिखा नीड टू आर्टिकल विच आर फ्रॉम कम्युनिकेशन फील्ड, बिकॉज वहां से पेपर मिल रहे हैं. जेंसन एंड मैकलिन का पेपर टॉप साइटेड मिला मुझे इसमें, तो मुझे पता चल गया कि ये पायनियर वर्क है, जेंसन एंड मैकलिन. So that's how you get to know it. This is another example. ये पेपर में से लिया मैंने. कब करा, क्या हिट आए, कितने मिले, कितनी यूनिक एंट्री, कौन कौन सा डेटाबेस यूज किया, एमराल्ड किया, क्या कंटेंट थे, क्या डेट थी सर्च करने की, सब.
no database is complete in itself because research is evolving. अभी आज सर्च कर रहे हो स्कोपस पे और कल किसी ने पेपर लिख दिया तो आप उसका ट्रैक कैसे रखेंगे? उसका ट्रैक रखने का तरीका है, और कई बार आपके कीवर्ड एक्यूरेट नहीं होते, तो उसके दो तरीके हैं, एक तो है बैकवर्ड सर्चिंग और एक होता है फॉरवर्ड सर्चिंग। बैकवर्ड सर्चिंग है कि जो आपने जर्नल आइडेंटिफाई कर लिया आर्टिकल, ठीक है, उनकी रेफरेंस लिस्ट में जाओ, ठीक है। वी नो दैट आफ्टर एवरी पेपर देयर इज रेफरेंसेस, लेट मी शो। तो सबको पता है लास्ट में हम रेफरेंसेस देते हैं, कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद ये रेफरेंसेस है, इनकी ट्रैकिंग करना, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रेफरेंस। इनमें जाके देखना, हैज आई मिस्ड एनी पेपर विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर, यहां से आपको पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड सर्चिंग। फॉरवर्ड सर्चिंग, फॉरवर्ड सर्चिंग क्या है? जो पेपर साइट किए हैं मैंने, ठीक है, नो सॉरी, जो पेपर को इन्होंने साइट किया है। अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं दोबारा। सो लेट मी टेक यू टू स्कोप। Okay, so let me go here. Now this is saying, this is the paper, ये बोल रहा है कि 24 साइटेशन है इसकी, इसका मतलब इसको 24 लोगों ने साइट कर दिया है, तो मैं जिन्होंने साइट किया उस पे जाऊंगा। अब मैं कैसे पता चलेगा? मैं इसको क्लिक करके तो पता नहीं कर पाऊंगा ये, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल स्कॉलर एंड गोइंग टू ए स्पेसिफिक डेटाबेस लाइक वेब दिस जो हमारा स्कोपस है। अब मैं वापस स्कोपस पे जाता हूँ, okay? और स्कोपस पे जाके अब मैं पेपर सर्च करता हूं, आर्टिकल का टाइटल, एंड आई से प्लीज सर्च दिस, सर्च दिस पेपर, दिस इज द डॉक्यूमेंट, एंड कैन यू सी हाउ मेनी पीपल हैव साइटेड? 23 साइटेड। वहां कितना साइटेशन दिखा रहा था? 24 साइटेशन। तो एक का गैप है, वो हो सकता है अभी अपडेट नहीं हुआ। स्कोपस जो है वो डेली और 2 दिन में या 3 दिन में, कई बार हफ्ते में अपडेट होता है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, कौन है वो 23 लोग, मुझे उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये वो 23 लोग हैं जिन्होंने हमारा पेपर जो हमने लिखा था कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको साइट किया है। तो इन सब की मैं आराम से डाउनलोड कर सकता हूं, इनको मैं डाउनलोड करता हूं, और मैं फिर अपना जो ओरिजिनल डेटाबेस था जिसमें मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर पेपर रखे हैं, उसमें देखूंगा हैज आई मिस्ड एनी ऑफ द पेपर। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड सर्चिंग, बैकवर्ड सर्चिंग एंड फॉरवर्ड सर्चिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है लिटरेचर सर्च करने। ओके, सो एवरीबडी शुड बी डूइंग इट व्हेन दे आर व्हेन यू आर डूइंग द लिटरेचर सर्च, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको जो नई स्टडीज है उनको आप मिस नहीं करोगे। होता क्या है, मैंने सर्च एक आज करी, आज है 15 जुलाई, सॉरी जून, Okay, उसके बाद 15 दिन मैंने कोई काम नहीं किया, 30 जून को फिर सर्च करने लग गया। 15 और 30 के बीच में कुछ तो पेपर आए होंगे ना। इफ आई डू नॉट अपडेट माई डेटाबेस, देन आई विल बी मिसिंग, और रिव्यूअर मुझे बोलेगा आपने तो ये वाले पेपर लिए ही नहीं है, यू हैव नॉट रेफर्ड दीज न्यू पेपर। तो टू बी अपडेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए ये जरूरी है। शिफाली मैडम, टिल व्हाट टाइम वी हैव टू कवर? We will be closing here, sir, because now we have to start with our with our another program. No problem. And you please join us during that program as well, sir, because Okay. ma'am would also be there. So I hope we got some tips on how literature review is done and what is the benefit of doing literature review and what is the contribution of a literature. Okay. So what I do is that I do a very detailed workshop of 12 hours on literature, systematic review, bibliometric, meta-analysis. Since it was a one session only, so I could introduce the topic and the processes. I hope my session would have made some difference, not today, maybe later, part of your research journey to all of you. If somebody has some question, can please ask before we close and Excuse me, sir. Yeah, please. Can I contact to you for the guidance regarding writing paper? Sorry? Via email? Can I contact you via email for guidance for paper writing, sir? Yeah, I'm open for that. No problem.
We are. That's the basic purpose of we are in this profession, to help people. Thank you, sir. Thank you very much. So here, sir, if you allow, we can take 2 more questions if anybody have. Sure. तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ सवाल सर हमारे चैट बॉक्स में भी आए हुए हैं जो आपके सेशन के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने रखे थे. मैं रीड आउट कर देती हूँ फॉर योर आंसर्स. So Chitra ji is saying, sir, please show how to write the objective and research problem for such paper. I think Mike, I have answered your question. I showed you that how we can do that. I showed you the paper on capital budgeting, so you clearly write what are the research objective, why you are doing it on SME and capital structure of SME only, and you list out the objectives. What are the objectives of each of the paper? Even post this session, I will share 2-3 papers with madam, and she can further share with you. And even after that, you have some problem, feel free to write to me. My email ID is here only, and I can write in chat box also. Here it is. Okay, or if you just Google me, you will find. I think first or second search you will find. Yes. Thank you, sir. I think there is no other question, ma'am. Yeah, there is one more question. Which is the best database for the social science? Yeah, social science, generally we use AppSco, ProQuest, Scopus. Scopus is largest in coverage actually. Okay, that's why Scopus is most, you will find in most places the Scopus is being subscribed by university. Okay, and Scopus is the one which is, which has coverage of all area. Like social sciences is biggest represented in Scopus. So I will certainly say that, Scopus is one which you should be looking. But as I said in my session, and I will again repeating it, do not rely on one single. Okay, like आपको Amazon पे product नहीं मिलता तो आप Flipkart पे जाते हो, और vice versa. So सबकी कोई ना कोई limitation, and that's why competitor exists. तो same यहाँ पे भी यही है कि किसी ना किसी database की कोई ना कोई limitation होती है. So please check in other database. Maybe in finally you follow one only. So thank you so much for answering all my questions. Please accept my gratitude. Thank you. So one more thing that I would like to bring to the information of all the participants, and I would like you also to comment on it. There is this website called SkyHub, where we can download the papers which are otherwise paid. So if you would like to share about that as well. So that is for downloading the paper. Okay. Please note that I have not covered downloading part of it. I have covered searching part of it. Okay. So searching and downloading, two different things. In Scopus, you won't be able to download the paper. You will be only able to download their bibliographic information. So वो search database है. पूरा पेपर डाउनलोड करना है तो आपको इंडिविजुअल जर्नल पेज पे जाना होगा. For that, your subscription is required. Regarding SciHub, I prefer not to comment. Why? Reason is we are in a academic forum sitting here, and there are two sides of coin of it. So generally it is anti to those who are running these publication houses. So they say if science is closed, so SciHub is a solution. Yes, you can use it for your own personal purpose, but officially nobody will promote in any university that SciHub is the place where you should be downloading actually. Right, sir. Thank you so much. Okay, so for your own purpose you can do it, but never ever at an institutional level we can talk that we are using SciHub instead of we have subscribed for journals. Right. Because every paper got copyrighted material, and SciHub is is a number two tarika of getting those paper downloaded actually. So I want to encourage you, because there are something called ethics in research, and I'm sure during this refresher course somebody must be touching upon ethics in research, how to ethically use resources. So it comes under research ethics also. Right, sir. Thank you so much. जी, बहुत धन्यवाद sir. I hope that the queries which you have in your mind are settled by our very learned and respectable resource person of the day, Dr. Satish Kumar ji. And we are really thankful to you, sir, for sparing your very valuable time for this session, and it was very insightful.
और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ सीखी कि किस तरह से आप वेरियस डेटाबेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं और कैसे रिव्यू से भी पेपर लिखे जा सकते हैं, एक वो भी है एस्पेक्ट। और ये आजकल बहुत बढ़ भी रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर पे जो लोग लिटरेचर से आते हैं उनके लिए तो इसका ट्रिमेंडस यूज़ है और पीएचडी थीसिस में भी इवन उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो लिटरेचर से लोग हैं। सो आई होप दैट यू ऑल हैव बेनिफिटेड from his deliberations, and we will be looking forward and to him in the next session as well during the inauguration program. And now I would like to invite Dr. Madan Rathi ji for a formal vote of thanks to the sir for this session. Yes. Thanks Shepali ma'am. मैम जैसा कि हमने सर का बायोडाटा देखा तो वो लगता है कि सर ने आधा अधूरा दिया है, क्योंकि इसमें सर ने ना हमें सारी की जो बात सर ने स्टार्टिंग में कही थी कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, वो लास्ट तक जो सारी स्लाइड सर आपने हमें दिखाई, तो हर एक जो स्लाइड है सर वो वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस। और सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं आपने हर एक स्लाइड के माध्यम से डेटा का और लिटरेचर का सारा बताया। और मेरे को लगता है यदि सर हम इसका 50% भी अप्लाई कर पाए तो पहले से हम बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और जो जिराफ वाली फोटो है आपने उसमें तो वो जो स्लाइड वो सबसे बड़ी अच्छी सर उसमें क्लियर है, तो इसके लिए बड़ा थैंक्स सर। और हम आगे फिर मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे जुलाई में एक रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है हम उसमें से आएंगे और मैम आपको बुलाएंगी और फिर दोबारा फिर हमें मौका मिलेगा किसी नए टॉपिक के ऊपर या इसी के ऊपर और डिटेल से जानने का। और जो प्रॉब्लम होगी सर वो आपका डेटा मेल वगैरह सारा जैसा कि HRDC के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाया जाता है वो हमें मिल जाएगा, तो इसके लिए बड़ा थैंक्स सर आपने। और इसमें विशेष बात क्या है कि सर आपने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से हमें बताया और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ही लगभग सभी पार्टिसिपेंट होते हैं, तो इससे इजी हो जाता है सर जो आपने बताया वो समझना, तो हमने बड़ा आसानी से हम समझ पाए। तो थैंक्स प्रोफेसर सतीश जी और अगेन शेफाली मैम जी कि सर ने हमें बहुत कुछ बताया। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मदन जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर हम यहाँ पे ना तो कोई ब्रेक ले रहे हैं और ना ही डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और आप सब लोगों से एक बारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ दिस सेशन। और प्लीज अपने वीडियोस को ऑफ मत करिएगा। वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग, यू हैव बीन द एल्यूमिनाई ऑफ दिस HRDC। हमारे सर इस प्रोग्राम के अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स जो है वो पिछले कई प्रोग्राम्स करके जा चुके हैं यहाँ से। आप सब लोगों को पता है वीडियोस ऑन रखना कंपलसरी है, तो प्लीज बंद मत करिए। और उसका एक और फायदा होता है मैडम कि ये ऑनलाइन टीचिंग में ये रहता है कि वीडियो ऑफ है और वी मेट समवेयर, तो आप तो कहेंगे जी मैंने आपका भाषण सुना था जी, आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी और मुझे तो पता ही नहीं है। तो जब तक हम इसमें ये रहता अभी नाउ आई कैन सी हु इज डॉक्टर चित्रा who has asked some question, so wherever I will meet her in future, so I can recognize. I can't say 100% that yes I will be recognizing each one of us, but ज्यादातर को तो वैसे भी फेस टू फेस का यही I'm teaching is, और हम तो खुद टीचर हैं एक्चुअली तो चाहे टीचिंग तो वही है कि आप जुड़े हैं सबसे। सो मेक श्योर जो मैडम ने कहा उसका एक एडिशनल एडवांटेज मैंने बता दिया ऐसे। यस, सो सुभाष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद वो हाथ खड़ा किया। मुकेश जी, अनीता रानी जी, सब लोग प्लीज वीडियोस ऑन करिए। शमी, मीनाक्षी, सुचेता। सर आर यू गेटिंग मी? सुन पा रहे हैं? यस प्लीज। सर पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि सीने में एक आग लगाए रखते हैं, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ सर, ये कि सीने में एक आग लगाए रखते हैं, मुझको मेरे ख्वाब जगाए रखते हैं, उसको यकीन है कि धार लगा रखी है तलवार पर, मगर आप भी कलम को खून पिलाए रखते हैं। आपकी कलम और जो आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, वी ऑल आर डूइंग आवर बिट्स एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो वैसे जस्ट अब सेशन हो गया, सो फॉर्मल पार्ट इज ओवर दो, but I also belongs to the same fraternity, same state of place, so
Kurukshetra is my hometown and I feel privileged to talking to people back. वहीं के लोगों से दोबारा बात करना हमेशा ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये जो आग है ना हम सब लगा सकते हैं actually. So and if we really contribute that way, so imagine the kind of research productivity of this country will go where actually. So thank you for your nice word, but we all are doing our bits and pieces actually. Sir, I will take a minute so that we may start with that session. So excuse me for a minute, sir. Sure.
जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, madam. I'm extremely happy to join this event, and thanks for inviting me to be the part of this event. Thank you very much. Thank you so very much, sir. Indeed, it's a privilege for me and for all of us to have you here in our HRDC. Maybe it's a virtual meeting today, and we hope to see you very soon in a real mode, in a real avatar here in our university, to sometime in other programs to come. And we will be looking forward for this program as well. And और हम सब लोगों के लिए ये एक और गर्व की बात है कि जो आज हमारे साथ हमारे जो मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, वो हमारे मैनेजमेंट से ही के ही विषय के हैं। और being the part of this management fraternity, it's a more proud privilege for me to have you here in this program, sir. And we welcome you, sir. Thank you. नमस्कार सर। इप्सिता मैम भी नमस्कार। नमस्ते इप्सिता मैम, नमस्ते। नमस्कार, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में आए हैं। जी, और मेरी तरफ से अलग से आपको स्वागत है आपका। जी नमस्ते नमस्ते। आप जानते ही हैं सर इप्सिता मैम को, तो आजकल मैम वो हमारी कुलीग रही है। हम लोग एक साथ में ऑक्सफोर्ड में हम साथ में थे, हाँ लीड में हम साथ में थे। और शी इज अ वंडरफुल पर्सन एंड काफी कुछ सीखने को मिला मुझे इनसे। और आई नो शी इज अ वंडरफुल लीडर एंड बाकी भविष्य में आगे बहुत अच्छी चीजें हों, आप दोनों के साथ अच्छा हो, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी बहुत सीखने को मिला और अभी भी सीख रहे हैं। आपके जो पोस्ट होते हैं और STC जो भी आप कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। हम भी मैम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। शी बीइंग अवर सीनियर, हमने NAC में भी साथ काम किया है अपनी यूनिवर्सिटी के, और बहुत कुछ हमने भी इनसे सीखा है। और उम्मीद रखते हैं सर और भी बहुत सारी चीजें आपसे और मैम से हम आगे सीखते रहेंगे। अगर सर आपकी अनुमति हो तो फॉर्मली हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्रोसीड। वाइस चांसलर विल आल्सो जॉइन अस इन फ्यू मिनट्स। शी विल बी गेटिंग फ्री फ्रॉम अनदर मीटिंग वेरी सून। तो आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस पूरे सिसोदिया जी को। जी सतीश, सुभाष जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा जो अल्पावधि पाठ्यक्रम रिसर्च मेथोडोलॉजी आज 15 जून से 21 जून तक चलने वाला है, इसके शुभारंभ के मौके पर हमारे बीच में बतौर मुख्य मेहमान श्रीमान आलोक चक्रवाल जी, कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं तमाम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद सहभागियों की तरफ से, आयोजकों की तरफ से आपके का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति हैं, वो भी हमारे बीच में अभी कुछ समय में मौजूद रहेंगी, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर सैफाली नागपाल जी कह रही थी। आदरणीय श्रीमान आलोक चक्रवाल जी, माननीय कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर की आप माननीय कुलपति हैं, और आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा जगत में। और आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सैफाली नागपाल, जो मानव संसाधन विकास केंद्र के माननीय निदेशक हैं। उनकी अप्रोच हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ से ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स और कई शॉर्ट टर्म कोर्स यहाँ से किए हैं, और वो हिंदुस्तान के कोने कोने से जो संदर्भ विद्वान, स्रोत विद्वान व्यक्ति है, उनको महानुभावों को हमारे बीच में लेकर आती हैं। इसके लिए हम तमाम जो सहभागी और प्रतिभागी इस कोर्स के, उनका भी हार्दिक
धन्यवाद करते हैं और उनका जो रेंज है वो बहुत वाइड है। मुझे कई बार उनको देखकर ये ख्याल में आता है कि एक चिराग की लौ से, क्योंकि हम सब जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हैं डॉक्टर सैफ अली नागपाल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच पाते हैं, इसलिए मुझे कहना चाहिए कि एक चिराग हैं आप, एक चिराग की लौ से जलते हैं कई चिराग, दुनिया तुम्हारे ख्याल से रोशन हुई तो है। और कई बार जब हम आपसे मिलते हैं तो ऐसा भी लगता है कि इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है कि जो भी हो सब के लिए हो, ये जिद हमारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हौसला आपका, ये अकेला चिराग कई आंधियों पे भारी है। आपका बहुत बहुत आभार है ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए। और मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर सैफ अली नागपाल जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर आदरणीय श्रीमान अशोक चक्रवाल जी जो कुलपति हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उनका परिचय हम सब लोगों तक पहुंचाए। प्रोफेसर सैफ अली नागपाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष जी। I, on the behalf of my center, Human Resource Development Center, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, on the behalf of the entire team of the HRDC, and on my own personal behalf, I extend the heartiest welcome to our very respected chief guest of the day, Professor Alok Chakrawal ji, the Vice Chancellor of Guru Ghasidas Central University, Bilaspur, and our Vice Chancellor, Professor Sudesh Chikara ji, and our very honorable guest today, the Professor Satish Kumar ji, who has taken the morning session today from MNIT Jaipur, Professor Ipshita Bansal ji, the Dean of Faculty of Commerce and Management, and she has been on the various positions earlier, and the various staff members from our own university, Dr. Mahesh Sharma ji, who is co-convener here, Dr. Subhash Sisodia ji, who is holding the dais at present, and all the participants of this short-term course on research methodology. It's a great privilege for me to welcome today our very respected and honorable guest, Professor Alok Chakrawal ji, and to preside over our Vice Chancellor, Professor Sudesh Chikara ji, today in this inauguration session of this short-term program. It's since it's a very heterogeneous group, and the topic is always very welcoming among the teacher groups and the people, those who are interested in the field, particularly in the field of research. As NEP has already has asked us to make a distinction between the research and the teaching. So the people, those who are interested in doing the research, they will identify themselves and will choose their own directions. With this, we are moving towards a new era of information technology, which is more digital, which is more focused, in which we will be using a lot of technologies, and especially the teaching, which is going to be digitalized very soon. And there are many countries which have already adopted this technique of online teaching and teaching online through the various means and modes. We have been learning a lot of courses from the national as well as the international universities, and particularly to start with, in the beginning, we have been teaching on the Coursera courses as well. And we have also got associated with the many international universities to learn and to gain a lot of knowledge. And in this aspect, so this short-term course is also one of the initiative that this HRDC is taking, again, to revive, to rejuvenate, to recreate, to learn, to unlearn, and to again relearn the various patterns, the various pedagogies, the various directions in which we will be all moving ahead and doing a lot of research in our own areas, in our niche areas or in our wider areas. Because this education is moving towards an interdisciplinary aspect, and will be using a lot more of digital technologies, and you will also be creating the digital knowledge which will be spreaded across the various platforms. So learning and on this in this digital area, in the field of research, which will be upcoming and which will be uptrending, is the need of our. I hope that you will learn through the various resource persons. I have already shared the schedule with all of you, in which we will be discussing on how to cite, where to cite, how to write your research paper, what kind of academic writing and all those things are required,
and what will be the various interdisciplinary techniques that we will be using, that we can use and work together in the team and in collaboration. So I hope that we will be in the position to justify with this program, and you would go satisfied with the deliberations of our resource persons, as well as on the topics that we are trying to cover in this program. And since Professor Alok Chakrawal ji, the Honorable Vice Chancellor, is joining us today for the very first time in our university, so I would like to introduce my university to you, sir. Our university is holding a century, a history of a century, where this place was started by Bhagat Singh, after whom this university is named, as a Kanya Gurukul in 1936. And after that, who started with this Gurukul, then only there were the 3 girls who took admission in this Kanya Gurukul. Since it was a pre-independence time, there was a lot of difficulties in teaching the girls, and that is why he was skilled to take this initiative of educating the girl child here. And then the legacy of his idea, his objectives were carried forward by his daughter, Shri Shubhashini ji, who was then awarded with the Padam Shri as well. And she took this courageous task to teach the girl students and raised to a group of institutions now, which in the year 2006 was elevated to the state level women university. It is the first women university established by any state government in the North India, which is imparting the knowledge from the pre-primary school education to the doctorate level. Programs are offered here. And we also have a women medical college, which was the first initiative after the independence, which is exclusively for the girls. We have a PGI here, and also this HRDC in which we are organizing this program is the youngest in the country. This university was only 2 years old when this academic staff college, which is now called as Human Resource Development Center, was established in this university or in any university of the country. And it is the only women university of the country to have this Human Resource Development Center. And I especially am thankful to the God for being the part of this women university and this Human Resource Development Center. And I again welcome you, sir, and all other members who are present here in this inauguration session. Let me take this proud privilege of introducing all of you with our very learned chief guest of the day, Professor Alok Chakrawal ji. He is presently the Vice Chancellor of Guru Ghasidas Central University, and he has more than 30 years of the teaching experience, administration, and the research experience. And also he has been the part of the various prestigious committees and the recipient of the various national and international award and felicitations. He has been the part of the very prestigious LEAP program, which was of the MHRD, in which he has visited the Oxford University for the academic exchange in the leadership program. He has, as he is a core academician by heart, he has published more than 15 books and almost 60 research papers, and the one monograph is also there, and many number of popular articles are published by him. He is a member of the various national as well as international editorial boards and the recipient of the gold medals as well at the various levels throughout his career. He is a member of the peer team review as well, and the life member of the Indian Accounting Association and the Indian Commerce Association. He has visited a number of countries for the academic exchange purposes, and to name a few, he has visited the USA, UK, China, Thailand, as well as the neighboring countries like Nepal, Bangladesh, and more. He is the visitor nominee of the Assam University, Silchar, and also the visitor nominee at the Jamia Millia Islamia. He had also dispersed various responsibilities like the controller of examination at Saurashtra University. I was last week visiting your university, sir. I was there. And he is also the nominated PR director of SEBI on Saurashtra Kutch
Am I visible? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay. मुझे लगा शायद इंटरनेट इंटरप्ट हो गया है. He is also the part of the SEBI nominated PR director on the Saurashtra Kutch Stock Exchange Securities Limited, as well as the director of the Interconnected Stock Exchange Mumbai. He is coordinator for he has dispersed many administrative responsibilities, like he has been the director of the Internal Quality Assurance Cell, member of the various academic planning and assessment board, and also of the member of the academic planning and assessment board of Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh. He is a member of the Research Advisory Council at the Central University of Haryana, and the member of the various other universities, and he has been the recipient of the International Seminar Section Best Paper Award in the National Conference of Indian Accounting Association, and various other and a lot of his papers have been recognized and celebrated and being awarded. So that's become that is very motivational for all of us, that we have a par excellence academician, a person, as well as an administrator. So it's an honor for all of us, sir, to have you here and in this inauguration session. And we are really thankful that we know that you are traveling today, and you might be utilizing your transit time at this time to be connected with us. So we are honored, sir, and we welcome you, and we would request you for your words of wisdom and blessings for all of us. Thank you very much, Professor Safali ji. इतना ज़्यादा कुछ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी और व्यक्तित्व के बारे में बात कर रही हैं, और ये रिचुअल है क्योंकि सब जगह से मांगा जाता है बायोडाटा और CV रेज्यूमे जो भी कह लीजिए, तो मेरी ऑफिस भेज देती है, पर ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब बीत गया है. एक अच्छा इंसान वो होता है जो वर्तमान में अच्छा काम कर रहा है. पुराने अचीवमेंट्स को गिना कर, दिखा कर, बता करके कुछ हासिल नहीं होता है. हम अब क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अपने किसी भी बात को कहने के पहले मैं प्रोफेसर सुदेश जी को पहले बहुत ज्यादा अपने तहे दिल से उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा, और इनके एक विद्यार्थी हैं शायद प्रोफेसर नाम तो मैं उनका भूल रहा हूँ, हिसार में है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ही है, दलबीर सिंह नाम है या कुछ ऐसे ही नाम है उनका. तो चूंकि हिसार का नैक विचिंग मैंने किया था तब से उनसे परिचय है, तो उन्होंने बताया मैम हमारी टीचर है. मुझे बड़ी खुशी हुई उनके बारे में सुन करके, और हिसार से बहुत पुराना नाता रहा है. एक जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे प्रोफेसर इप्सिता बांसल जी को देख करके लगी, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव लर्निंग टाइम स्पेंड किया ऑक्सफोर्ड में, और इंडिया में भी हमने काफ़ी समय, और हम लोगों का टोटल 22 लोगों का ग्रुप था, और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लीड ग्रुप जहाँ तक हम मानते हैं. तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए रिजॉयस का टाइम है. एंड आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर राठी, इज अ वंडरफुल पोएट. क्योंकि हम लोगों का पोएट्री वेट्री से कुछ लेना देना नहीं है, मगर इनकी जब वो चिराग और तूफान सब कह रहे थे, तो हमारे एक प्रोफेसर MC गुप्ता हैं, कॉमर्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो कई बार 2 लाइनें दोहराते रहते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो हम भी वो मौके पे चौका बोलते हैं, यहाँ पे हाथ आजमा देते हैं. तो मेरा कुछ नहीं है, किसी और का लिखा हुआ है. तो वो कई बार कहते हैं कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है. तो कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर वाला मेहरबान है वो कहीं न कहीं से अच्छा काम करेगा, पर ऊपर वाले की मेहरबानी मिलेगी कैसे, ये बड़ी बात है. ऊपर वाले की मेहरबानी उसको मिलती है जो दिल से सच्चा हो.
हम कई बार रिवेंजफुल हो जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें इसको सबक सिखा देना है। ऐसा नहीं है। सबक सिखाने वाले हम और आप कौन होते हैं? वो परमपिता परमेश्वर है जो लोगों को सबक सिखाएगा और लोगों को रास्ता दिखाएगा। हम कई बार जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो हमेशा आपका काम करता है। जो भी आपने अच्छा काम किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो भी अच्छा काम नहीं है उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। शेफाली जी, आप शायद भूल गई होंगी, मगर बहुत पहले एक बार आपने मुझे बुलाया जरूर था। अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रेवल नहीं कर पाया था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये भगत फूल सिंह ही है। और चलिए, ईश्वर कहीं न कहीं से मौका दे देता है एक दूसरे से जुड़ने का। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं फिर आप लोगों से जुड़ पाया, और भगवान कहीं न कहीं से फिर से जो होता है, नियति कहीं न कहीं आकर के हमारे साथ जुड़ जाती है। अब चूंकि ये रिसर्च मेथोलॉजी पर वर्कशॉप है, आई अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन रिसर्च मेथोलॉजी। शेफाली मैडम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जरा मुझे करेक्ट करिएगा। डॉक्टर राठी भी बता सकते हैं या अक्षिता मैम भी बता सकती हैं, ये रिसर्च मेथोलॉजी के ऊपर ही बात चल रही है। एनीवन कैन टेल मी? जी सर। जी जी जी, रिसर्च मेथोलॉजी की है ये 1B की। I have some observations in the field of ongoing researches and how the degrees are being awarded, and I feel concerned. And I want to share my personal feeling. You may agree and you may not agree. See, I believe that every single research should be useful to the society, to the industry. अगर रिसर्च से समाज का कोई फायदा नहीं होता, अगर रिसर्च से इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं होता, अगर रिसर्च से हमारे किसी भी सेक्टर का, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर का अगर फायदा नहीं होता है, तो वो रिसर्च कहीं न कहीं से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। वो रिसर्चेज जो केवल डिग्री अर्न करने के लिए किए जा रहे हैं, उन रिसर्चेज के बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए। आपने एनडीडीबी का नाम सुना होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से है, जो अमूल डेयरी के नाम से आप लोग जानते हैं। एक सज्जन थे, महाराष्ट्र से आए हुए थे, राजकोट में, उन्हीं की एक पार्ट है दूध सागर डेयरी। वहां उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने उस डेयरी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी किया, और उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा थीसिस तैयार किया और उसको सबमिट कर दिया, और फिर वो इंस्टीट्यूट छोड़कर जाने लगे। तो जो उस कोऑपरेटिव का बोर्ड था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आप यहीं रुक जाए, और उनको अनप्रेसिडेंटेड पैकेज दे करके उन्होंने कहा प्रॉब्लम्स आपने स्टडी किया है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपने बताया है, तो क्यों ना आप इसको इम्प्लीमेंट करें और हमारी डेयरी को एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो उनका नाम तो मुझे याद नहीं, मैं उनसे मिला था, करीब 25 साल पहले मिला था। तो जो स्टडी करता है, जो प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, वो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, उनको सही मायने में बताता है। अब अगर आज लोग कई बार कहते हैं कि सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। अब हाइपोथेसिस कई सारे सब्जेक्ट के लोग हैं जो डेवलप ही नहीं करते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, क्या डेटा आपका पैरामीट्रिक है या नॉन पैरामीट्रिक है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। कई बार लोग कोई भी टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं तो आजकल क्रोनबैक अल्फा सब जगह लगा दिया। तो रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए क्या केवल क्रोनबैक अल्फा ही है? दुनिया भर के 1 दर्जन अल्फा पड़े हुए हैं। आपको एसपीएसएस मिल गया
और आप उस SPSS के माध्यम से जगलरी किए जा रहे हो, चाहे एक्सेल में कर रहे हो, चाहे SAS में कर रहे हो। क्या मैन्युअली किसी ने इन चीजों को करने के लिए सोचा और उसका इम्पैक्ट क्या है? कई बार हम कई लोगों से पूछते हैं, भैया ये बताओ ये टी टेस्ट होता क्या है, क्यों करते हो टी टेस्ट, टी टेस्ट का मीनिंग क्या है, टी टेस्ट का यूनिवर्स से क्या रिलेशन है, टी टेस्ट का पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है, टी टेस्ट का सैंपल से क्या रिलेशन है? कोई जवाब नहीं मिलता है। अब चूंकि वाइवा का समय आ गया है और PhD थीसिस भी ऐसे ही आते हैं कि भैया जल्दी रिपोर्ट भेज दीजिए, बच्चे का नौकरी लगने वाला, ये सारी बातें आती रहती है। तो बात ये है कि रिसर्च जो कर रहा है क्या केवल स्टैटिस्टिकल जगलरी करनी है? आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे रिसर्चेज में इतने तरह के मॉडल्स डेवलप करते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स बना देते हैं जो हमें भी कई बार नहीं समझ में आता है। हम जब उनसे पूछते हैं तो वो कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज अगर आइजैक न्यूटन होते तो क्या उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता? क्या आज अगर आइंस्टाइन होते तो उनकी थ्योरी एक्सेप्ट हो जाती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहते कि भैया आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं लगाया आपने। मैं कई बार पूछता हूँ कि भैया आपने अनोवा ही क्यों किया, आप क्रुस्कल वाली टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते? सर पैरामीट्रिक, मैंने कहा जेट टेस्ट लगाया था, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा चेक किया है, तो फिर वो निरस्त हो जाते हैं और वो पता नहीं कैसी कैसी अगड़म बगड़म बातें बताते रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें स्टैटिस्टिक्स से ऊपर उठना है। पहले हमें प्रॉब्लम के क्रक्स में जाना है, प्रॉब्लम को समझना है। अगर हम प्रॉब्लम समझे बिना हम कुछ भी अनाप शनाप थीसिस बनाकर भेज देंगे और स्टैटिस्टिकली हम उसको प्रूव भी कर दें कि हाँ हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया, और हाइपोथेसिस डेवलप करने के मामले में भी अब कहीं कुछ डेवलप कर रहे हैं टेस्ट, आप कुछ भी प्रूव करना चाहे, आप मान लीजिए SPSS से अनोवा कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से अगर नीचे आ रहा है तो आपका एक्सेप्ट हो रहा है। वही नीचे दो और टेस्ट के वैल्यूज लिखे रहते हैं, वहां पर अनोवा रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, नीचे उसका रिवर्स आ रहा है। अगर ऊपर एक्सेप्ट हो रहा है, नीचे रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर रिजेक्ट हो रहा है, नीचे एक्सेप्ट हो रहा है। तो कई सारे, आप केवल एक फार्मूला पकड़ के चल रहे हैं, दुनिया में 1 दर्जन फार्मूला है आपकी चीजों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। तो क्या केवल स्टैटिस्टिकल जगलरी के माध्यम से आप रिसर्च कर रहे हैं? आई थिंक हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका सोसाइटी को क्या लाभ मिल रहा है? अभी मैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट में था, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में था, तो किसी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की और उसमें यह कहा गया कि इस ग्रुप के लोग ही इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने कहा क्यों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर देखा जाए, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप IPR के लिए जाते हो, पेटेंटिंग के लिए जाते हो, तो आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो। वो IPR वाले ही आपका पेपर बाद में पब्लिश करते हैं, ठीक है? तो वहां पर अगर आप जा रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आप जा रहे हो, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि PhD कर रहा है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन भी हो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि 10th स्टैंडर्ड का भी बच्चा हो। एनीबडी कैन फाइल अ पेटेंट, एनीबडी कैन फाइल अ पेटेंट। अगर इस राष्ट्र को महान बनाना है, इस देश को महान बनाना है, तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि एवरी इंस्टीट्यूशन विल हैव टू क्रिएट एन इनोवेशन इकोसिस्टम, यानी जहां पर इनोवेशन करने का मौका मिले। यहां हम क्रिएटिविटी की बात ही छोड़ दीजिए, कोई क्रिएटिव थिंकिंग का स्कोप ही नहीं रहता है। बच्चे को हम पढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई नाम नहीं है। हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात जाने दीजिए। ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है बाथ एंड स्पा यूनिवर्सिटी। परचांस ब्रिटिश काउंसिल के एक प्रोजेक्ट के तहत मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, वहां हमने लेक्चर भी दिया। Again, I am writing the name of the university is Bath and Spa University. Probably it is in the Wales. तो जब वहां गया, ये टीचर्स डिग्री देती है, टीचर्स के लिए डिग्री देती है। तो वहां पर पता चला कि वहां पूरी तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी रिटन एग्जाम होता ही नहीं। वो बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं,
उनके एम्प्लॉयर, उनके बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स, ये सारे उनके स्टेक होल्डर्स हैं। और ये लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और उस फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद उस बच्चे को, या कोई एस्पिरेंट जो डिग्री के लिए परस्यू कर रहा है, बच्चा तो नहीं, एडल्ट ही होते हैं, तो कई बार ये डिग्री अवार्ड होने में कई साल लग जाते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्चुअली आपका लर्निंग आउटकम देखता है। और इनफैक्ट मैंने 2013 में लर्निंग आउटकम के लिए ही ये सारा कुछ किया था। जब मैं गया था तब हिंदुस्तान में लर्निंग आउटकम के लिए कोई बात ही नहीं करता था। और लर्निंग आउटकम, मान लीजिए एक एलएलबी कर रहा है बच्चा, एलएलबी करता हुआ बच्चा 3 महीने में क्या सीखेगा, 6 महीने में क्या सीखेगा, साल भर में क्या सीखेगा, 2 साल में क्या सीखेगा। अब वहीं पर एक एलएलबी किया हुआ बच्चा अगर उससे पूछ लीजिए कि बेटा मुझे एक जमानत की अर्जी लिखवानी है, एक बेल एप्लीकेशन लिखवाना है, आप में से दिल में से सोच के बताइएगा, 28 + 8 यानी 36 लोग जुड़े हुए हैं, आप बता दीजिए कि कितने सारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट प्रॉपरली बेल का एप्लीकेशन लिख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लासरूम में एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं करा रहे हैं। मूट कोर्ट केवल नाम के लिए होता है, मूट कोर्ट में जो कुछ होता है वो एक तरह का मजाक हो जाता है। हम क्या करते हैं, हाउ टू स्विम थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं। बच्चे को क्लास में बताया कि भैया ऐसा तैरना है तो कैसे सीखेंगे, देखो या तो आपके सोसाइटी में स्विमिंग पूल होना चाहिए, या आप किसी तालाब पे चले जाओ, या किसी नदी पे चले जाओ। अगर स्विमिंग पूल में हो तो उसके किनारे को पकड़ लो और दोनों पैरों को पानी में छप 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 करते रहो, और थोड़े दिन में देखोगे कि तुम्हें फ्लोटिंग आ गया। फिर दोनों हाथे छोड़ करके पूरे शरीर को मूव करना सीखो। तो जहां कम पानी है वहां पर ये करो तो डूबने का खतरा नहीं रहेगा। फिर जब आपको कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के एक्सरसाइज के बाद आपको तैरना आ गया तो आप गहरे पानी में जा सकते हो। उसका बाकायदा बोर्ड पे डायग्राम वगैरह बनाया, नदी की लहरें दिखाई, वो आदमी कैसे तैर रहा है, कैसे पहले दायां हाथ चला रहा है, फिर बायां हाथ चला रहा है, सांसें कब लेनी है, जब ऊपर को सर हो तब सांस लेना है, जब सर पानी में जाए तो सांस नहीं लेना है। ये सारी चीजें अब उसको सिखा रहे हैं। और उस बच्चे ने उसके आधार पर 3 घंटे का थ्योरेटिकल एग्जाम भी दे दिया, बड़ा अच्छा, और 100 में से 95 मार्क्स लेकर के आया, क्योंकि उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, मेमोरी बड़ी अच्छी थी, डायग्राम बहुत अच्छा बनाया था। अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, फर्स्ट क्लास A++ ग्रेड मिल गया तुम्हें। अब उस बच्चे को कहिए जा बेटा तैर के दिखा दे, तैराइए उसको। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का हाल है। तो हम थियरी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, डिग्री लेकर घूमो, नौकरी नहीं मिलेगी आप। टाटा सन्स में जब एक बच्चा जाता है नौकरी करने के लिए, तो टाटा सन्स के जो ट्रेनर्स हैं वो कहते हैं कि आज तक आप जो सीख के आए हैं, चाहे बीटेक किया है, बीई किया है, एमबीए किया है, बीएससी किया है, जो भी किया है वो सब कुछ भूल जाइए, आपको अब वो करना है जो हम सिखाएंगे। टाटा सन्स में ज्यादा सैलरी उसको मिलती है जिसका लर्निंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, उसको नहीं मिलती है जिसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज्यादा होता है, उसको नहीं मिलती है जिसको गोल्ड मेडल मिला है। जैसे बीच में शेफाली मैडम ने कह दिया कि डॉक्टर चक्रवाल को गोल्ड मेडल मिला है। मैं तो समझता हूँ कि वो गोल्ड मेडल तो केवल मेरे लिखने की क्षमता के लिए मिला हुआ, क्योंकि मेरी मेमोरी अच्छी थी, लिख दिया, मिल गया नंबर, अच्छी बात है। मगर मेरे में क्या समाज में जाकर के अच्छा करने की कुव्वत है? सन 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक सर्वे किया, और वो वहां के टाइम्स जर्नल में पब्लिश भी हुआ और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी पब्लिश हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी सीईओज हैं उनमें मेजॉरिटीज ऑफ सीईओज 3rd क्लास एमबीए हैं या एमबीए है ही नहीं। अब मुझे बताइए कि धीरू भाई अंबानी ने कौन से बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की थी, या ये बता दीजिए गौतम अदानी ने कौन से बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की है, या ये बता दीजिए कि दिलीप संघवी, सन फार्मास्यूटिकल हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और वो किलो के भाव पहले दवाओं का व्यवसाय करते थे। गुजरात में एक अमरेली जगह है, वहीं पर कौन सी हाई स्कूल है, फॉरवर्ड हाई स्कूल करके एक जगह है, फॉरवर्ड हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी होलसेल का बिजनेस करते थे, कहां पर, कलकत्ता में। वो जो किलो के भाव पैरासीटामोल, सेट्रिजिन, ये सारी चीजें जो आपके गली के नुक्कड़ पे डॉक्टर मिलता है ना, जो पुड़िया में दवाएं बांध के देता है, लाल, नीली, पीली, हरी, हर प्रकार की दवाएं होती है, तो उस तरह की दवाओं का वो उनके पिताजी होलसेल का काम करते थे। तो उनको लगा यार ये तो कई बार सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती थी,
तो फिर वो वहां से अंकलेश्वर गए, सूरत गए, भरूच गए, वहां जाकर के उन्होंने फैक्ट्रियों का विजिट किया, तो उन्होंने 10,000 या कुछ बड़े छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। करते करते आज वो आदमी दुनिया का एक बड़ा नामचीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बन गया। कहने का मतलब ये कि ये लोग क्यों बने, ये लोग सफल क्यों हुए, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, कॉलेज की डिग्री नहीं थी, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है कि आपके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए। रिसर्च में भी, रिसर्च मेथोलॉजी हमारा डिस्कशन केवल एनईपी पे न चला जाए, क्योंकि हमारी बात इस पे हो रही है कि हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने कई बार ऐसे भी रिसर्चर्स देखे हैं जो क्वेश्चनर्स के साथ प्ले करते हैं, और आप देखिए वो फेक क्वेश्चनर्स भरा लेते हैं, डेटा क्रिएट कर लेते हैं और उसको वैलिडेट करा लेते हैं और बड़ी बढ़िया सी थीसिस बना करके भेज देते हैं। अभी एक दिन आज तक पे दिल्ली के ही किसी मार्केट का वो क्या बोलते हैं, छुपे हुए कैमरे से उन्होंने कुछ वीडियो शूट किया था, जिसमें बताया गया कि अनप्लैगराइज और प्लैगराइज और ऐसी थीसिस आपको रेडीमेड मिल जाएगी। आप बताइए क्या चाहिए आपको? नहीं, हमें थीसिस नहीं चाहिए, हमें कागज नहीं चाहिए। एक बार मैं पब्लिक वाइवा एक जगह चल रहा था, आज से करीब 24 साल पहले की बात है, और आज एक नेशनल लेवल के बहुत ही रिनाउंड वाइस चांसलर, उनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा, तो वो वाइवा कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, तो कैंडिडेट से उससे उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो अब तो तुम्हारा वाइवा हो गया, अब ये बताओ कि इसमें से तुम कितने पेजेस निकाल सकते हो। तो कैंडिडेट से बड़ा सोचते सोचते कहा सर 70-80 पेजेस तो हम निकाल सकते हैं। तो सर ने स्मार्टली कहा कि जब निकाल सकते हो तो डाला क्यों था? क्योंकि रिसर्च थीसिस में तो वही चीजें आनी चाहिए ना जो इम्पोर्टेंट हो। अब मजेदार बात यह है कि लोग सोचते हैं कि जितनी बल्कि थीसिस होगी उतना अच्छा थीसिस हो जाएगा, उतना अच्छा काम हो जाएगा, जबकि मेरी जहां तक जानकारी है एक प्रोफेसर कोई टी पति थे मैथमेटिक्स में, उनकी थीसिस शायद 11 पेज की ही है, केवल मात्र 11 पेज की है। एक बनारस में जो अब तो वो आईआईटी हो गया, पहले बीएचयू में जो आईटी हुआ करता था, वहां पर एक थीसिस शायद किसी मोटर इंजन के बारे में है जो केवल 40 पेज का है। तो थीसिस के बल्कि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ज्यादा राइडर्स लगा रहे हो, कितने ज्यादा टेस्ट कर रहे हो, काई स्क्वायर लगा रहे हो, एफ टेस्ट लगा रहे हो, टी टेस्ट लगा रहे हो, इससे नहीं। आपकी थीसिस, आपका रिसर्च वास्तव में कहाँ नॉवेल है, नया क्या है इसमें। स्टैटिस्टिक्स भूल जाइए, बाद में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो जाएगा, पर आपका रिसर्च काम का क्या है, वो समाज का क्या भला कर रहा है, इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने में वो क्या मदद कर सकता है। और इसीलिए एक बहुत ही गहराई से चिंतन चल रहा है कि अब उन्हीं थीसिस, उन्हीं टॉपिक्स को मंजूरी दी जाएगी जो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्रीज को, सोसाइटीज को, देश को, राष्ट्र को मदद करेगी। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी काम करने के पहले, अब जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आती है, कई लोग कहते हैं सर हाइपोथेसिस हमारे सब्जेक्ट में होता ही नहीं है। नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस? जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, आपने कुछ तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे, तो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं उसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का टेक्निकल कन्वर्जन इन स्टैटिस्टिकल फॉर्म वो हाइपोथेसिस बन जाता है। तो उसको आप समझने की कोशिश करिए कि क्या है। और देखिए क्या करता है, कई बार लोगों को मैं बताता हूं, समझाता हूं कि हाइपोथेसिस क्यों जरूरी है। आप जैसे किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए, आपने टिकट विंडो में जाके कहा भैया टिकट दे दो, तो टिकट वाला पूछेगा नहीं कि कहाँ जाना है, कि नहीं पूछेगा। तो टिकट वाला पूछेगा कहाँ जाना है, किस स्टेशन पे जाना है। तो आपने कह दिया वो सामने ट्रेन खड़ी है ना, उसकी टिकट दे दो, वो ट्रेन जहां तक जाएगी वहां तक चले जाना। ये कोई नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहां चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है वो ये बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से शुरू होती है। कई बार थीसिस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कुछ निकलता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कुछ निकलता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कुछ कहता है, रिसर्च मेथोलॉजी कुछ कहती है,
सैंपल डिजाइन कुछ कहता है, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी कुछ कहता है, एरिया में स्कोप कुछ कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है, इसमें फ्लो होना चाहिए। रिसर्च का काम ऐसा है, बड़ा मेहनत का काम है, बड़ा इंटरेस्ट का काम है। और दूसरी बात, ये हर किसी का काम नहीं है। रिसर्च वही करे जिसका सही मायने में रिसर्च में इंटरेस्ट है। केवल डिग्री हासिल करने के लिए या केवल जॉब हासिल करने के लिए, एक पद की नौकरी पाने के लिए रिसर्च ना करे। रिसर्च तभी करे जब आपके रिसर्च से समाज को कोई उपयोगिता हो, समाज को कोई लाभ मिल रहा हो। तो अब रिसर्च मेथोलॉजी पर तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, इसलिए मैं मेथोलॉजी पे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेथोलॉजी में अब अलग अलग चीजें हैं, हर लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे, अलग अलग चीजें समझाएंगे। पर बेसिक बात वहीं पर रहती है कि हमारे काम से हमारे बच्चों को, अब देखिए, आप में से कई लोग रिसर्च सुपरवाइजर भी होंगे, मुझे लगता है कई लोग रिसर्च गाइड भी होंगे और कई लोग रिसर्च कर भी रहे होंगे। तो रिसर्च सुपरवाइजर और रिसर्च स्कॉलर का आपस का संबंध भी बहुत ही मायने रखता है। और गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। हमें उस दौर से बाहर निकलना पड़ेगा जब गुरु शिष्य का संबंध एक कॉमर्शियल रिलेशन बन गया। भारतीय परंपरा इस तरह की नहीं है। भारतीय परंपरा ऐसी है जहां पर शिष्य को एक बालक की तरह, एक पुत्र की तरह या एक बच्चे की तरह देखा जाता है। मैं कुछ दिनों पहले, एक हमारे मित्र हैं दामजी भाई पूरिया, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, मगर जब वो गुजरात में थे तो वो टेलरिंग का काम करते थे, टेलर थे। तो हमको उन्होंने बताया कि हमारे टेलरिंग में जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो कैसे चलती है। मैंने बताया कैसे चलती है, क्या है, कोई भी जिसको टेलरिंग सीखना है वो मेरे घर पे आएगा, लड़का, वो बच्चा, वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। वो हमारे घर पे खाएगा, पिएगा, रहेगा, उसको हम रहने के लिए कमरा दे देंगे या हमारे घर के मेंबर की तरह रहेगा। और 3 साल तक हम उससे काम करवाएंगे, कपड़े की कटिंग भी कराएंगे, स्टिचिंग भी कराएंगे, कफ भी बनवाएंगे, आयरन भी लगवाएंगे, दुनिया भर की जो भी टेक्निकलिटीज होती है। मुझे टेलरिंग का उतने बारे में पता नहीं है, मगर उन्होंने बताया। और 3 साल बाद उसको दीक्षा मिलेगी, यानी 3 साल बाद वो दक्ष हो जाएगा, जो कॉन्वोकेशन हम कहते हैं। ठीक है, दीक्षांत, हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट मैडम आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि दीक्षांत दीक्षा का अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक गुरु और शिष्य आपस में एक हो गए। अब मजेदार बात यह है कि शिष्य मिलते नहीं, मजेदार बात यह है कि गुरु भी मिलते नहीं। एक शिष्य का मिल जाना आपके जीवन को सार्थक कर सकता है। एक शिष्य का मिल जाना। एक स्वामी तोतापुरी थे, उनको कई लोग तोतापुरी भी कहते हैं, काशी के घाट पर बैठ को ध्यान लगाए हुए थे। उनके कई सारे शिष्य आते थे, कई लोग मिलने चले आते थे, सबको आशीर्वाद दिया करते थे। पर तोतापुरी जी संतुष्ट नहीं थे, उनको कहीं से अंतर से आवाज आती थी कि मुझे अभी तक मेरा शिष्य नहीं मिला, मुझे अभी तक मेरा शिष्य नहीं मिला। गंगा के तट पर चलते चलते वो हावड़ा तक पहुंच गए, कलकत्ता पहुंच गए, और वहां उनको रामकृष्ण परमहंस मिले और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य बनाया। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने गुरु का नाम पूरे विश्व में इतना बड़ा कर दिया कि आज तोतापुरी के समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक शिष्य मिल जाए, पूरे जीवन पर्यंत में आपको अगर एक शिष्य मिल गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही बात हुई रामकृष्ण परमहंस के लिए। वो नरेंद्र को ढूंढते रहे और जब नरेंद्र मिला तो रोने लगे, नरेंद्र तू कहाँ था, मैं तेरी खोज में था। नरेंद्र को ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपनी पूरी जीवन बिता दिया। और नरेंद्र को पाने के बाद रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा, जो बांकुड़ा में जिनका जन्म हुआ, माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस किसके नाम से जाने गए? नरेंद्र के नाम से जाने गए, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। एक शिष्य आपको सार्थक बना दे। महंत बाबा आदित्य, क्या नाम था, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, महंत, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को याद होगा तो बताएंगे। मगर उनके साथ भी यही था, उनको सपने में कहीं से आया था कि मेरा शिष्य उत्तराखंड की घाटियों में, और तब जाकर अजय सिंह बिष्ट को ढूंढा उन्होंने। एक विद्यार्थी आपके जीवन को सार्थक बना देता है।
महंत अवैधनाथ, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आता, अवैधनाथ जी थे, गोरखपुर से लगातार वो सांसद रहे। दलाई लामा जी को पता चला कि लद्दाख की वादियों में उनका शिष्य है, तेंजिन करके लड़के का नाम था, तेंजिन को ढूंढते हुए वो वहां तक गए। मतलब शिष्य का होना जरूरी है, गुरु का होना जरूरी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि अर्जुन जैसा उनका शिष्य था। द्रोणाचार्य इसलिए भी जाने जाते हैं कि एकलव्य जैसा भी उनका शिष्य था, बेशक उनका प्रत्यक्ष शिष्य नहीं था। तो ऐसे गुरु बनिए कि जिसको एक सार्थक करने वाला शिष्य मिल जाए। आज एक गुरु का मिल जाना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, आज एक शिष्य का मिल जाना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपको बताने में मुझे संकोच नहीं है कि मैं बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हूं। एक समय था जब मेरे पास खरीदने के लिए किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हमारे एक गुरु थे, बड़े हम उनसे बड़ा डरते थे, वो हमें इनकम टैक्स पढ़ाया करते थे और उनकी कृपा से इनकम टैक्स में मेरे अच्छे मार्क हैं और इतने अच्छे आए कि अब तक वो मेरे विश्वविद्यालय में वो रिकॉर्ड मार्क्स है, उतना अभी तक किसी का आया नहीं है। तो वो गुरु की कृपा है, गुरु की महिमा, उन्होंने मुझे ऐसा पढ़ाया। तो मैं नेट की तैयारी कर रहा था, 1992 की घटना है। उस समय तो अभी नया नया नेट आया हुआ था, कोई जानता नहीं था कि नेट क्या है। 89 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी 86 जो थी, जिसके तहत आपका ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बना। 87 में सारे एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस आए, अब तक कुल 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस आपके हैं प्रदेश में। तो उसी में नेट को रिकमेंड किया गया और 89 में पहला नेट हुआ और उस समय एनके जैन जी थे ज्वाइंट सेक्रेटरी यूजीसी के, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो मेरे एक गुरु थे अब्दुल मुबीन जी, उन्होंने कहा आलोक अगर परमानेंट टीचर बनना है तो तुम नेट की परीक्षा पास करिए। ऐसे ही चलते चलते बता दिया, ये गुरु की महिमा है। तो अब्दुल मुबीन साहब की बात मैंने सुन ली और मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। और उस समय तो आप लोगों को पता होगा कि उस जमाने में बड़ा डिफिकल्ट था, माइनस मार्किंग था, डिस्क्रिप्टिव भी होते थे, ऑब्जेक्टिव भी होते थे, एप्टीट्यूड भी हुआ करता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो मुझे कंटेंट अकाउंटिंग में से नहीं मिल रहा था। तो बड़ा डरते डरते एक बार मैंने अपने गुरुजी को बताया कि सर मेरे पास वो अकाउंटिंग का कंटेंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारी किताबें ढूंढी, नहीं मिल रहा है। ना वो इंटरनेट का जमाना था, ना हुई वो इस तरह की आज की, मैं जैसे बैंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा बैठा आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो जमाना नहीं था। और उस जमाने में जेरोक्स मशीन इतनी बड़ी आती थी, कोई छोटा मोटा कमरा हो इतना बड़ा जेरोक्स मशीन आता था, आप समझ लीजिए। तो उसमें प्लेट लगा करके फिर डालते थे और खींचते थे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हुआ करता था। आज से 30 साल पहले की बात है। तो एक दिन रात को करीब 11:30 बजे मेरे घर की घंटी बजी। तो मैंने कहा रात को 11:30 बजे कौन आया होगा। तो पुराने जमाने का वो किवाड़ जो साकड़ वाला होता है उस तरह का मैं दरवाजा खोल करके जाके देखा, तो मैंने देखा हमारे गुरु प्रोफेसर बुद्धिबली सिंह, डॉक्टर बुद्धिबली सिंह नाम था, वो खड़े थे। तो हमारा कल्चर था कि हम जब भी गुरु मिल जाए तो उसका पांव छूते थे। आजकल के बच्चे थोड़ा संकोच करते हैं, गुरु का पांव नहीं छूते हैं, हाय कर देते हैं, ज्यादा गुड मॉर्निंग कर देते हैं। अगर ज्यादा संभ्रांत होगा तो नमस्ते कर देगा, पांव नहीं छुएगा। अच्छी बात है, नहीं छूना चाहिए, है ना, जिसकी जो परंपरा। तो हमने उनके पांव छुए। तो हमने कहा अरे सर रात को 11:30 बजे क्या आलोक तुम्हें ये कंटेंट नहीं मिल रहा था अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए बड़ी मोटी सी, इतनी मोटी किताब लेकर के आया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा इतना केयर करने वाला गुरु कि मेरे लिए किताब लेकर के रात को 11:30 बजे आया। और उन्होंने साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी दिया कि मैं किसी लाइब्रेरी से लेकर आया हूँ, बीएचयू की लाइब्रेरी से लेकर आए थे। उन्होंने कहा कल जेरॉक्स करा किताब मुझे वापस दे देना। मेरे लिए समझ लीजिए कि वो साक्षात भगवान थे। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। आज मैं जो कुछ हूँ अपने गुरुओं के कारण से हूँ, अपनी माँ के आशीर्वाद से हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि समाज में ऐसे गुरु बने जो अब्दुल मुबीन या बुद्धिबली सिंह की कैटेगरी में आकर खड़े हों और आज भी हम अपने जीवन में यहाँ आने के बाद उनको दिल से स्मरण करते हैं। हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हम सफल हो जाते हैं अगर एक जीवन में सच्चा गुरु मिल गया या जीवन में एक सच्चा शिष्य मिल गया। रही बात रिसर्च मेथोलॉजी की बात,
इसको पढ़िए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, मगर ये जरूर इंश्योर करिए कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उद्योग के लिए कहीं ना कहीं से उपयोगी हो। ये केवल एक फॉर्मेलिटी या एक केवल औपचारिकता ना रह जाए। डिग्री लेकर के आपने पेपर में पब्लिश कर लिया, आजकल बहुत सारे केयरलेस स्कोपस यहाँ वहाँ आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स में, स्ट्रिंजर में, सारी जगहों पर पब्लिश करा देंगे, मगर उसका देश को क्या फायदा हो रहा है, उसका राष्ट्र को क्या फायदा हो रहा है, ये बात हमें जरूर से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि और भी मैं पता नहीं कितनी आपसे बातें करता रहूंगा, और ये अपने आप में एक अनोखा इंटरेक्शन है। जब मैं वैसे तो कई बार एयरपोर्ट वगैरह से करता हूँ, मगर 5 मिनट 7 मिनट के लिए करता हूँ, पूरे 1 घंटे के लिए इस तरह लगातार पूरा सेशन इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे साथ पहला मौका है। I feel really honored, Dr. Shefali ji, Professor Ifita ji, Professor Sudesh ji, आप लोगों ने मुझे इस मौके के लिए याद किया। I'm really feeling touched and honored. Thank you very much for inviting me here, and I hope I have been to some extent been meaningful to your and relevant to your program, whatever you were expecting. And if I have spoken something otherwise, you please ignore that and forgive me for that. Thank you very much. It was great listening to you, Professor Alok. As usual. Thank you, sir. Thanks a lot. And मैडम, बिल्कुल आपने जब स्टार्ट किया था तभी जुड़ गए थे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आज जो हमने सर के माध्यम से सुना, इट वाज अ कंप्लीट पैकेज, जैसे हम बोलते हैं ना, ये एक फुल पैकेज था जिसमें बहुत सारी बातें थी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि एक गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा बनाना चाहिए। तो टीचिंग लर्निंग के फेजेस की बात हुई कि टीचिंग लर्निंग क्या होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस तरह से हमें एक सशक्त गुरु के रूप में स्थापित कर सकती है, और बच्चों को किस तरह से एक स्थापित कर सकती है, किस तरह से क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कैसे लर्निंग आउटकम बेस्ड प्रोग्राम्स हमें बनाने चाहिए, और कैसे सक्सेसफुल स्टोरीज हम हमारे जीवन में बन सकती हैं अगर एक सशक्त गुरु हो और उसी के माध्यम से एक सशक्त छात्रों को बनाया जाए तो। So it was all full of innovation, IPR, and sir, I'm so delighted to hear that you talked about theory of karmas. वो भी किस तरह से एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जब तक टीचिंग के साथ ब्लेंड नहीं होता तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। So we are so happy to listen to you, sir, and to learn from you, and we hope that this cognition and this cognitive thinking and the brainstorming that you have given to us in this session, we'll keep on thinking about it, pondering about it, and working upon that. Only then this real contribution of the research and the objective of HRDC and these training programs can only be fulfilled. So we are indeed very thankful to you, sir. And और आप मैडम के स्टूडेंट की बात कर रहे थे जो हिसार में है। यहाँ पर जो आज हमारे रिसोर्स पर्सन है वो भी मैडम के ही स्टूडेंट रहे हुए हैं, डॉक्टर सतीश कुमार जी। वो आजकल NIT जयपुर में है। तो हेलो सर, इट वाज प्लेजर टू listening you such a thought provoking session, and words of wisdom has flown from you. Hello ma'am, Sudesh ma'am. Hello Satish. I'm good ma'am, thank you. We have just listened to a pure academician at heart and an able administrator. आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह का व्यक्तित्व होता है जो स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड करते हैं अपने टीचिंग और लर्निंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ पर एक अलग ही माहौल बन जाता है। और यही नहीं सर, आपकी तो ख्याति हमने दूर दूर तक सुनी है, कई स्टेट्स से सुनकर आए हैं हम। सो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर, एंड वी होप दैट आपने जो आज हमें सिखाया है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड ऑल ऑफ अस वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट at our own places. Thank you so very much, sir. And now I would like to invite our very respected and honorable Vice Chancellor, Professor Sudesh Chikara ji, for her presidential remarks. But before she present her presidential address, I would like to introduce all of you our honorable Vice Chancellor,
Madam Professor Sudesh Shikara ji is the Vice Chancellor of our Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, which is as I have already informed, that it is the first women university of North India established for the women, and especially in the rural heartland. Prior joining this university, she was working as a professor in the School of Management at Kurukshetra University, Kurukshetra, and she was the director of the Women Studies Research Center there, as well as the director of the HRDC. And so we always feel very proud and privileged to have her as our Vice Chancellor here. And she has been awarded with the prestigious Commonwealth Fellowship in the year 2002 and 3 at Cardiff Business School, United Kingdom, and she was also awarded with a postdoctoral fellowship in the year 2009 and 10 by the University Grants Commission, with a long experience in the field of teaching, administration and research, and she has also published in the field of banking, financial service and the management. She has an international exposure for the academic exchange purposes, and she has visited a number of the foreign countries like United Kingdom, Oxford University, Cambridge University, Warwick University, London School of Economics and University of Sydney in Australia. And she is actively involved in the UGC program, and especially she has a keen interest towards the capacity building for the women managers, and she is highly oriented towards the women. And so we think that she fits finally very suitable for this university for the Vice Chancellor, as she has a special focus on the women orientation, and she has been training, and she has been the trainers of the trainers, and she has also been the coordinator of the SAM and the many TOT workshops. She is proudly associated with many editorial board members and the various journals, research journals, and she has been contributing to her research in that means as well. And she is member of the various statutory bodies like Executive Council, Academic Council, Finance Committee of various universities, and she has initiated the revision and the upgradation of the syllabi of the management program as per the requirement of the industries, which is one of the pioneers that she has established there in her university. And she is also associated with the implementation of the choice-based credit system in the university. She was a part of that committee and organized many number of the international seminars and the conferences in her department. And she has also been associated with the relevance of the Gita in the modern day management, and has organized the international seminar on that as well. And she is member of the various committees at the UGC, AICT and the other levels, as well as in the NAC. And she is also the member of the Association of the Commonwealth Scholars and Fellow. It's a proud privilege for all of us to have you here, ma'am. This is the first program of the HRDC that we are starting in this year, and we are very happy to have you for the presidential address. And we would like to invite you, ma'am, for your blessings to all the participants and all the members of this short-term program. Ji, over to you. Thank you, Shefali, for such an elaborate introduction. Most respected Alok, Professor Alok, who was the chief guest of this short-term program on research methodology, the resource person of today's inaugural first session, Dr. Satish Kumar, who's been a very, very close associate since long as a student in various capacities, various participants of this course, Dr. Shefali's team at this Human Resource Development Center at Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya. I congratulate you for taking up this initiative and organizing a short-term program on research methodology for the teachers. And before coming to this Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, I've been looking at the working of Human Resource Development Center of BPMSV. It has been doing a lot of courses. So I think it is the hard work of the director and the team that even during the pandemic, they've done, I think, a number of programs on a lot of issues. So I think you all deserve a lot of appreciation for the good work that the center is doing.
And I was also going through the resource persons that you've roped in for this particular short-term program in form of Professor Arun Karath, Professor Joginder, Professor Neeru Sharma, Professor Tejendra Sharma, Professor Karampal, and Professor Satish Kumar. I think you've roped in the best people in the area who can talk about research methodologies. And I'm sure this workshop is going to help out the budding researchers in the affiliated colleges and in our own university, that they'll be able to get to know about the newer methodologies, in the emerging methodologies in the field of commerce, management, and so on. I'm sure you are going to make a good contribution in improving the research environment through these kinds of workshops in the higher institutions of learning. I do agree with Professor Alok regarding the quality of research that is going on in India. Number have increased, the methodologies have improved with the coming of newer softwares. But as far as the social impact of the research is concerned, I think that has not reached the level it should have reached. Moreover, I see when we see our corporates, when it comes out to funding researchers, not much funding is coming to the higher education institutions from the corporate. If Ratan Tata or Ambani's, if they have to fund any research, they'll do it out of the country. वो ऑक्सफोर्ड की रिसर्चेस को फंड करेंगे. So it means the credibility issues is a very serious one in the higher education institutions. And I think that when we are meeting as intellectuals, that is something we should ponder upon. Why our researchers, why the industry is not funding our researchers so liberally as they are doing it for in the other countries. So as academicians, we need to ponder upon this particular issue, that why our researchers are not socially so relevant, why they are not so important for the industry, so that they fund it in the higher education institutions. What I observe over the years, we have adopted various complicated methodology, but the very issue, that is what kind of problems we are exploring, they need to be again pondered upon, to be re-looked upon. So you can just talk about these issues, though you are talking about, how to identify the research problems. In higher education institutions, I've seen people replicating the researchers. The social issues, the environmental issues, they're not solving the local problems also. I think it is high time we should reorient our researches, make them more meaningful, so that the higher education institutions can become more relevant in these terms. So not taking much of your time, because a few meetings are piled up. For me, would wish the organizers all the very best, and I'm sure with the people like Dr. Satish and others, the learners, the participants would have a newer learning experience. I'm very proud to share that Satish has been doing extremely well in terms of the kind of researches that he has done. And I've seen him working on women-related issues, because they're my favorite issues. In researches, you could have women's perspective. He has been doing it. With this, I once again wish you all the very best and happy learning to all the participants. Thank you all, and would like to thank Professor Alok for accepting the invitation at such a short notice. Thanks to the technologies addressing us sitting at Bangalore, and hope to see all the resource persons and our chief guest sometime not in a virtual platform, in real on Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya. Thank you all.
Thank you so very much, ma'am, for motivating us, for inspiring us, and giving your very valuable time and for your words of blessings to all of us. I hope that we would try to do as much as we can through the HRDC for the capacity building of our own university people as well as outside, and whatever glories we can brought in for the state university, for our Haryana state as well as for the nationwide, whatever we can do, we will try to put our best efforts in that phase. Thank you so very much, ma'am. And now I would like to invite Dr. Mahesh sir for his vote of to deliver the vote of thanks. सभी को नमस्कार। कार्यक्रम के इस पड़ाव में, जैसा कि मैं मानता हूं, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ वक्ता हैं उनको सम्मान पूर्वक जिस प्रकार से हमने आमंत्रण किया है, उसी सम्मान और सादर भाव के साथ विदा किया जाए कि दोबारा मुलाकात करने पे जो हमारे मन में खुशी हो वो हम महसूस कर सकें। तो मैं मानव संसाधन विकास केंद्र के साथ सहयोगी होने के नाते सर्वप्रथम तो स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का। अनुसंधान पद्धति के उद्घाटन सत्र में जो इस एक साप्ताहिक शॉर्ट टर्म कोर्स में है, आज जैसा हमको आगाज मिला है, प्रोफेसर आलोक जी, आप कुलपति हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। आपके संबोधन के लिए कुछ मैं शास्त्रीय संदर्भ यहाँ जोड़ना चाहूँगा। आपने जिस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण दिया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, और यहाँ पर जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स या इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए, कि दार्शनिक पृष्ठभूमि में देखें या चिकित्सीय पृष्ठभूमि में या आयुर्वेद के ग्रंथों के संदर्भ में भी हम देखें, हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो फैले हुए हैं, विभिन्न प्रकार की विधाएं फैली हुई हैं। उसमें से कौन सी विधा का चयन करना है, इसका पूरा स्वतंत्र अधिकार छात्र के पास है। छात्र विभिन्न विधाओं में से, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से कौन सा डिसिप्लिन उसके लिए बेस्ट है उसका चयन करता है। उसके बाद उसको चयन करने के बाद उस विधा को पढ़ने के लिए उसके लिए जो गुरु उपलब्ध है कि नहीं, इस प्रकार के लिए गुरु के गुणों का भी जो वर्णन है वो भी हमें शास्त्रीय संदर्भों में प्राप्त होता है। और इतना करने के बाद छात्र का चयन होने के बाद गुरु के पास छात्र को चयन करने के लिए भी 6 मास का समय दिया गया है, जिसको शिष्योपनयन कहा गया है। उस 6 मास में अगर छात्र उस विभिन्न विशिष्ट विधा के लिए अगर सक्षम है तब तो उस विधा के लिए उसको रखा जाता है, अन्यथा उसको अन्य विधा के लिए उस विधा में नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार की उत्कृष्ट श्रृंखला भारतीय पृष्ठभूमि में हमको प्राप्त होती है, और खास तौर से जिसका जो उद्देश्य बताया गया है कि ऐसी विद्या लेनी चाहिए जो आपको मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करने के साथ साथ इसका साधन ये है कि जो आपका नाम आपके जाने के बाद भी समाज में रखे, या दार्शनिक या जो वैदिक शब्दों में बात करें तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए। ये जो सारे शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं, हो सकता है कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हों, लेकिन मैं आभारी हूँ कि हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे वक्ता श्री आलोक जी ने इनको जिस सुंदर तरीके से और जिस सहज तरीके से आपके साथ साझा किया और छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाया कि वही विद्या फलदायी है जो समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आए। सांख्यिकी या अनुसंधान पद्धति की जो बात की है, वस्तुतः ये विधा अलग नहीं है। इसीलिए एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, दार्शनिक पृष्ठभूमि जो भारतीय परिवेश में समाहित है, उसको किस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, इसका सुदृढ़ और सशक्त उदाहरण सामान्य शब्दों में, सरल भाषा में जो आपके जहन तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास किया। मैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र की तरफ से सहृदय आभारी हैं कि आपने इस आभासीय पटल पर या इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी इस विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला, और सारे प्रतिभागियों की तरफ से कि आपको सहृदय आभार कि आपने जिस सरल भाषा में और जिस गूढ़ विषय को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए आपसे विशिष्ट दूसरा वक्ता मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकते थे। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के लिए इस जो हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया हैं, आपके संरक्षण के बिना इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना असंभव है। आपका सहज, सरल, स्नेही भाव और किस प्रकार से आपकी समय की पाबंदी है, इसके लिए आप एक स्वयं एक उदाहरण हैं।
इस कार्यक्रम से पहले आप एक मीटिंग में थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और सौभाग्य से मैं भी आपके साथ उस कार्यक्रम में था, लेकिन आपने उस कार्यक्रम को भी बखूबी पूरा करते हुए और वहां से अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम में आप आए। तो आपका स्नेह इस कार्यक्रम के प्रति, मानव संसाधन विकास केंद्र के प्रति, प्रतिभागियों के प्रति और आपका स्नेह हमारे वक्ता के प्रति कुछ कहने के लिए इसके बाद बच नहीं जाता है। आपका भी सहृदय आभार कि आपने इस जो संरक्षण इस मानव संसाधन विकास केंद्र बनाए रखा है। कार्यक्रम की निदेशिका डॉक्टर शेफाली नागपाल, आपका सशक्त प्रबंधन, आपका सहयोग, सानिध्य और आपकी जो समर्पण भाव है इस मानव संसाधन विकास केंद्र के लिए, उसके लिए किसी भी शब्द को यहाँ चयन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप अपने जीवन में जितने भी आयाम हैं उनको प्राप्त करते हुए इस छोटे से संसाधनों में किस प्रकार से इस बहुत बड़े इस कार्यक्रम को संचालित करने में सक्षम रहे हैं। और संपूर्ण भारत से ही जो प्रतिभागी हैं, अगर हम इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में, भारत के विभिन्न राज्यों में सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और इससे विश्वविद्यालय के परिचित कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की ख्याति वहाँ तक पहुँच रही है। मैं साथ ही साथ स्वागत भी करता हूँ हमारे जो अग्रिम सत्र है उसके वक्ता का श्री सतीश कुमार जी का, जो कि इस सत्र में भी हमारे साथ जुड़े रहे और अगला व्याख्यान लेने के लिए भी हमारे साथ रहेंगे। आपका भी स्वागत है और आभार। और अव्यक्त रूप से जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संचालित करना संभव नहीं है, उनका भी सहृदय आभार और आशा करते हैं कि आपका सहयोग भी संस्थान में इस मानव संसाधन विकास केंद्र में इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा। आगे की कार्यक्रम और सूचना के लिए माइक इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर शेफाली नागपाल के लिए। ओवर टू यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। शेफाली मैडम, मुझे लगता है हम अगले ले लो मैं आपसे। जी जी सर, बिल्कुल। कार्यक्रम की समाप्ति पे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और पूरा समय हमें देने के लिए। वी विश यू बेस्ट ऑफ द जर्नी एंड होप टू सी यू सून सर। नमस्कार सर। मैडम, मैं भी आपसे इजाजत चाहूँ। जी सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहे और सुबह से लेके अब तक बहुत कांस्टेंट है, आपका स्ट्रेच हो गया है बोलना भी और बैठना भी, पर आप हमारे साथ बिल्कुल बड़े ही धैर्य के साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होप टू सी यू सून सर एंड सून वी विल इनवाइट यू इन द प्रेमाइसेस। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। और धन्यवाद देते हैं हम सुदेश चिकारा मैम, जो हमारे वाइस चांसलर हैं हमारे इस विश्वविद्यालय के, जिन्होंने समय निकाला डिस्पाइट शी वाज बिजी। और मुझे ऐसा लगता है आज हमारे कार्यक्रम में शायद उनको आज भोजन करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि जो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप था वो हम लोगों ने ले लिया इस कार्यक्रम के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हैं इसमें। और महेश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा यू आर वेरी हम्बल टू बी एसोसिएटेड with our programs and with our HRDC despite of being very busy everywhere। आप मल्टी जगह पे यूटिलाइज हो रहे होते हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ मैनेज करके, और ये देखिए इस मुस्कुराहट के साथ हमेशा बने रहते हैं ये भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है एंड थैंक यू एवरीवन कि आप लोग सब जुड़े हैं। और इस हमारे इस वर्कशॉप के अंदर आज हमारे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा इंटरनेट की हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों से, और आप लोगों को भी हमने सुबह से स्ट्रेच कर रखा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लास्ट 5 आवर्स कि यू आर मेंटेनिंग विद अस। और बार बार हमारे इस केंद्र को चुनने के लिए, बार बार यहाँ आने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए और इस उत्सुकता को दिखाने के लिए कि आप जुड़ना चाहते हैं यहाँ से और बने रहना चाहते हैं इस सेंटर के साथ, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मैं सभी प्रतिभागियों का। और उम्मीद ये करती हूँ कि आप सब लोग इसी तरह से हम सब लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे आगे भी। मैं देख पा रही हूँ चित्रा श्रीवास्तव जी नए आए हैं हमारे इस कार्यक्रम में, ऋतिका भारद्वाज जी भी हैं जो नए हैं इसमें, प्रीति मंदेर जी भी हैं जो नई आई हैं इस कार्यक्रम में, गीता मैं पहचान नहीं, शायद गीता जी तो जुड़े हुए हैं पहले हमारे साथ, है ना गीता जी? नहीं जुड़े। I also had already done the orientation from here। ओरिएंटेशन किया हुआ है ना आपने यहाँ से? जी मैम। तो आप सब लोगों का जी चित्रा जी आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सपना जी भी हैं और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। की और चलेंगे।
Ji. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Shefali ma'am, ma'am Vice Chancellor. I am Dr. Chitra Tanwar from Government Postgraduate College, Panchkula. And I would like to share with everybody that I'm not doing this course for any kind of increment or promotion, but research methodology is very close to my heart. So that is the reason that I have joined this course, and I'm really happy the kind of speakers that you're getting, and I'm grateful to you that the first session was very, very good, and I plan to implement it in my further research, ma'am. Thank you so much. जी, वेरी नाइस चित्रा जी, और मुझे ऐसा लगता है आलोक जी की बातें सारी आप सार्थक करेंगे, आलोक सर की. I'll try my best, ma'am. Thank you so much. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. जी रितिका जी. Singh, I already had attended the orientation program from here only. Okay. Which year? In 2021 January. Okay. जी, ठीक है. I was not there. चलिए फिर भी आपका एक परिचय अगर हम जान ले तो. Myself, Ritika Bhardwaj, Assistant Professor, Government College for Girls, Sector 14, Gurugram. Okay. धन्यवाद जी. बहुत बहुत धन्यवाद. सपना जी. अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट करिए प्लीज. Good afternoon, ma'am. I am working in Government College for Girls, Palwal, Kurukshetra, and this is the first time I am joining the course. आपका विषय क्या है? Computer Science, ma'am. Computer Science. Okay. देखिए ऑनलाइन का बस एक ही नुकसान है कि ये सब लोग फिजिकली मिले हुए हैं, तो याद रखना बहुत आसान रहा, है ना. ऑनलाइन में बहुत लोगों के साथ परिचय होता है, पर क्योंकि कैमरास ही ऑफ हो जाते हैं, तो फिर सबको याद रख पाना ऑनलाइन के माध्यम से बड़ा मुश्किल हो जाता है. धन्यवाद जी. जी प्रीति. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon जी. Myself is Preeti Mandir, Assistant Professor in Political Science in UGC Palwal College, Kurukshetra. मैंने पहले खानपुर यूनिवर्सिटी में टीच किया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, तो आज मुझे मौका मिला है वहीं का एक शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करने का. सो आई एम सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू मैम. जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः आप ही की विश्वविद्यालय में. We are so happy that you are here once again. और दूसरी तरह से आए हैं, इस बात की ज्यादा खुशी है. हाँ जी मैम. स्वाति जी. Yes, good afternoon, ma'am, and good afternoon to everyone present in this session. Ma'am, I am Dr. Swati from Government College for Women, Rewari. I have already attended one course with the BPS and refresher course in online mode. That time the course coordinator was Dr. Ravi Bhushan Arya. I have attended that time. That was a nice experience with all of you. That's why I have again joined this course, ma'am. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका पुनः स्वागत है. Thank you, ma'am. जी. और भी कोई है जो नए जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में? Yes, ma'am. Geeta Sharma, Shahid Rafi Singh, Government College, Pipli, Kharkhoda. I'm Assistant Professor of Psychology and first time मैं connect हुई हूँ workshop के लिए. जी, साइकोलॉजी आपका विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. Yes, धन्यवाद जुड़ने के लिए. स्वागत है आपका. बस हम टेक्निकल इश्यूज हैं, फोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सारा सब गायब हो जाता है, तो बस यही थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है. बाकी तो अच्छा लगा सेशन में काफी. बहुत अच्छी बात है that you liked it and hope that this learning phase will continue. We have another is Komal Garg. Unmute कर लीजिए कोमल जी. Good afternoon, ma'am. I am Komal Garg from GCC Palwal, Kurukshetra. First time मैंने कोर्स ज्वाइन किया है ये खानपुर यूनिवर्सिटी का, और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर भी फर्स्ट ही कोर्स है मेरा. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी. थैंक यू जी. और कौन है जी जो दिख रहे हैं? जी, शमी कुमारी जी. अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट करिए.
Very good afternoon to everyone. Thank you so much, ma'am, for the very informative and insightful lecture. I'm first time here in your university or college. All speakers are very good, and especially I really like the last lecture, the very last lecture. I really like the topics that everyone have presented here on research methodology. Thank you so much, ma'am. I'm from the Government College Sector 14, Girls Government College Sector 14, Gurgaon, Okay. and my subject is commerce. Okay, okay. आप भी कॉमर्स से हैं. Very जी nice. मैम. Yes, मैम. बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर. और कोई जो जुड़े हों और जिनका अभी इंट्रोडक्शन रह गया हो? इंट्रोडक्शन तो मैम सबका ही होना चाहिए मेरे ख्याल से. कुछ लोग दूसरे लोगों के लिए नए होंगे. गुड आफ्टरनून मैम. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. बस ये म्यूट अनम्यूट रह जाता है ऑनलाइन में. जी ससोदिया जी, बिल्कुल सभी का करेंगे तारुफ, पर अभी आज पहले हम उनको ले रहे हैं जो नए हमारे यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं. जी जी नीलम जी. जी मैम, माई सेल्फ मिसेज नीलम, हिंदू कन्या महाविद्यालय जी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. न्यूट्रिशन के ऊपर मैडम पहले भी फैब में किया था हमने 3 से 10, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मन किया कि एक बार फिर से करें. और आपके कांटेक्ट में मैं रही कि मैडम होगा ना ये तो बड़ा अच्छा लगा. हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा. जी जी, धन्यवाद नीलम जी, स्वागत है आपका. जी. सुचेता जी अनम्यूट करिए. हाँ जी, नमस्कार मैम आप सबको भी. मैं सुचेता कौशिक, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, GCW रेवाड़ी. मैम पहले भी किया हुआ है BCA से, रिफ्रेशर किया था 2 साल पहले, तो फिर से आप लोगों से मिलने का मौका मिला. थैंक यू. जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आपके साथ एक लिंक अभी चैट बॉक्स के अंदर शेयर किया है, विच इज फीडबैक एज वेल एज योर अटेंडेंस लिंक. आप सब लोग इसको भर दीजिए. ये जो आपका फर्स्ट 2 सेशंस रहे हैं बाय डॉक्टर सतीश कुमार जी, उनका ये जो सेशन है उसका फीडबैक कम अटेंडेंस लिंक है ये, which is mandatory for all of you to fill. ये आप सब लोगों के लिए आवश्यक है इसको भरना. और कल से जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो सुबह मॉर्निंग 9:30 बजे से हम स्टार्ट कर दिया करेंगे. और आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सब लोगों के साथ पूरा स्केड्यूल शेयर कर दिया है. जो हमारे डेली जो सेशंस रहेंगे उसका वो शेयर किया जा चुका है. तो आपको कोई भी इससे रिलेटेड जी बताइए, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, म्यूट कर लीजिए सुचेता, आप म्यूट कर लीजिए. आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं. तो अगर आप लोगों के कोई भी सवाल रिसर्च से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड है तो आप पहले ही नोट करके रख सकते हैं. आपके जो भी सवाल ड्यूरिंग द सेशन है वो आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं, या फिर अगर रिसोर्स पर्सन बीच में ही पूछने को कहते हैं तो बीच में, नहीं तो कार्यक्रम के अंत में आप, सेशन के अंत में आप उनसे सबसे क्वेरीज आप अपनी रख सकते हैं. तो इस तरह से सीक्वेंसिंग हमारी चलेगी प्रोग्राम की. और आज आप सब लोगों को हम यहाँ पर ब्रेक देते हैं फॉर द लंच. आप लोग अपना लंच करिए. और आज क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 2:30 बज चुका है, सुबह 9:30 बजे से हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी 9:30 बजे. किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. अच्छा, कौन रह गया? मीनाक्षी जी आप रह गए हैं क्या? गुड आफ्टरनून मैम. मैम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दवा दीजिए प्लीज. अच्छा, आपका अभी ऐड नहीं हुआ क्या? नहीं मैम. अच्छा ठीक है. कुछ लोगों का जो है क्या कहते हैं, कुछ पेंडिंग ड्यूज का है, वो आप लोगों को इंडिविजुअली हमारे ऑफिस से फोन आ जाएगा. जो रजिस्ट्रेशन फीस का इशू है उससे रिलेटेड. हरी विल कॉल यू एंड ही विल इन्फॉर्म यू. थैंक यू मैम. जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पदीप जी, थैंक यू।